तो गाइस इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक लड़के का सीन दिखाते हैं जिसे सब लोग हीरो बोल रहे थे और सभी लोग उसको रिलाई करते हुए उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोग उसे कहते हैं हीरो प्लीज हमारी मदद करो। पर वो लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो अपने आप में खोते हुए कहता है कि मॉम प्लीज मुझे बचाइए। वो लड़का अपनी मां से कहता है कि सभी लोग मुझे हीरो कहा करते हैं पर आखिर मैं ही क्यों, आखिर मैं ही एक हीरो क्यों हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता, ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड है और मैं इसे बहुत ज्यादा डरता हूँ। पर उस लड़के की मां उसे समझाते हुए कहती है कि मेरे लड़के तुम इस दुनिया की आखिरी बची हुई उम्मीद हो, इसलिए इस तरीके से बच्चों की तरह रोना बंद करो और एक हीरो की तरह मरना। जो कहते हुए उस लड़के की मां अपने बच्चे को उन हाथों में धकेल देती है जो हाथ उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम का होता है जहां पर वही लड़का बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसके चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ते ही उसे होश आने लगता है और वो अपनी आंखें खोलते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है और हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम किन सुंगिन है और ये इस दुनिया का आखिरी बचा हुआ इंसान है जो कि टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ था। वो अपनी जगह से उठते हुए अपनी तलवार को उठा लेता है और कहता है मुझे लगा था कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर सकता हूँ। पर जैसे वो नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि उसी की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जिनको देखकर सुनगिन हंसते हुए कहता है पर मुझे नहीं लगता कि ये मुझे थोड़ा सा भी आराम करने देंगे, इनके जैसे न जाने कितने कमीने हैं जिनको मुझे मारना है। और हमें दिखाते हैं कि सुनगिन जिस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था उसके नीचे हजारों लाखों की मात्रा में कई सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि उसी की तरफ बढ़ रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया का अंत हो चुका है क्योंकि डंजन से निकलने वाले मॉन्स्टर्स ने दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और उसके ऊपर अपनी हुकूमत जारी कर दी है। पर सुनगिन आखिरी बचा हुआ इंसान अभी भी सबसे लड़ने की कोशिश कर रहा है और अपनी बची हुई जान के साथ इन मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा है। वो फिर से मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बिल्डिंग से जंप कर मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी आखिरी बची हुई सांसों के साथ जितने ज्यादा हो सके उन मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करता है। वो अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा है पर फिर भी वो कितनी भी कोशिश कर ले इनकी तादाद कम होने का नाम ही नहीं लेती। सुनगिन अब तक लाखों की गिनती में मॉन्स्टर्स को मार चुका है पर अभी तक मॉन्स्टर्स की संख्या जरा सी भी कम नहीं हुई है। पर अब सुनगिन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा थक चुका है और बहुत ज्यादा घायल भी है, उसके मुंह से खून निकल रहा है पर फिर भी वो चाहकर भी हार नहीं मान सकता। वो अपनी हालत को देखते हुए अपने आप से ही कहता है मैं एक रियल हीरो के नाम पर पूरी तरह से धब्बा हूँ, मैं चाहकर भी किसी को नहीं बचा पाया, आखिर में सब कुछ खत्म हो गया। और हमें दिखाते हैं कि सुनगिन के सामने डीमन किंग खड़ा हुआ था जो कि किसी बुल की तरह दिखने वाला डीमन है और उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। और सुनगिन उसको देखते हुए आगे कहता है मेरी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के बाद भी मैं पूरी तरह से फेल हो चुका हूँ, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि सबके बाद मैं भी तुम सबका एक हिस्सा बन जाऊंगा पर फिर भी मैं इस मॉन्स्टर को मारकर इसकी ताकत को अपना बनाना चाहता हूँ। जो कहते हुए वो डीमन किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो उसके अटैक करने से पहले उसके प्रेशर की वजह से बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। अब सुनगिन की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो खांसते हुए हंसकर कहता है तो सच में ये मेरा अंत है, एक हीरो ये क्या बकवास है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं चाहकर भी किसी एक इंसान तक को नहीं बचा पाया, मैंने अपनी बची हुई जिंदगी सभी मॉन्स्टर्स को मारने में लगा दी, मैंने हजारों लाखों की तादाद में मॉन्स्टर्स को मारा जो कि डंजन से बाहर आए थे पर फिर भी एक हीरो बनना पूरी तरह से बकवास रहा, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, सभी लोग मारे जा चुके हैं और आज यहाँ पर मॉन्स्टर के हाथों से मरने के बाद मेरा भी यहीं पर अंत हो जाएगा। और हमें दिखाते हैं कि वो डीमन किंग सुनगिन के ऊपर अटैक करता है जिसके साथ उसकी भी यहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है पर थोड़ी देर बाद हमें किसी की आवाज आती है जो कि सुनगिन को उठाने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे जैसे उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने सामने कुछ लड़कों को देखता है और वो सुनगिन को किसी और नाम से बुला रहे थे पर वो लोग उसे कहते हैं आखिर अभी तुम्हें क्या हुआ, तुम बेहोश हो गए थे तो हमें ऐसा लगा कि शायद तुम मर गए। सुनगिन अपने सामने ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान था पर जैसे ही वो उठता है तो हमें पता चलता है कि वो किसी और की बॉडी के अंदर था और इन लड़कों ने असल में जिसको मारा था वो मर चुका है और उसकी बॉडी के अंदर सुनगिन रिजरेक्ट हुआ है। वो लोग सुनगिन को इस तरीके से देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे और वो उसे कहते हैं कि आखिर ये क्या है, आखिर तुम यहाँ पर किसी भूत की तरह क्यों बैठे हुए हो। सुनगिन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। वो अपने हाथों को देखकर काफी सरप्राइज था, एक खुले आसमान को देखकर काफी हैरान था और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था। उसे अभी भी इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है, उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब एक सपना है। पर जो लोग उसके आसपास खड़े हुए थे वो सुनगिन को इस तरीके से देखकर काफी कंफ्यूज थे। सुनगिन ये सब देखकर कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो बुले लड़के जो कि सुनगिन को पहले परेशान कर रहे थे वो लोग उसे आगे कहते हैं तुम सपने में बहुत ज्यादा बातें करते हो, चलो अगर तुम फिर से उठ गए हो तो तुम्हें फिर से पीटना चालू करते हैं। जो कहते हुए बुले लड़कों का लीडर सुनगिन की कॉलर को पकड़ लेता है और फिर से उसको मारने की कोशिश करने लगता है। पर सुनगिन अभी भी बहुत बड़े शौक में था इसलिए वो उन लोगों को देखकर कहता है कि तुम लोग सच में मेरे अलाय हो। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले वो लड़का कहता है चलो अब जल्दी से अपना मुंह बंद करो वरना तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। और जैसे वो लड़का उसको पंच मारने की कोशिश करता है सुनगिन अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से बड़ी आसानी से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। पर ये देखकर वो लड़का काफी कंफ्यूज था पर तभी सुनगिन अपने पंच बनाकर उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो लड़का काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके सभी साथी ये देखकर काफी सरप्राइज थे और बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं और लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब सुनगिन यहाँ पर जिस लड़के की बॉडी के अंदर रिजरेक्ट हुआ है इस लड़के का नाम सोयुन है इसलिए मैं सब सोयुन ही बोलूंगा। सोयुन भी ये देखकर काफी हैरान था और वो उसे माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरा हाथ अपने आप से ही काम कर रहा था। पर वो लड़का सोयुन को गाली देते हुए कहता है कि तुम पूरे से पागल हो, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत करी है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पर तभी पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर वो लड़का उस लड़के को समझाते हुए कहता है जल्दी से यहाँ से चलो पुलिस यहाँ पर आने वाली है। ये देखकर वो लड़का काफी घबरा जाता है पर वो गुस्से में था इसलिए वो कहता है कि अभी क्यों। पर वो लोग जल्दी से वहां से भाग जाते हैं और भागते हुए सोयुन से बोलते हैं तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि कल तुम स्कूल सही समय पर आ जाओ। पर सुनकर ये सुनकर काफी कंफ्यूज था और वो अपने मन में कहता है आखिर ये सोयुन कौन है, मैं तो सुनकिन हूँ। पर वो उठते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसको लड़कों के मारने की वजह से काफी दर्द हो रहा था पर वो जैसे तैसे करके उठता है और वहाँ पर साइड में पड़े हुए मोबाइल को देखता है पर साथ ही उस मोबाइल के डिजाइन को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा पुराना है, शायद ये उस समय से 20 साल पुराना है। पर जैसे वो क्लियरली मोबाइल में रिफ्लेक्शन को देखता है तो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कौन है। जिसके बाद सोयुन रियल कंडीशन को बताता है कि असल में क्या हुआ था। यह 2042 में ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अचानक से दुनिया के कोने कोने में डंजन्स अपीयर होने चालू हो गए थे जिस डंजन के अंदर से मॉन्स्टर्स से बाहर निकलकर दुनिया को तबाह करना चालू कर दिया था जिसे दुनिया के लोगों ने ब्रेक थ्रू नाम दिया। सारी दुनिया धीरे धीरे करके बेदर्दों की तरह तबाह कर दी गई। पर दूसरी तरफ इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए जिनके पास इन मॉन्स्टर्स से लड़ने की पावर थी और वो इसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दुनिया के सभी लोगों को अविकर्स कहा करते हैं और मैं भी उन अविकर्स में से एक था। पर सभी लोगों के मर जाने के बाद भी मैं अकेला खड़ा रहा और सभी मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा जब तक आखिर में मेरी जान भी ना चली गई। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अविकर था जो कि इस पूरी इंसानियत का आखिरी बचा हुआ सर्वाइवर भी था। पर अब कंडीशन कुछ और है। हमें सोयुन को एक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा हुआ दिखाते हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसका नाम पूछता है। वो कहता है लड़के तुम्हारा नाम क्या है। सोयुन काफी डरा हुआ था इसलिए वो पहले सुनकिन बोलता है पर फिर वो कहता है कि नहीं मेरा नाम सोयुन है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर से पूछता है बताओ आखिर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सुनकर वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि आखिर तुम कितने साल के हो, जल्दी से जवाब दो, क्या तुम पूरी तरह से बेवकूफ हो। सोयुन अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो साइड के कैलेंडर में देखकर कहता है ये साल 2022 चल रहा है और अगर मुझे वो सब सही से याद है तो वो सब ईयर 2042 में हुआ था, इसका मतलब मैं 20 साल पीछे आ चुका हूँ। वो ऑफिसर फिर से उसे कहता है कि जल्दी से मुझे जवाब दो। सोयुन उसे कहता है 20 नहीं 19, मुझे लगता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ इसलिए शायद मैं 19 ईयर का हूँगा। वो ऑफिसर सोयुन की डिटेल्स लिखते हुए उससे आगे पूछता है क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि आखिर तुम्हारा घर का एड्रेस क्या है। पर सोयुन उसे कहता है कि नहीं। ये सुनकर वो ऑफिसर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, इस चीज का जरा सा भी सेंस नहीं बनता कि तुम्हें तुम्हारा नाम और एज तक याद नहीं है। पर सोयुन उसे कुछ भी नहीं बोलता और वो आसपास की चीजों को देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं उस समय मर चुका था पर क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या ये किसी तरीके का जादू है। मुझे अच्छे से याद है कि उस डीमन किंग ने मेरे ऊपर अटैक किया था जिसके बाद मैं मारा गया था। इसलिए वो अपने हाथों की मुट्ठी बांधते हुए कहता है कि नहीं ये सेंसेशन बिल्कुल भी फेक नहीं हो सकती, मैं सच में फिर से पास्ट में आ चुका हूँ। पर आखिर मेरी सुनगिन की ओरिजिनल बॉडी का क्या हुआ और आखिर मुझे फिर से मेरी बॉडी के अंदर जाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पर ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता और मैं इसके बारे में नहीं जानता। फिर वो ऑफिस से एक लंबी सांस लेते हुए सोयुन से कहता है तुमसे बात करने का कोई भी मतलब नहीं है इसलिए इसके बारे में भूल जाओ। मैंने तुम्हारी मां से बात करी और वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएंगी जिसके बाद तुम यासन के साथ जा सकते हो। पर यहाँ से जाने के बाद सीधे अपने घर जाना और उस
कंस्ट्रक्शन साइट को पूरी तरह अवॉइड करने की कोशिश करना, जिसके बारे में न्यूज में सुबह बताया जा रहा था। अब थोड़ी देर में सोयन की मां वहां पर आ जाती है और वो सोयन को पुलिस स्टेशन में देखकर काफी परेशान थी। वो ये देखकर घबराते हुए कहती है कि मेरे भगवान, अगर तुम्हारे साथ क्या हुआ जिस वजह से तुम पुलिस स्टेशन के अंदर हो, और अगर तुम्हारे साथ क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई है। एक मां की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी कि आखिर वो अपने लड़के के लिए कितनी ज्यादा परेशान है। पर सोयन अपनी मां को देखकर कंफ्यूज था और वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये लेडी कौन है। पर तभी उसे याद आ जाता है और वो अपने मन में कहता है शायद ये ओरिजिनल बॉडी की ओनर की मां है, इसलिए वो उसके साथ अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहां पर वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सोयन की मां से पूछती है क्या तुम सच में अपने घर का रास्ता भूल गए थे? भले ही हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर मूव किया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इतने ज्यादा जल्दी घर का रास्ता भूल जाओ। सोयन उसे कहता है मैं इस न्यू एड्रेस के बारे में तो भूल गया था। पर सोयन की मां ये सुनकर हंसते हुए कहती है ये कितना ज्यादा अजीब है, तुम मुझसे कभी भी फॉर्मली बात नहीं करते। ये सुनकर सोयन हंसते हुए कहता है अच्छा ऐसा है। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है मैं आखिर इनसे क्या बात करूं, क्या मुझे इनको परेशान करने के लिए इनसे पहले माफी मांगनी चाहिए। पर सोयन की मां अपने पास से एक हैंकरचिप निकालते हुए सोयन से कहती है अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें तुम्हारे चेहरे को साफ करना चाहिए। फिर वो सोयन के चेहरे को साफ करते हुए उससे आगे कहती है मैंने सुना जो लड़के तुम्हें हमेशा स्कूल में परेशान किया करते हैं आज भी उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया था, और क्या उन्हीं की वजह से आज तुम्हारी हालत हुई है? अगर ऐसा फिर से वो लोग करते हैं तो मुझे इसके बारे में जरूर बताना, मैं उनको ऐसा फिर से नहीं करने दूंगी। फिर सोयन की मां सोयन का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगती है। पर सोयन के लिए ये सब बिल्कुल नया नया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। पर जैसे वो लोग आगे जाने लगते हैं और वो एक पार्क के साइड से निकलते हैं तो सोयन की मां उसको देखकर कहती है पर आज ये पार्क बिल्कुल खाली खाली है, क्या आज यहाँ पर कुछ हुआ है? सोयन भी आसपास देख रहा था और वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसलिए उसे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है और वो कहता है मुझे भी थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग हो रही है। और हमें उनके पीछे दिखाती है कि एक वेयरवुल्फ उन लोगों को देख रहा था और सोयन की मां से पूछती है कि तुम मेरे साथ नहीं चल रहे? पर सोयन उसे कहता हां मैं चल रहा हूं। पर तभी सोयन पीछे से वेयरवुल्फ की आने की आवाज सुन लेता है और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वेयरवुल्फ उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था और वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और सोयन उसको देखकर समझ जाता है कि ये एक वुल्फ है, इसलिए वो जल्दी से अपने बैग को निकालकर अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है। पर उस वुल्फ की एनर्जी को जानने के बाद वो ये समझ जाता है कि एक नॉर्मल वुल्फ नहीं है, ये जरूर से एक वेयरवुल्फ है। और उसे ये भी याद आता है कि पुलिस स्टेशन में जो पुलिस इसके बारे में बात कर रही थी वो शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसने कंस्ट्रक्शन साइट से ऐसे दूर रहने का बोला था। और सोयन को ये देखकर अपने पास लाइफ के बारे में याद आता है क्या जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये साल 2022 चल रहा है जब ब्रेक थ्रू होना धीरे धीरे करके चालू हुआ था, इसलिए ये पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है कि मॉन्स्टर अचानक से सिटी के बीच में आ जाए। पर हमें दिखाते हैं कि असल में यहाँ पर एक वेयरवुल्फ नहीं था, असल में यहाँ पर दो वेयरवुल्फ थे जो कि बहुत ज्यादा भूखे और काफी खतरनाक लग रहे थे। सोयन उनको देखकर अपने मन में बोलता है यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आखिर मैं इनसे कैसे निपटूंगा, मुझे इनसे फाइट करने के लिए लंबी से वेपन की जरूरत है। इसलिए वो आसपास देखने के बाद कचरे में पड़े हुए अम्ब्रेला को उठा लेता है और अपनी मां को बचाने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सोयन की मां अपने सामने दो मॉन्स्टर्स को देखकर काफी परेशान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या मॉन्स्टर्स? पर न्यूज में तो बताया जा रहा था कि उन लोगों ने इसे निपट लिया है। सोयन अपनी मां से कहता है मां बिल्कुल भी मत हिलना। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर नहीं हूं, वन एंड मॉन्स्टर से निपटना मेरे लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी। एक वेयरवुल्फ अचानक से जंप करके सोयन के ऊपर अटैक कर देता है, पर जैसे वो उसके काफी ज्यादा करीब आकर उसको बाइट करने की कोशिश करता है सोयन बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और अपने प्रीवियस लाइफ के स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करता है जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। पर ये उसे मारने के लिए काफी नहीं था और इस चीज से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वेयरवुल्फ सोयन के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। तो वो अपने अम्ब्रेला की मदद से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर इस चीज में उसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर थी। पर वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हुए कहता है मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं लो ग्रेड मॉन्स्टर्स को भी नहीं हरा पाऊंगा, पर अगर मैं मेरी ओरिजिनल बॉडी के अंदर होता तो इनको हराना मेरे सिंगल अटैक के लिए काफी था, या कम से कम मैं एक अवेकर होता। और हमें दिखाते हैं कि सामने से दूसरा वेयरवुल्फ सोयन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा था। ये देखकर सोयन काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि वैसे भी वही मॉन्स्टर से नहीं निपट पा रहा था और अब दूसरा मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा है। पर तभी अचानक से सोयन की मां आगे बढ़कर उस वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो वेयरवुल्फ सोयन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। सोयन ये देखकर काफी हैरान था कि सोयन की मां ने अपनी जान की परवाह न किए बिना सोयन की जान बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल दिया। सोयन की मां काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और वो वहीं के वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। सोयन ये देखकर कहता है कि मेरी जान बचाने की कोशिश करी, पर क्यों? वो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए सोयन जल्दी से अपने ऊपर के वेयरवुल्फ के ऊपर किक करता है और उसे अपने आप से दूर भगा देता है। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी मां के पास भागते हुए जाता है और उनको आवाज देते हुए कहता है आखिर आपने ऐसा क्यों किया, ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। पर सोयन की मां बेहोशी की हालत में ही उसे कहती है सोयन मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए जिससे तुम यहाँ से भागकर जिंदा बच सको। पर सोयन ऐसी बातें सुनकर काफी कंफ्यूज था और तभी उसकी मां फिर से बेहोश हो जाती है। ये देखकर सोयन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस गुस्से की वजह से उसके अंदर से डार्क एनर्जी रिलीज होने लगती है और वेयरवुल्फ इसको सेंस कर लेते हैं जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और सोयन काफी ज्यादा गुस्से में उन्हें अपनी आंख दिखाते हुए कहता है क्या तुम लोगों की यहाँ पर मरने की इच्छा है? सोयन के मुंह से ये सुनते ही वो दोनों वेयरवुल्फ की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और वो तेजी से वहां से जंप कर भाग जाते हैं। और सोयन भी ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा? पर तभी अचानक से उसके पैर अपने पैर में फंस जाता है और वो भी वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो कहता है आखिर ये किस तरीके का पैथेटिक स्टेमिना है, मैं तो सच में बहुत ज्यादा वीक हूं। फिर वो अपनी मां को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर जाने के लिए निकलने लगता है। पर जैसे ही वो अपनी मां को अपने कंधे पर उठाता है तो उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है और वो कहता है मुझे सच में मेरी पहले की इंजरीज की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। पर जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाता है उसे फिर से याद आता है और वो कहता है रुक जाओ, पर मुझे तो ये पता ही नहीं है कि आखिर हमारा घर कहां पर है। पर जैसे तैसे करके सोयन अपने घर पहुंच ही जाता है और हम अगले सीन में दिखाते हैं कि सोयन ने अपनी मां को काउच पर लेटाया हुआ था और वो वहीं पर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है आखिरकार मैं घर आ ही गया। ये काफी अच्छा था कि मैंने एड्रेस अपने वॉलेट के अंदर रखा हुआ था, वरना मैं तो इसी तरीके से गलियों में घूमता रहता। सोयन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पर जैसे वो अपनी मां को देखता है तो सोयन की मां बेहोशी की हालत में भी उसे कहती है सोयन तुम्हारी मां जब तक तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, बस तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये सब देखकर सोयन को काफी अजीब लगता है और वो अपने मन में कहता है आखिर क्यों, आखिर आपने अपनी जिंदगी को मुझे बचाने के लिए रिस्क में क्यों डाला? सोयन के लिए ये सब बिल्कुल नया नया था, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। पर वो अपने आप को देखते हुए कहता है कि मेरी ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है कि केवल कुछ छोटे से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। क्या मुझे सच में एक ऐसे यूजलेस इंसान के अंदर ही रिजरेक्ट होना था? पर मैं इस बार मेरे पास की गलतियों को नहीं दोहराने वाला। पर हमें दिखाते हैं कि सोयन के पीछे अजीब तरीके से पोर्टल खुल रहा था पर सोयन को इसके बारे में नहीं पता था और वो शांत होते हुए कहता है कि नहीं, सबसे पहले मुझे शांत होने की जरूरत है, खासकर ऐसे समय पर जितना ज्यादा हो सके मुझे शांत रहना चाहिए। पर तभी उसके पीछे से एक नोटिफिकेशन आती है और उसे पूछा जाता है कि टावर ऑफ द ट्रायल्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, यूजर अपने आप को कंफर्म करे। और जैसे ही सोयन की नजर पीछे की तरफ जाती है सोयन उसे देखकर समझ जाता है और कहता है एविस आखिर ये गेट अचानक से कैसे खुल गया? एविस का गेट इस बॉडी के लिए खुला है, इसका मतलब ये अविकर बनकर काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा। क्या इसका यही मतलब है कि मैं सोयन की बॉडी के साथ सारी चीजों को फिर से दोहरा सकता हूं? पर अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जब मैं सुनकिन था तो 2022 में तभी मैं एक नॉर्मल इंसान था, इसका तो यही मतलब है कि मैं अब इसके अंदर मेरी पास्ट लाइफ से काफी ज्यादा जल्दी एंटर करने वाला हूं। इसलिए वो आगे कहता है ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से मुझे हेजिटेट होना पड़े। फिर वो अब इसके अंदर एंटर हो जाता है जहां पर टावर ऑफ द ट्रायल्स उसका वेलकम करते हैं। फिर हमें टावर ऑफ द ट्रायल्स के बारे में बताते हैं जिसको ज्यादातर लोग अब इसके नाम से जाना करते हैं, पर इसके टावर ऑफ द ट्रायल्स मर्सिलेस हंटर के टावर ऑफ द ट्रायल्स से बिल्कुल अलग है। सोयन हमें अब इसके बारे में आगे बताता है अगर तुम टावर ऑफ द ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें एक अविकर बनने की क्वालिफिकेशन मिल जाती है और जैसे तुम टावर ऑफ द ट्रायल्स के ट्रायल्स को क्लियर करते जाते हो तुम धीरे धीरे करके उतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनते जाते हो। यहाँ पर ज्यादातर लोग हाई फ्लोर को क्लियर करने के बारे में सोचते हैं, पर यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जो कि टावर ऑफ द ट्रायल्स के ट्रायल से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि टावर ऑफ द ट्रायल्स की डिफिकल्टी सिलेक्शन है। सोयन से भी यहाँ पर डिफिकल्टी के बारे में पूछा जाता है कि आखिर आपकी डिफिकल्टी क्या होगी। यहाँ पर आपको लेवल 1 से लेवल 10 तक डिफिकल्टी चूज करनी है तो सोयन यहाँ पर लेवल 10 को चुनता है, यानी सोयन की हर एक फ्लोर की डिफिकल्टी लेवल 10 होने वाली है, यानी जो कि सबसे ज्यादा हाई है। जिसके बाद सोयन हमें लेवल सिस्टम के बारे में आगे बताता है कि अब इसके अंदर लेवल सिस्टम से फ्लो नहीं बदलते, अब इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर सभी का एक जैसा होगा, पर जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमी हमारे सामने आएगा, पर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमी होगा उसका रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा बड़ा होगा। यानी दूसरी भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा बड़ा रिस्क लेंगे उतने ज्यादा
बड़ी चीज हम लोग को रिटर्न में मिलेंगी। अब सोयन के टावर ऑफ द ट्रायल्स का फर्स्ट फ्लोर एक्टिवेट होने वाला है, जहां पर वो एक एरिना के अंदर टेलीपोर्ट हुआ था और उसकी डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर 10 है। सोयन ये देखकर कहता है इसलिए मैंने लेवल 10 को चुना था, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ में लेवल 8 तक ही पहुंच पाया था, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं पिछली लाइफ जैसी गलतियां फिर से करता हूं तो पिछली लाइफ में जैसा मेरे साथ हुआ था वही सब इस बार की लाइफ में भी मेरे साथ होगा। अब सोयन को वेपन चुनने का ऑप्शन दिया जाता है, जहां पर बहुत सारे वेपन्स थे, जिसमें से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हें इसमें से कौन सा चुनना है। और अब सोयन की ट्रायल के लिए वहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स अपीयर होना चालू हो जाते हैं और सोयन के अपने वेपन चुनते ही उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। जिसके बाद हमें कुछ घंटे बाद ओरिजिनल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं, जहां पर रात हो चुकी थी और वो वेयरवुल्फ एक लड़के को मारने के लिए उसके सामने खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया था और चिल्लाते हुए वो कहता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। वो लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। वो दोनों वेयरवुल्फ धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो काफी ज्यादा डरा हुआ लड़का पीछे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर किसी को बुलाने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो, कोई भी। पर वहां पर किसी का भी नामो निशान नहीं था और वो दोनों वेयरवुल्फ उस लड़के के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। पर तभी अचानक से उस लड़के के पीछे से सोयन बाहर आते हुए कहता है आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। जिसके बाद वो शू करते हुए आगे आकर उस वेयरवुल्फ के चेहरे पर किक करता है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। और अब वो एक अवेकर बन चुका था, इसलिए वो उसी अमरेला के साथ जिससे वो पहले फाइट कर रहा था उस वेयरवुल्फ के बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और अपनी एक स्ट्राइक के साथ उसे मार देता है। दूसरा वेयरवुल्फ अपने साथी के छोटे छोटे टुकड़े देखकर काफी डर जाता है और सोयन उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने देने वाला। वो वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो चिल्लाने लगता है, तो सोयन उसको देखकर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम भी उसी के पास जाने वाले हो। जो कहकर वो अपनी एक स्ट्राइक के साथ उस वेयरवुल्फ को भी मार देता है। जिसके बाद हम एक न्यूज़ रिपोर्टर का सीन दिखाते हैं जो कि टीवी पर डंजन्स के बारे में बता रहा था। हाल ही में डंजन्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर डंजन्स को 2019 की अपेक्षा अभी कंपेयर किया जाए तो वो पहले से 3 गुना ज्यादा हो गए हैं और अचानक से डंजन के अपीयर होने की वजह से इसका सोसाइटी पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। टावर ऑफ द ट्रायल्स और डंजन दोनों एक जैसे लगते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग तरीके के हैं। इन दोनों का सिस्टम पूरी तरह से अलग है। टावर ऑफ द ट्रायल्स के डंजन को कंप्लीट करने के बाद वहां से कई सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे जो कि अवेकर्स होते हैं उससे वो काफी ज्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से कई सारी चीजें मिलती हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उन्हें हीरो का फेम दिया जाता है और उनकी सोसाइटी में काफी ज्यादा इज्जत भी होती है। और इस दुनिया की ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर डंजन्स के अंदर से मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर आ गए हैं, जिसे आउटब्रेक कहा जाता है। पर फिर भी डंजन्स की वजह से हमारी सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। पर जब एक आउटब्रेक होता है तो डंजन के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं, जो कि इस दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। और अगर आउटब्रेक तेजी से होने लगा तो 2080 तक ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ये धरती एक रोज में बदल जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टावर ऑफ द ट्रायल्स के सेकंड फ्लोर का सीन दिखाते हैं, जहां पर कई सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे और वो लोग कहते हैं कि रैंकिंग फिर से अपडेट हुई है। ये काफी ज्यादा कॉमन है, पर ये ना मैंने पहली बार देखा है। वो लोग ये स्कोर देखकर काफी हैरान थे और वो कहते हैं कि रुको, क्या कोई अपने फर्स्ट फ्लोर को इतने ज्यादा स्कोर के साथ क्लियर कर सकता है। सोयन ने अपने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करते हुए बहुत ज्यादा स्कोर बनाया था और जो कि सेकंड नंबर का अवेकर था उसके पॉइंट्स सोयन के पॉइंट्स से आधे भी नहीं थे। इसलिए सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे और वो कहते हैं अगर कोई इतने ज्यादा पॉइंट्स कैसे बना सकता है, वो भी केवल अपने फर्स्ट फ्लोर पर। अब सोयन अपने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने के बाद सेकंड फ्लोर के अंदर एंटर हो चुका था और सोयन वहां पर आते हुए कहता है मुझे काफी ज्यादा समय हो गया, मैं यहाँ पर नहीं आया था। जिसके बाद हमें फिर से टावर ऑफ द ट्रायल्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई जाती है। जब पास्ट लाइफ के अंदर सोयन यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे अवेकर्स एक साथ गैदर होकर फोर्स को क्लियर किया करते थे और यहाँ पर हर एक फ्लोर में एक अलग दुनिया है, जिसका खुद का एक एनवायरमेंट, क्लाइमेट और एक कल्चर है। पर फिर भी यहाँ पर सभी के लिए एक चीज कॉमन है, अगर तुम्हें नेक्स्ट फ्लोर पर जाना है तो उसके लिए तुम्हें ट्रायल को कंप्लीट करना होगा। और जितने भी अवेकर्स अभी सेकंड फ्लोर पर रुके हुए हैं उनके लिए दूसरे फ्लोर के कंपैरिजन पे यहाँ से स्टॉक और आइटम्स को लेना काफी ज्यादा आसान है। पर फिर भी किसी तरीके के ट्रेड के लिए यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर तुम्हें फर्स्ट फ्लोर से काफी ज्यादा अच्छे अचीवमेंट पॉइंट्स को कवर करना होगा। जिसके बाद हमें उसकी याद के बारे में बताते हैं, जहाँ पर सोयन ने फर्स्ट फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट कर लिया था और वो सबको मारने के बाद कहता है ये लेवल 10 की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अगर मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज नहीं होती तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे क्लियर कर पाता। ये मेरे लिए काफी अच्छा है कि मैं जितना लड़ता हूँ उसकी वजह से मेरी पास्ट लाइफ के सेंसेस फिर से मेरे पास वापस आते जा रहे हैं और मैं केवल इसी तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। सोयन के फर्स्ट फ्लोर के क्लियर करने के बाद उसे कई सारे रिवॉर्ड मिलते हैं और उसके ऊपर अचीवमेंट पॉइंट्स की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट रैंक पर आ जाता है। और सोयन भी ये देखकर काफी सरप्राइज होता है और वो उन पॉइंट्स को देखते हुए आगे कहता है मुझे लगता है कि मैं इन सब पॉइंट्स के साथ आसानी से नेक्स्ट फ्लोर पर जा सकता हूँ। फिर सीन फिर से प्रेजेंट पर आ जाता है, जहाँ पर सोयन अपने पॉइंट्स को देखते हुए आगे कहता है मैं तेरे सारे पॉइंट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेनी चाहिए। फिर वो आगे चलते हुए एक शॉप के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसके अंदर जाने लगता है। वहाँ पर एक एल्फ लेडी होती है जो कि सोयन को वेलकम करते हुए उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम अभी सेकंड फ्लोर पर आए हो, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या क्या चाहिए, और अगर तुम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज को देखने नहीं आए हो तो तुम मुझे बता सकते हो और अपनी रिकमेंडेशंस भी दे सकते हो। यहाँ पर वो लड़की अपने स्किल का इस्तेमाल कर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर सोयन को इसके बारे में पता था और वो कहता है यहाँ पर ये एल्फ डीलर अपने स्किल का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स को सेड्यूस करती है, जिससे वो इसकी शॉप से काफी ज्यादा अच्छी चीजें खरीदे और इसका फायदा हो। पर मुझे माफ करना, ये चीज मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो और मुझे क्या खरीदना है। इसलिए वो एल्फ लेडी से बोलता है मुझे लीफ स्किल खरीदना है और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्किल लेना है। वो एल्फ लेडी दो स्किल्स का सुनकर थोड़ी सी हैरान थी और वो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ टिप्स की जरूरत है, पर फिर भी अगर तुम ये लेना चाहते हो तो लीफ 150 की है और ट्रांसफॉर्मेशन 1000 पॉइंट्स की है। ये देखकर सोयन उसे कहता है ठीक है और वो उसे 1150 पॉइंट्स को ट्रांसफर कर देता है। एल्फ लेडी ये देखकर बहुत ज्यादा दंग थी और जब सोयन ये स्किल्स वहां से ले जाने लगता है तो एल्फ लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये क्या है, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पॉइंट्स कहां से आए, आखिर तुमने अभी ये क्या किया। पर सोयन उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी मैथ यहाँ पर गलत है। तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा इससे कोई भी मतलब नहीं था। जिसके बाद वो आगे बताते हुए कहती है मैंने फर्स्ट फ्लोर पर एक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके पास 1000 पॉइंट्स से ज्यादा हो, पर तुम यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर हो और तुम यहाँ पर पहले इंसान हो जिसके पास सेकंड फ्लोर पर आने के बाद इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो सोयन उसे कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक नॉर्मल कस्टमर हूँ, पर मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर सोयन वहां से निकलने के बाद एक डायमेंशनल पॉकेट लेता है जिसके अंदर वो जितनी चाहे चीजें उसके अंदर रख सकता है। इसे आप डोरेमोन की पॉकेट की तरह भी समझ सकते हो, जितना भी डालो वो भरता ही नहीं है। जिसके बाद वो एक टेबल पर बैठा हुआ अपनी सारी चीजों को देख रहा था और वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारी चीजें ले ली है और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं भूल रहा हूँ। जिसके बाद सोयन अपने दोनों स्किल्स को निकालकर उनको चेक करने लगता है और वो इनके बारे में कई सारी डिटेल्स बताता है और ये डिटेल्स काफी ज्यादा लंबी है, इसलिए मैं सबको छोड़ रहा हूँ। और फिर वो अपने पास और कई सारे पोशंस निकालता है और उनकी डिटेल्स बताने लगता है, पर इनकी डिटेल्स भी बहुत ज्यादा लंबी है। अब सोयन वहीं पर बैठा हुआ आसपास देख रहा था, पर तब एक लड़का उसके पास आकर उसे कहता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। सोयन उसकी आवाज सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या मैं थोड़ी देर तक उसकी प्रेजेंस ऐसे नहीं कर पाया कि कोई मेरे आसपास भी खड़ा हुआ है। फिर हम इस लड़के को दिखाते हैं जो कि उसे कहता है मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया। पर सोयन उसे देखकर काफी हैरान था क्योंकि वो लड़का अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा रूथलेस था, इसलिए सोयन इस लड़के को अपने सामने देखकर काफी डर जाता है और वो अपने मन में कहता है ये तो चोई हाक जुन है। सोयन हमें हाक जुन के बारे में बताता है कि अब इसमें सभी अवेकर्स में सबसे ज्यादा जीनियस लड़का था, पर जब समय गुजरता गया और भविष्य में इसने बहुत बड़ी गिल्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया और वहां के सभी लोगों को पूरी तरह से मार दिया। और सच में हाक जुन की प्रेजेंस काफी ज्यादा गूज़बम्प्स देने वाली है, पर अभी हाक जुन पूरी तरह से इनोसेंट है और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। सोयन उसे बहुत देर से घूर घूर कर देख रहा था। ये देखकर हाक जुन उसे कहता है तुम बहुत देर से मुझे इस तरीके से घूर रहे हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। सोयन उसे कहता है कि नहीं, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है पास्ट लाइफ में इसके पास बहुत ज्यादा मर्डरस औरत था जिसकी वजह से कोई भी इसके आसपास भटकना काफी ज्यादा खतरनाक समझता था। सोयन हाक जुन से बोलता है वैसे आखिर तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो। तो हाक जुन उसे कहता है मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जब से तुम स्टोर से बाहर निकले हो मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और मैं तुम्हें देख रहा था कि तुमने बहुत सारी अलग अलग चीजें खरीदी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अच्छी इक्विपमेंट की काफी ज्यादा नॉलेज है। पर सोयन ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये मेरे बहुत देर से पीछा कर रहा है, इसलिए हाक जुन उससे आगे बोलता है इसलिए मैं। पर सोयन उसकी बात सुनने से पहले ही बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि यहाँ
पर उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और हाउजन तो यहाँ पर किसी इनोसेंट डॉग की तरह उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ एक पार्टी फॉर्म करना चाहोगे? सोयन हाउजन के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार उसे देखा था और उसे ऐसा नहीं लगा था कि हाउजन उससे ऐसी कोई बात कर सकता है। पर फिर भी सोयन हाउजन को यहाँ पर मना कर देता है। जिसके बाद हमें स्टोरी में आगे बताते हैं कि सोयन अपने सेकंड फ्लोर को क्लियर करने के बाद उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक पेंडेंट मिलता है, और ये पेंडेंट आगे जाकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज इसके बारे में याद रखिएगा। अब सोयन अपने थर्ड फ्लोर को क्लियर करने के लिए पेड़ पर बैठकर नीचे देख रहा था, और वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स घूम रहे थे और शायद वो उसी को ढूंढ रहे थे। सोयन भी बड़े से पेड़ के ऊपर बैठा हुआ उन्हीं के ऊपर नजर बनाए हुए था, और वो उनको देखकर कहता है, ये जो पेंडेंट मुझे मिला है ये 40 क्लैन का ट्रेजर है, जो कि हंटिंग टाइप का क्लैन था, जो कि मॉन्स्टर को ट्रैक कर और ढूंढ कर उनको मारा करता था। पर आखिर ये ट्रेजर किस तरीके से काम करता है, या ये अटैक के लिए है या डिफेंस के लिए? पर इस पेंडेंट को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से यूजलेस है, पर अभी के लिए शायद मुझे इसे बचा कर रखना होगा। जिसके बाद वो आगे कहता है, मैं ये सोचकर काफी कंफ्यूज हूं कि आखिर यहाँ से निकलने के लिए कौन सा मेथड काफी ज्यादा अच्छा होगा। पर वहीं उसे सिस्टम का ये मैसेज याद आता है कि उसे जंगल के अंदर सर्वाइव करना है, इसलिए वो इसके बारे में सोचकर जैसे उसे ग्लिटर सोल्जर अकेला दिखता है, इसलिए वो जल्दी से पेड़ से नीचे आ जाता है और अपनी तलवार को निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और सोयन अपने पावरफुल फ्लैशेस के साथ बड़ी आसानी से उसे मार देता है, और आगे कहता है, अगर मुझे जंगल के अंदर सर्वाइव करना है, यानी इसका मतलब तो यही है कि जंगल के अंदर के जितने भी जीव है मुझे उन सबको मारना होगा। और हमें दिखाती है कि सभी तरफ से सोयन को लेजर सोल्जर्स ने घेरा हुआ है, और सोयन सभी के बीच में खड़ा हुआ है। अब एक लेजर सोल्जर ऊपर से सोयन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सोयन बड़ी आसानी से घूमते हुए अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो अपनी स्किल लीफ का इस्तेमाल करते हुए सभी लेजर सोल्जर्स के टुकड़े करते जा रहा था, और वहां पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बड़ी आसानी से सबको मार देता है। और सभी लेजर सोल्जर्स को मारते हुए वो अपने मन में कहता है, ये सभी ग्रुप के अंदर ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पर सबके साथ मुझे फाइट करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए अगर तुम्हारे साथ एक पार्टी हो तो इससे तुम्हें फायदा मिल सकता है। और यहाँ पर लेवल 5 के बाद डिफिकल्टीज बढ़ जाती है, इसलिए किसी को भी रिक्रूट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं एक लेवल 8 का चैलेंजर चाहता हूँ, पर जैसा सोचा जाए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हाउजन सोयन से पूछता है कि अगर तुम्हें लेवल 8 का चैलेंजर क्यों चाहिए, तो सोयन उसे बताता है क्योंकि मेरे खुद के रीजंस हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सोयन ने हाउजन को मना करने के लिए लेवल 8 का बोला था, पर उसके गोल को पूरा करने के लिए लेवल 8 भी काफी ज्यादा छोटी चीज है। फिर सोयन के जंगल में अंदर भागते हुए उसके सामने उसका फाइनल बॉस आ जाता है, जो कि लेजर विलेज का लेजर चीफ है, और वही बहुत ज्यादा बड़े मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा हुआ था। सोयन उसको देखकर हंसते हुए कहता है, यानी आखिरकार फाइनल बॉस मेरे सामने अपीयर हो ही गया। और सोयन अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए विलेज चीफ के ऊपर अटैक कर देता है, और कहता है कि मैं यहाँ पर फूड चेन के प्रेडेटर को नीचे से खत्म करना चालू कर दूंगा। जो कहते हुए वो अपने पावरफुल फ्लैशेस के साथ लेजर चीफ और उसके मॉन्स्टर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जो कि काफी ज्यादा बैड था। जिसके बाद हमें सोयन को एक केव के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर वो बैठा हुआ था, और अब उस पेंडेंट के बारे में रिवील होता है कि ये किसी भी तरीके की इंजरीज को 5 बार ठीक कर सकती है, और इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर कैसा भी असर क्यों ना हो वो सब ठीक हो जाएगा। सोयन उसको देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरे पास इस तरीके का कोई यूनिक रिवॉर्ड भी हो सकता है, और इसकी वजह से मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि मैं किसी से भागने के बजाय उसे लड़ने के बारे में ज्यादा सोच सकता हूँ। और इस बार मेरे स्टेट्स मेरे पास लाइफ से ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं बॉस के हैबिटेट को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाऊंगा। एक ऐसा यूनिक स्किल जो कि दूसरों की स्ट्रेंथ और फिजिकल एबिलिटी को कॉपी करने में कामयाब हो जाता है, जिससे मैं कुछ समय के लिए उसकी एबिलिटीज को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो टावर ऑफ द ट्रायल से बाहर निकलने के बाद जब अपने घर जाता है, सोयन ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि उसकी मां ने उसके लिए बहुत ज्यादा शानदार खाना बनाया था। ये देखकर वो अपनी मां से कहता है कि मां आखिर आपने इतना सारा खाना क्यों बनाया है। तो सोयन की मां उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, तुमने उस समय मेरी जान बचाई, उसके बाद ही मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, और इसके अलावा तुम पढ़ाई करते हुए भी बहुत ज्यादा थक जाते हो। ये सुनकर सोयन अपनी मां से कहता है, जरूर आप इतना सारा काम करके थक गई होंगी, क्योंकि आप आपकी इंजर्ड बॉडी के साथ भी बहुत ज्यादा काम करती है। पर सोयन की मां एक स्माइल देते हुए उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और वैसे भी अपने लड़के के लिए खाना बनाने में ऐसी कौन सी दिक्कत है। सोयन के लिए अभी भी ये सब बिल्कुल नया नया था, क्योंकि अब तक के कई सालों में उसने इस तरीके की कोई भी वार्म फीलिंग को फील नहीं किया था। सोयन अपने सामने उस खाने को देख रहा था, और जैसे ही वो बैठकर वहां पर एक बाइट लेता है तो इसकी वजह से उसका दिल भर आता है, और वो अपने मन में ही कहता है कि मॉम आपका शुक्रिया, भले ही मैं आपका रियल लड़का नहीं हूं, पर फिर भी डेफिनेटली मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। जो बोलकर वो अपने खाने को तेजी से खत्म करने लगता है, तो उसकी मां भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा भूखे हो। जिसके बाद हमें न्यूज में अब इसके बारे में बताते हैं, वहां पर सोयन का नाम टावर ऑफ द ट्रायल के सेकंड फ्लोर को क्लियर करने के बाद भी फर्स्ट रैंक पर था, और उसके पॉइंट्स देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, और सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग चाहकर भी चीज पर यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि कोई इतने ज्यादा पॉइंट के साथ सेकंड फ्लोर को क्लियर कर सकता है। सोयन भी ये सब अपने मॉल के अंदर देख रहा था, और वो ये देखकर टेंशन में आते हुए कहता है, शिट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जरूर से ज्यादा ही कुछ कर दिया। और साथ ही वो आगे लोग चैट पढ़ता जा रहा था, जहां पर वो एक मैसेज पढ़कर काफी टेंशन में था, जहां पर वो कहता है कि सभी गिल्ड्स इसको रिक्रूट करने के लिए पूरी तरह से पागल हो चुकी होंगी। सोयन ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि मैं जल्दी ही बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूं। जिसके बाद शिफ्ट होकर गैंगनाम गिल्ड के हेडक्वार्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और हाउजन भी इसी गिल्ड का एक मेंबर है, और वो वहां पर बैठा हुआ था, जहां पर गिल्ड लीडर सोयन के बारे में उससे पूछता है। तो हाउजन उससे कहता है, क्या सोयन, क्या मुझसे उस लड़के के बारे में पूछ रहे हैं जिसके बारे में न्यूज में बताया गया था कि वो फर्स्ट रैंक पर है। सियोल हाउजन से बोलता है, इसको देखकर पता चलता है कि ये तुम्हारे साथ ही अभी कर हुआ था, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तो हाउजन उसके बारे में सुनकर हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इस नाम के किसी लड़के से अभी तक मिला हूं। ये सुनकर सियोल भी कहता है कि हां, टावर ऑफ द ट्रायल सच में बहुत ज्यादा बड़ी जगह है। जिसके बाद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने थर्ड फ्लोर को क्लियर करने के बारे में सोचना चाहिए। हाउजन उसे बताता है कि मैंने डिफिकल्टी लेवल 8 चुना है, जो कि बाकी लोगों से बहुत ज्यादा हाई है, पर अगर मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूं तो ये सच में काफी ज्यादा अनोइंग होगा। और अचानक से ये स्ट्रॉन्ग चैलेंज है जिसका नाम सोयन है, ये न जाने कहां से अपीयर हो गया। जिसके बाद हाउजन सियोल को बताता है कि मैं थर्ड फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूं, पर मुझे अभी तक मेरी तरह कोई भी नहीं मिला, इसलिए मुझे ऐसा ही लगता है कि मुझे थर्ड फ्लोर को अकेले ही क्लियर करना होगा। ये सुनकर सियोल काफी खुश होता है, और वहां से जाते हुए कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारे साथ के लिए कोई भी नहीं मिलता तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए किसी को ढूंढ दूं, इसलिए तुम्हें टावर के ऊपर चढ़ने के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या मिलेगा। और यहाँ पर वो एक इवल स्माइल देता है, जिससे हमें यहाँ पर थोड़ा हिंट मिल जाता है कि यहाँ पर हाउजन को किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है, पर चीज कैसा सच्चाई क्या है इसके बारे में आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। जिसके बाद सीन रात का होता है, जहाँ पर हाउजन अपने रूम के अंदर जा रहा था, पर साथ ही वो सोयन के बारे में भी सोच रहा था, क्या सच में सोयन नाम के लड़के से जीतना पॉसिबल भी हो सकता है। वो बहुत ज्यादा परेशान था, और वो कहता है कि सोयन, मुझे ये नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, क्या ये वही हो सकता है जिसे मैं टावर ऑफ द ट्रायल के अंदर मिला था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो वही इंसान हो सकता है। चलो छोड़ो भी, अगर मान लो वही इंसान भी होता है तभी मैं उसके साथ क्या करूंगा। अभी मुझे केवल मेरे रास्ते पर ध्यान देना चाहिए कि मुझे अभी यहाँ पर क्या करना है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, और हमें पता चलता है कि सोयन ने थर्ड फ्लोर को भी क्लियर कर लिया है, और समय के साथ उसने फोर्थ फ्लोर को भी क्लियर कर लिया है। जिसके बाद वो फिफ्थ फ्लोर और सिक्स्थ फ्लोर को भी क्लियर कर लेता है। सोयन की मां उसे बाय करते हुए कहती है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए बस कुछ समय के लिए अच्छे से आराम करना। और ऐसे करते हुए हमें पता चलता है कि सोयन अभी तक 9th फ्लोर को क्लियर कर चुका है। सोयन घर से जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं आपको पहुंचने के बाद कॉल करूंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। यानी सोयन को जैसे उसने टावर ऑफ द ट्रायल के अंदर एंटर किया है तब से 1 साल पूरा हो चुका है, और सोयन भी इस चीज को देखकर कहता है कि समय बहुत तेजी से जाता है, 1 साल पूरा हो चुका है। पर मैं तो ये सुनकर काफी ज्यादा चिंता में था कि मेरे फाइनल एग्जाम जल्दी शुरू होने वाले हैं, पर मेरे लिए ये रिलीफ की बात थी कि मैंने 9th फ्लोर को क्लियर कर लिया, पर मुझे मेरे 10th फ्लोर को क्लियर करने पर ध्यान देना है। पर मुझे इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि आखिर 10th फ्लोर को क्लियर करने में कितना ज्यादा समय लगेगा, इसलिए वेकेशन के अलावा मेरे दिमाग में और कोई ख्याल नहीं आया कि इसके अलावा कोई और झूठ बोलने पर मैं अपने घर से ज्यादा समय तक बाहर रह सकूं। यानी यहाँ पर सोयन ने अपने घर पर ये झूठ बोला था कि वो वेकेशन पर जा रहा है, जिससे वो अपने घर से दूर रहकर 10th फ्लोर को क्लियर कर सके। जिसके बाद सोयन हमें टावर ऑफ द ट्रायल्स के बैरियर के बारे में बताता है कि एक अवेकर के लिए टावर ऑफ द ट्रायल के चैलेंजेस 10th फ्लोर एक बैरियर की तरह होता है जिसे तुम्हें पार करना होगा। 10th फ्लोर की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तुम यहाँ पर ये कह सकते हो कि 11th और 12th फ्लोर 10th फ्लोर से काफी ज्यादा आसान होते हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी डिफिकल्टी लेवल को कम चुनते हैं, जिससे वो अपने चैलेंजेस को ज्यादा आसानी से पार कर सके। और इसकी वजह से जैसे जैसे वो टावर ऑफ द ट्रायल्स के ऊपर पहुंचते जाते हैं, उनके फ्लोर धीरे धीरे कर बहुत ज्यादा मुश्किल होते जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा मेरे साथ ना हो, इसके लिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनना होगा। जिसके बाद सोयन हमें आगे बताता है कि आज से 1 साल बाद ये नियन में एक ग्रीन डंजन अपीयर होगा, जो कि मॉन्स्टर्स के लिए लार्ज स्केल में ब्रेक थ्रू होगा, और ये इंसानी के लिए पहला ऐसा खतरा होगा जिसकी वजह से इंसान को डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
है और फिर उसके 1 साल बाद फिर से डंजन खुलेंगे और दुनिया धीरे धीरे करके तबाह हो जाएगी और ऐसे ही पूरा फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाएगा और यही वो फ्यूचर है जिसे मैं चेंज करना चाहता हूं और मैं डेफिनेटली इसे चेंज कर रहूंगा। अब सोयन टावर द ट्रायल के 10th फ्लोर को क्लियर करने के लिए पहुंच चुका था। वहां पर एक पोर्टल होता है जिसके सामने भिखारी टाइप का आदमी बैठा हुआ था। वो सोयन को देखकर कहता है कि लगता है तुम 10th फ्लोर को क्लियर करने के लिए आए हो। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता था पर तुम वहां पर जाने से पहले मुझे कुछ दे सकते हो। असल में ये टावर द ट्रायल के 10th फ्लोर का गेट कीपर है। सोयन उसे कुछ पॉइंट्स देते हुए अपने मन में कहता है ज्यादातर लोग इसे भिखारी समझकर हर बार इग्नोर कर चले जाते हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि इस आदमी का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोयन यहाँ पर गेट कीपर को 5000 पॉइंट्स डोनेट कर देता है जो देखकर वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। ये देखकर वो गेट कीपर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोयन से बोलता है ज्यादातर लोग मुझे यहाँ पर इग्नोर कर चले जाते हैं पर तुम तो सच में मेरे जैसे भिखारी के लिए बहुत ज्यादा दयालु हो। तो सोयन उसे कहता है हाँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान हो। ये सुनकर गेट कीपर सोयन से इंप्रेस हो गया था और वो शुक्रिया करते हुए कहता है कि तुम्हारे शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सोयन उसे 10th फ्लोर की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है जो सुनकर गेट कीपर भी थोड़ा सा हैरान हो गया था क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसा है कि तुम एग्जाम देने के लिए हॉल में जाने वाले हो। उससे पहले टीचर से पूछो कि सर पेपर कैसा आया है, क्या आप मुझे आंसर बता सकते हैं। गेट कीपर भी उसकी बात सुनने के बाद कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हुए कहता है 10th फ्लोर की इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा वैल्यूएबल है पर मैं तुम्हें यहाँ से खाली जाने नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तुमसे बहुत कुछ लिया है। इसलिए मैं बस तुमसे यही बोलूंगा कि तुम विलेज चीफ से थोड़े से बचकर रहना। सोयन ये सुनने के बाद उसे कहता है ठीक है जिसके बाद सोयन वहां से जाने लगता है पर साथ ही वो अपने मन में कहता है यहाँ पर केवल मुझे छोटा सा हिंट मिला है पर गेट कीपर की इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती इसलिए ये मेरे लिए काफी है। जिसके बाद सोयन टेलीपोर्टेशन मशीन से अपने 10th फ्लोर के ट्रायल को देने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर सोयन एक माउंटेन के ऊपर टेलीपोर्ट हुआ था जहाँ पर उसे बताया जाता है कि आपका ट्रायल यहाँ से शुरू होता है और आपकी डिफिकल्टी 10 है। सोयन अपने सामने बहुत ज्यादा बड़े विलेज को देखता है जिसके बाद सिस्टम सोयन को आगे बताता है कि आपको यहाँ पर आपके ट्रायल की एम को क्लियर करना होगा और प्लीज यहाँ पर मत जाइएगा। यानी यहाँ पर सिस्टम ने भी सोयन के साथ छोड़ कर दी। उसे ये बताया नहीं कि आखिर तुम्हारे टावर द ट्रायल का 10th फ्लोर का ट्रायल क्या होने वाला है। सच में ये सिस्टम भी काफी ज्यादा छुपा रुस्तम है। अब सीन शिफ्ट होकर एक लड़की के ऊपर आ जाता है जो कि जंगल के अंदर से बेरीज को तोड़ रही थी और वो बेरीज को देखकर चमकती हुई आंखों के साथ कहती है कि सच में आज मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। मैंने सच में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इन बेरीज के साथ अपनी पूरी बास्केट को कभी भी भर पाऊंगी। सच में आज मेरा लक बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद उस बेरी को खाते हुए कहती है अगर यहाँ पर मेरे पास इतनी ज्यादा बेरीज है तो क्या मेरे यहाँ पर अकेले खाना ठीक होगा। पर जैसे उस बेरी को खा पाती उससे पहले जैसे उसकी नजर ऊपर पड़ती है तो ये देख उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि एक मॉन्स्टर जो पेड़ पर रहा करता है ये उसी का पेड़ है और ये सारे फल वही खाता है। इसलिए वो यहाँ पर एक लड़की को अपने फल चुराता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस लड़की से अपने फल लेते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो लड़की जोरों से चिल्लाने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए मॉन्स्टर से भागने लगती है। वो मॉन्स्टर लड़की का पीछा कर रहा था और सच में ये बहुत ज्यादा डरावना था। ये सच में बहुत ज्यादा बड़ी छिपकली की तरह है पर इसकी शक्ल देखने में काफी ज्यादा फनी है। वो लड़की अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए अपने गांव की तरफ भागती जा रही थी पर तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी पर तभी अचानक से सोयन वहां पर आ जाता है जो कि उस लड़की की जान बचा लेता है। पर वो लड़की ये देखकर थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि आखिर ये कौन है। सोयन उस लड़की से कहता है कि मुझे टाइट पकड़े रहना और फिर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए हवा में पहुंच जाता है जिसकी वजह से वो बड़ी से लेजर लोगों के अटैक नहीं कर पाती और सोयन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर अपनी तलवार को निकालते हुए उस लेजर के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसको मार देता है जिससे उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि आपने यहाँ पर ह्यूज सैलेमैंडर को हरा दिया है। सोयन उस लड़की की जान बचाने के बाद उसे पूछता है लड़की क्या तुम ठीक हो। पर वो लड़की जितना मॉन्स्टर को देखकर डरी नहीं थी वो सोयन की गोदी में रहकर उतना ज्यादा डर रही थी। सोयन उसे पूछता है लड़की क्या तुम ठीक हो। पर वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि सोयन उस विलेज में आकर उस लड़की को छोड़ देता है पर यहाँ पर वो लोग किसी किडनैपर की तरह देख रहे थे जिसकी वजह से सोयन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर वो उन लोगों से कहता है मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ पर फिर भी वो लोग सोयन के चेहरे पर गेट लगा लेते हैं। पर सोयन उन लोगों से कहने की कोशिश करता है मैं केवल एक आउटसाइडर हूँ जो कि यहाँ से घूम रहा था पर मैंने लड़की को देखा इसलिए मैंने उसकी जान बचा ली। और छोटी सी बच्ची की मां सोयन को देखकर काफी डरी हुई थी और वो गेट के पीछे से ही कहती है भले ही तुम मुझसे ये सब कह रहे हो पर मैं अच्छे से जानती हूँ क्या तुम्हारे मोटिव्स क्या थे। पर अगर तुम मेरे बच्चे को अगर हॉस्टेज के तौर पर भी रख लेते तब इसका कोई भी मतलब नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इस गांव के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम चुरा सको। इसलिए प्लीज जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ। उनकी सारी की सारी बातें सोयन के सीधे जाकर दिल में लगती है और सोयन को देखकर कहता है क्या आखिर मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। सच में बेचारे सोयन की तो किस्मत ही खराब है। वो फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा पर जैसा आपने सोचा है मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। पर अंदर से कोई भी रिप्लाई जवाब नहीं आता इसलिए वो अपने मन में सोचता है क्या मैं सच में लोगों को किसी किडनैपर की तरह लगता हूँ। सच में ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। फिर वो वहां से जाने लगता है पर साथ ही अपने मन में कहता है मैंने तो यहाँ पर कुछ भी गलत काम नहीं किया पर आखिर यहाँ के लोग मुझसे इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। और वो छोटी सी लड़की सोयन को वहां से जाता हुआ देख रही थी कि सोयन अब गांव से बाहर जा रहा है। सच में बेचारे सोयन की किस्मत तो काफी ज्यादा खराब है। उसके साथ तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि जैसे खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा बाराना। जिसके बाद सिस्टम सोयन को आगे बताता है कि जिस अनफेमिलियर विलेज के अंदर तुम आए हो वो काफी ज्यादा बड़े खतरे में है इसलिए यहाँ पर तुम्हें इस गांव को खतरे से बचाना और खुद को भी सर्वाइव करना है। और सोयन गांव से बाहर निकलते हुए गांव को देखकर अपने मन में सोचता है पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ का एटमॉस्फेयर है क्योंकि यहाँ पर जितने भी विलेजर्स है वो मुझे अजीब निगाह से देख रहे हैं। ये तो सच में मेरे प्रीवियस फ्लोर से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे मैंने सोचा था कि 10th फ्लोर काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है पर यहाँ पर मुझे गांव को और खुद को भी बचाना है। मैं इस चीज से पूरी तरह से श्योर हूं कि इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा होगा। पर आखिर विलेज के अंदर आखिर मैं यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन कहां से ले सकता हूँ। इस विलेज के सभी लोग सोयन को किसी भूत की तरह देख रहे थे और सभी की नजर सोयन के ऊपर टिकी हुई थी और सोयन भी सब अच्छे से देख पा रहा था कि सभी लोग सोयन को देख रहे हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा awkward हो रहा था। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है पर मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों से जरा सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर हमें ट्रायल के अंदर के लोगों के बारे में बताया जाता है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा लोग एनपीसी के नाम से जानते हैं इसलिए इन इंसानों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। इसलिए ये लोग रियल इंसानों को किसी अजीब तरीके से देखते हैं और उनके बारे में अच्छी तरीके से सोचते हैं। और सोयन वहीं पर घूमते हुए सब चीजों को देखने के बाद कहता है मुझे नहीं लगता कि ये सब प्रोग्राम का जरा सा भी हिस्सा है। यहाँ के विलेज का एक अलग एटीट्यूड है। ऐसा लगता है कि उन लोगों को बाहर के लोगों से जरा सा भी कोई मतलब नहीं है और यहाँ के एटमॉस्फेयर को फील करने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं। और इस विलेज की फीलिंग उस समय से बिल्कुल सिमिलर है जब ये सारी की सारी दुनिया अपने अंत के काफी ज्यादा करीब आ गई थी। इस गांव के किसी भी इंसान ने अभी तक इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोगों को आगे आने वाले किसी भी खतरे के बारे में जरा सा भी अंदाजा है। जिसके बाद सोयन एक पेड़ को देखकर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठते हुए कहता है मुझे यहाँ पर किसी से मिलने की जरूरत है जिससे मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं जिससे मैं अपने टास्क को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकूं। पर यहाँ पर आने के बाद मैंने चीटी तक को नहीं देखा तो मैं एक इंसान के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। पर तभी हमें वहाँ पर किसी के पैर दिखाते हैं और सोयन अपने सामने उस लड़की को देखकर काफी सरप्राइज था क्योंकि वही लड़की थी जिसकी सोयन ने थोड़ी देर पहले जान बचाई थी। वो लड़की पेड़ के पीछे छुपी हुई काफी डर रही थी तो सोयन उस लड़की को देखकर हेलो करते हुए कहता है तो वही हो जिससे मैं थोड़ी देर पहले मिला था। वो लड़की अपने हाथ में कुछ रखे हुए थी और वो जल्दी से सोयन के पास आती है और सोयन को जल्दी से वो बेरिस देकर फिर उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। तो सोयन भी उन बेरिस को देखकर काफी सरप्राइज था और वो लड़की ये देखकर काफी डर रही थी कि आखिर आगे क्या होने वाला है। वो सोयन का शुक्रिया करते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए बेरिस लेकर आई हूँ और तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोयन भी ये देखकर शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था पर फिर वो हंसते हुए उस लड़की से कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो। और साथ ही उसने अपने हाथ में डोरेमोन की पॉकेट को भी निकाल कर रखा हुआ था जिसके अंदर से उस लड़की के लिए बहुत सारा खाना निकाल कर देता है जो देखकर उस लड़की की लाट टपकने लगती है। अब वो लड़की सोयन के पास बैठकर एक ब्रेड खा रही थी जिसको खाने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा था। पर सोयन उस लड़की को इस तरीके से खाता हुआ देखकर थोड़ा सा awkward हो रहा था। पर साथ ही उस लड़की से पूछता है कि यहाँ पर विलेज के अंदर ज्यादा खाना नहीं है तो वो लड़की सोयन को बताती है कि हाँ क्योंकि यहाँ के सभी लोग एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कोल्ड बिहेव करते हैं और इसलिए उन लोगों को यही डर लगता है कि उनके पास जितना भी खाना है वो भी कुछ चुरा कर ना ले जाए। सोयन उसे कहता है लगता है विलेज काफी ज्यादा मुश्किल समय बता रहे हैं। तो लड़की सोयन को बताती है कि अभी तक हम लोग यहाँ पर इसी वजह से टिक पाए हैं क्योंकि हमारा विलेज चीफ हमारे साथ है, वो हमारा हीरो है। जिसका सोयन थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसे कहता है क्या हीरो। तो लड़की सोयन को आगे बताती है कि हाँ मेरे डैड यही कहते हैं और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि विलेज चीफ हमारे गांव की रक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं इसलिए हमें उनके ऊपर यकीन करने की जरूरत है और उनकी मदद करने की जरूरत है। तो ये सुनकर सोयन को समझ में आ जाता है कि आखिर गांव का बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। जिसके बाद वो लड़की सोयन से पूछती है कि आखिर आप हमारे गांव के अंदर क्यों आए हैं। तो सोयन यहाँ पर कहानी बनाते हुए उसे कहता है मैं बस यही सोच रहा था कि यहाँ पर विलेज चीफ को मेरी जरूरत हो सकती है और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा खाना है जो
मन को दे सकता हूँ और इसके अलावा इस गांव के अंदर आने वाले सभी मॉन्स्टर को भी मार सकता हूँ। तुमने देखा था ना कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल था। क्या पता अगर वो गांव के अंदर आ जाता तो वो गांव को पूरी तरह तबाह कर देता। पर ये सुनकर वो लड़की उसे कहती है पर ऐसा कभी भी नहीं होता। वो मॉन्स्टर हमारे गांव के अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि हमारे विलेज चीफ ने यहाँ पर कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से कोई भी मॉन्स्टर हमारे विलेज के अंदर नहीं आता। ये सुनते ही सोयन के कान खड़े हो जाते हैं और वो उस लड़की से बोलता है कि लड़की क्या तुम मुझे इसके बारे में और भी बता सकते हो। पर तभी विलेज हेड अपने साथी के साथ वहां पर आ जाता है जो कि सोयन को देखकर कहता है तो तुम वो आउटसाइडर हो जो कि हमारे गांव के अंदर अभी आया है। और साथ ही वो अपने को ग्रीट करते हुए सोयन से कहता है कि तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। पर सोयन उसे अपनी तीखी निगाहों के साथ देखते हुए कहता है तो अच्छा ये इंसान विलेज चीफ है। और ये देखते हुए उसे गेट कीपर की वो बात याद आती है कि तुम्हें विलेज चीफ से बचकर रहना होगा। जिसके बाद विलेज चीफ सोयन से कहता है मुझे इस चीज के लिए माफ करना पर हम लोग अभी मिले हैं और मैं तुमसे ये कह रहा हूं पर तुम इस गांव के लोगों को इस तरीके से खाना नहीं बांटना चाहिए क्योंकि ये हमारे गांव के लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और यहाँ पर तुमने ऐसा करने से पहले मेरी तरह से भी परमिशन नहीं ली। इसलिए क्या तुम तुम्हारा खाना अपने पास वापस ले सकते हो। ये सुनकर सोयन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो छोटी सी लड़की विलेज हेड को देखकर पसीना पसीना हो गई थी और उसके हाथ से वो ब्लेड का टुकड़ा भी गिर जाता है। सच में बेचारी छोटी सी लड़की की जान तो विलेज चीफ को देखने के बाद हलक में आ गई है। सोयन विलेज चीफ को देखकर उसे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाह रहा था। तो विलेज चीफ उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो सोयन उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं गांव के बाहर से जा रहा था पर अचानक से मैं इस गांव के अंदर आ गया और अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मैं कुछ दिन तक इस गांव के अंदर रहना चाहता हूं। ये सुनकर विलेज हेड के साथ वाला लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है। इसलिए विलेज हेड सोयन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना पर मेरे विलेज के लोग आउटसाइडर से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। ये सुनकर सोयन समझ जाता है कि काफी ज्यादा अलर्ट है और ये मुझे इस तरीके से गांव के अंदर नहीं रहने देने वाला। और साथ ही विलेज हेड उस छोटी सी लड़की को डराते हुए उसे कहता है बच्ची क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें बिना मेरी परमिशन के किसी से भी खाना लेकर नहीं खाना है। वो लड़की विलेज चीफ की आवाज सुनते ही कपकपाने लगती है और कपकपाते हुए उसे माफी मांग रही थी पर सोयन उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे हौसला देते हुए कहता है सब कुछ ठीक है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उस लड़की को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और फिर साथ ही सोयन विलेज हेड के सामने खड़े होते हुए उसे कहता है मैंने तो बस मेरा खाना इस लड़की के साथ शेयर किया था और वैसे भी मेरा विलेजर्स को कोई भी नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं है। और इसके अलावा सोयन को उस लड़की से बात करने की वजह से इतना तो पता चली गया था कि इस विलेज के अंदर खाने की बहुत ज्यादा कमी है इसलिए वो अपनी डोरेमोन की पॉकेट उस विलेज हेड के सामने डाल देता है। तो वो लड़का ये देखकर काफी हैरान हो गया था और सोयन उन लोगों से बोलता है मेरे पास तुम्हारी पूर्ति से भी ज्यादा खाना है जो कि मैं तुम लोगों को दे सकता हूं। और ये बैग विलेज हेड को देते हुए सोयन उसके साथ डील करने की कोशिश करते हुए कहता है अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हो तो मैं यहाँ पर मेरे खाने के अलावा तुम्हें और भी कई सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए बस तुम्हें मुझे यहाँ पर रुकने की परमिशन देनी होगी और अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं रुकने दोगे। पर सोयन की बात पूरी होती उससे पहले विलेज हेड उसे कहता है ठीक है तुम यहाँ पर रुक सकते हो। साथ ही विलेज हेड सोयन से आगे कहता है कि मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें एक ऐसे घर में लेकर जाता हूँ जहाँ पर कोई भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करेगा। फिर से सोयन के वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद का होता है जहाँ पर उसकी विलेज हेड की आवाज सुनने के बाद उसकी तरफ ध्यान जाता है। विलेज हेड कह रहा था कि मेरे परमात्मा हम छोटे से इंसानों के ऊपर दया करो। सोयन विलेज हेड को देख रहा था जहाँ पर सभी गांव के लोग उसे किसी भगवान की तरह पूज रहे थे और सोयन उसे देखते हुए कहता है तो सारे के सारे लोग यहाँ पर है। मैं विलेज चीफ के घर दिखाने के बाद बस यहाँ पर थोड़ा सा घूम रहा था पर मुझे तो ये सब देखने में किसी ड्रामा की तरह लग रहा है। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और किसी के भी दिल में जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। सभी लोग विलेज हेड को किसी भगवान की तरह पूछते हुए उसे कहते हैं ए मेरे देवता प्लीज इस खून को और हमारी दुआ को कबूल करो और हम सभी की गलतियों को बेवकूफी समझकर माफ कर दो। सोयन ये देखते हुए कहता है जरूर ये किसी तरीके की सेरेमनी होगी क्योंकि अब ये लोगों के ऊपर काफी ज्यादा मुश्किल समय है। ये एक नेचुरल सी बात है जब हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तो हम एक ऐसे इंसान के पास जाने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। ये सब देखने में बिल्कुल उसी समय की तरह है जब दुनिया धीरे धीरे करके खत्म होने लगी थी और सभी लोग किसी न किसी तरीके से पागल होते जा रहे थे। सभी लोग पूरी तरह से अंधे हो चुके थे और पूरी तरह से हार मानकर बस भगवान के भरोसे बैठ गए थे। पर सोयन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि सभी लोग कोशिश करने के बजाय बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जिसके बाद वो आगे कह रहा था उसके कंपैरिजन में ये तो कुछ नहीं है कम से कम ये लोग एक दूसरे को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। पर तभी अचानक से उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है जो देखकर उसका भी दिल दहल गया था क्योंकि विलेज हेड के हाथों में खंजर था और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हमारी भेंट को कबूल करो और हम लोगों को बख्श दो। और साथ ही हमें वहां पर एक आदमी दिखाते हैं जो वहीं पर खड़ा हुआ था और उसके पैर बहुत ज्यादा कपकपा रहे थे। और तभी अचानक से विलेज हेड उसकी रस्सी काट देता है जिससे जमीन के नीचे दरवाजा खुल गया था और वो आदमी उसके नीचे गिर जाता है और वो आदमी जोर की दहाड़ लगाता है जिसको सुनकर सोयन का दिल बैठ गया था। सोयन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और तभी वो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। सोयन अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए अपने को कंट्रोल करते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि लोगों में और लोगों में जरा सा भी अंतर है। मुझे लगता है कि ये सभी के सभी एक जैसे हैं। इनके साथ कुछ भी कर लो पर ये लोग कभी भी नहीं बदल सकते चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सोयन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था इसलिए वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है पर वहीं पर सभी लोग उस फैमिली को लेकर थोड़ा सा बुरा महसूस कर रहे थे क्योंकि वो उनकी जान पहचान वाला था पर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद वो लोग विलेज चीफ का शुक्रिया करते हुए कहते हैं ये सब विलेज चीफ की वजह से ही हो रहा है। अगर विलेज चीफ हमारे साथ नहीं होता तो शायद गॉड ऑफ अर्थ की ताकत हमारे विलेज की रक्षा नहीं करती और हमारा विलेज न जाने कब का तबाह हो गया होता। पर हमें 3 दिन बाद फिर से किसी इंसान को सेक्रीफाइस करना होगा। पर तब क्या होगा जब हम लोगों में से किसी की बारी आ जाएगी। वो लोग इस चीज को लेकर काफी चिंता में थे पर तभी उनका ध्यान सोयन के ऊपर जाता है जिसको देखकर वो लोग कहते हैं हम लोग अभी के लिए फिर से सेफ हो सकते हैं क्योंकि हमारे गांव के अंदर एक ऐसा इंसान भी है जो कि हम लोगों में से शामिल नहीं है। जो कहते हुए वो लोग सोयन को पीछे से देख रहे थे और उन लोगों की नजर बहुत ही ज्यादा क्रीपी और बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर विलेज हेड के ऑफिस का सीन होता है जहां पर विलेज हेड का साथी उसे बताता है कि सेरेमनी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। पर साथ ही वो उसे पूछता है कि आज से 3 दिन बाद की सेरेमनी के लिए आखिर हमारे पास कौन सा सेक्रीफाइस होने वाला है। ये सुनकर विलेज हेड उसे कहता है आखिर आउटसाइडर क्या कर रहा है। तो लड़का उसे कहता है कि वो ज्यादा कुछ भी नहीं करता वो बस ऐसे ही बाहर घूमता रहता है। पर वो विलेज हेड की बात समझ चुका था और वो उसे आगे कहता है अच्छा मैं समझ गया यानी आपने उसे अपने सेक्रीफाइस के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। तो विलेज हेड उसे कहता है भगवान ने उसे इसलिए भेजा है हम उसे एक ऐसा ड्रग दे देंगे जिससे वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएगा। जिसके बाद हमारी सेरेमनी को परफॉर्म कर उसे अंडरग्राउंड जगह में डाल देंगे। पर साथ ही वही क्रीपी सी हंसते हुए कहता है ये गांव धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एक छोटा सा सेक्रीफाइस बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अभी हमारी विलेजर को बचा सकते हैं। पर यहाँ पर हमें विलेज के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि असल में विलेज के नीचे एक बहुत ज्यादा बड़ा स्नेक मॉन्स्टर अपीयर हुआ था जो केवल इंसानों को ही खाता है। पर यहाँ पर मॉन्स्टर के होने से एक फायदा था कि दूसरे मॉन्स्टर्स इस गांव के ऊपर अटैक नहीं करते जिसकी वजह से ये गांव दूसरे छोटे मोटे मॉन्स्टर से काफी ज्यादा सेफ है। पर फिर भी सभी गांव के लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि उनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि कब कौन सा मॉन्स्टर यहाँ पर आकर उनका शिकार कर ले। तो विलेज चीफ होने के नाते मेरे पास केवल एक ही रास्ता था कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों के सेक्रीफाइस के बदले बाकी विलेजर्स को बचा सकूं। और मुझे यहाँ पर इस चीज का जरा सा रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैं एक हीरो हूँ और हीरो को इस तरीके के कदम उठाने पड़ते हैं। सच में ये विलेज एल्डर तो बहुत ज्यादा ब्रूटल और बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो सेरेमनी फिर से होने वाली थी और इस बार यहाँ पर लोगों ने सोयन को बेहोश कर उसे वहाँ पर लेकर आ गए थे क्योंकि इस बार की सेरेमनी में वो लोग सोयन को एज सेक्रीफाइस रखने वाले थे। सोयन पूरी तरह से बेहोश था और उसे कुछ भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और विलेज एल्डर सोयन की बलि देने से पहले उसे कहता है कि आउटसाइडर प्लीज मुझे माफ कर देना। जो कहते हुए वो उस रस्सी को काट देता है जिससे वो गेट खुल जाए। और साथ ही वो आगे कहता है ये समय केवल मेरे गांव की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। जो कहते हुए बेहोश सोयन अंडरग्राउंड नीचे गिर जाता है और विलेज एल्डर और उसके बाकी लोग उस ऊपर से देख रहे थे और धीरे करके सोयन नीचे गिर गया था। जिसके बाद हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाते हैं जब एक बहुत ज्यादा बड़ा स्नेक मॉन्स्टर था और उसके अंडे भी वहीं पर पड़े हुए थे। वो स्नेक मॉन्स्टर सोयन को अपने सामने पड़ा हुआ देखकर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने ही वाला था। पर तब स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है और हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर वहां पर क्या हुआ। पर फिर हमें थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि विलेज हेड वही अंडरग्राउंड टनल के अंदर घूम रहा था और वो उस मॉन्स्टर को यहाँ पर चेक करने के लिए आया हुआ था। और साथ ही वो कहता है कि हमारे आउटसाइडर को यहाँ पर फेंके हुए 1 दिन से भी ज्यादा हो चुका है। अब तक उस मॉन्स्टर ने उसको पूरी तरह डाइजेस्ट भी कर लिया होगा। इसलिए मुझे जाकर ये देखना चाहिए कि किसी और मॉन्स्टर ने साउथ से इन्वेट तो नहीं किया। पिछली बार मुझे अच्छे से याद है कि साउथ से कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ गए थे इसलिए मुझे साउथ में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को मरवाना होगा। जो कहते हुए विलेज एल्डर आगे बढ़ता जा रहा था पर जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो उसके भी
प्राण पकड़ उड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सोयन वहां पर खड़ा हुआ विलेज एल्डर को देखते हुए कहता है, विलेज एल्डर तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और हमें दिखाते हैं कि सोयन ने उस बड़े से जायंट स्नेक मॉन्स्टर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और उस बड़े से स्नेक का सिर सोयन के पैरों में पड़ा हुआ था और सोयन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और सोयन विलेज चीफ से पूछता है कि विलेज चीफ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? विलेज चीफ ये सीन देखकर बहुत बुरी तरीके से कपकपा रहा था और वो कपकपाते हुए कहता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है, पर आखिर ऐसी अनबिलीवेबल चीज कैसे हो सकती है? सोयन विलेज चीफ की बात सुनकर उसे कहता है क्या अनबिलीवेबल, जिसके बाद वो हंसते हुए उसे कहता है तुम तो ये चीज ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम ये चाहते ही नहीं थे कि मॉन्स्टर यहाँ पर मारा जाए। विलेज चीफ सोयन की बात सुनकर काफी हैरान था, पर साथ ही वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सब मैंने केवल इस गांव के लिए ही किया है, अगर ये स्नेक इस विलेज को अपनी टेरिटरी मार्क नहीं करेगा तो दूसरे मॉन्स्टर यहाँ पर आकर हमारे विलेज को पूरे से तबाह कर देंगे। सोयन उसकी बात सुनते हुए कहता है क्या गांव के लिए? तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने ये तुम्हारे खुद के लिए नहीं किया था? ये सुनकर विलेज हेड को सोयन की बात समझ में नहीं आती कि आखिर सोयन यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तो सोयन उसे डिटेल में बताते हुए कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ। इसका नाम प्रेडेटर फीडिंग स्नेक है, जो कि ज्यादातर समय बाहर रहकर खाता है और सोता है, पर ये उसका नेस्ट है जहाँ पर उसने अपनी टेरिटरी का मार्क लगाया हुआ है और इस नेस्ट के मार्क की वजह से बाकी जितने भी कमजोर मॉन्स्टर्स हैं उनकी इस टेरिटरी के अंदर आने की हिम्मत नहीं होती। और ये तो काफी ज्यादा आसान है और इस चीज को समझना और भी ज्यादा आसान है कि अगर तुम ये चाहते हो कि ये मॉन्स्टर इसको अपना नेस्ट बनाकर रखे, पर इसके लिए तुम्हें समय समय पर इसको खिलाना होगा। पर यहाँ पर एक खास बात तो ये है कि जो भी इसको खाना खिलाता है ये उसे अपने शिकार नहीं मानती। ये सुनकर विलेज हेड पूरी तरह से दंग हो गया था, क्योंकि उसका सारा का सारा प्लान सोयन को समझ में आ गया था। जिसके बाद सोयन वहां से जाते हुए उसे आगे कहता है ये तो केवल एक जंगली सा अनुमान है, पर तुम इस विशेषता के बारे में पहले से ही जानते थे और इसलिए तुम्हें एक हीरो बनना था और इसलिए विलेज के लोगों को इस मॉन्स्टर को खाने के लिए देते हुए तुम एक हीरो का रोल प्ले कर रहे थे। सोयन के मुंह से ये सब सुनने के बाद विलेज हेड पूरी तरह से पानी पानी हो चुका था, क्योंकि अब विलेज हेड का ये घिनौना राज सभी के सामने आने वाला था। और सोयन भी इस चीज को कंफर्म करते हुए उसे कहता है पर आज तुम्हारी ये करतूतें सभी लोगों के सामने आ जाएंगी और ये सब खत्म हो जाएगा। विलेज हेड अपनी बर्बादी का रोना रोते हुए वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर रोने लगता है। जिसके बाद हमें विलेज के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसने का सिर देखकर काफी हैरान थे और वो लोग इस चीज पर यकीन करते हुए कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो? क्या विलेज हेड अभी तक हम लोगों से झूठ बोल रहा था? ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में ये वही मॉन्स्टर है जो कि अभी तक उस अंडरग्राउंड सिटी में था? पर अभी तक तो उसने हम लोगों से ये कहकर रखा था कि ये सेरेमनी गॉड ऑफ अर्थ के लिए है। वो लोग इस चीज की वजह से और भी ज्यादा बड़े शौक में थे जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया था। एक लेडी जोर जोर से रोते हुए कहती है अगर ऐसा है तो मेरे पति का क्या हुआ जिसने विलेज चीफ के कहने पर अपने आप को सैक्रिफाइस के लिए ऑफर किया था? तो दूसरे लोग उसे समझाते हुए कहते हैं कि मुझे भी इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा कि आखिर इतनी ज्यादा टेरिबल चीज यहाँ पर कब से हो रही थी। सभी लोग इस चीज को लेकर काफी शर्मिंदा थे और वो लोग कहते हैं कि विलेज हेड ने अभी तक इस मॉन्स्टर को खिलाने के लिए हम लोगों से झूठ बोला था, पर ये बात भी सच है कि हमें दूसरे मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा खतरा है जो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। किसी भी विलेजर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी लोग विलेज चीफ की वजह से पूरी तरह से दिमाग से पैदल हो चुके थे। वो चिल्लाते हुए सोयन से बोलते हैं तुम बताओ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि तुमने इस स्नेक को मारा है। सोयन उन लोगों से कहता है ठीक है मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। ये सुनकर वो लोग काफी कंफ्यूज थे कि आखिर ये किस तरीके से मदद करने वाला है। तो सोयन उन लोगों को कुछ दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम लोगों को शो करना चाहता हूँ। सोयन के पास स्नेक के एग्स थे जिनको वो दिखाते हुए कहता है ये उस स्नेक मॉन्स्टर की एग है जिसको मैं इस केव के अंदर से लेकर आया हूँ। उन अंडों को देखकर सभी लोग रूह तक कांप चुके थे, पर सोयन उन लोगों को समझाते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, पर सबसे पहले मेरी बात सुनो। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि ये प्रेडेटर फीडिंग स्नेक है और इनके अंदर खास विशेषता होती है कि ये अपने फीडर को यानी जो कि इनको खाना खिलाता है उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए तुम इस चीज का फायदा उठाते हुए इन बेबी स्नेक्स को पाल सकते हो जिससे बाहर से कोई भी मॉन्स्टर आकर तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। पर सोयन की मुंह से बेबी स्नेक को पालने के बारे में सुनते ही उन लोगों की रूह पूरी तरह से कपकपाने लगती है और उन लोगों की शक्ल कसम से देखने लायक होती है। सोयन उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों में से केवल कुछ लोग होंगे जिनको मैं ये ऑफर करूंगा। जिसके बाद सोयन उन लोगों से आगे कहता है तो बताओ आखिर तुम लोगों में से कौन है जो कि इनको मॉन्स्टर खिलाने के लिए तैयार है। सभी लोग मॉन्स्टर की बात सुनकर और भी घबरा गए थे। तो सोयन उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों को मॉन्स्टर्स को मार कर स्नेक को खिलाना होगा, तो बताओ आखिर तुम लोगों में से कौन है जो कि मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तैयार है। पर अभी के लिए तो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं, पर मैं एक आउटसाइडर हूं जो कि इस गांव को जल्दी छोड़कर चला जाएगा, इसलिए मेरे इस गांव से चले जाने के बाद तुम लोगों को तुम्हारा ख्याल खुद से ही रखना होगा। ये सुनकर एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि इस तरीके की बकवास करना बंद करो। हम लोगों ने हमारी सारी जिंदगी में केवल फार्मिंग टूल्स को ही देखा है और पूरी जिंदगी हम लोग एक फार्मर की तरह ही रहे हैं, तो आखिर तुम हमसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि हम किसी मॉन्स्टर को पकड़ सकते हैं। ये सुनकर सोयन उन लोगों से आगे कहता है कि ये गांव तुम्हारा नहीं है, अगर तुम लोग इसकी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा। मुझे पता है कि ये कहने जितना आसान नहीं है, पर अगर तुम इस चीज के लिए हार मानना चाहते हो तो तुम हार मान सकते हो, और अगर तुम चाहो तो पहले की तरह हार मानकर सभी चीज भूल जाओ और पहले की तरह अपने गांव के सभी लोगों को धीरे धीरे करके मॉन्स्टर को खिलाते रहो। ये सुनकर सभी विलेजर्स फिर से घबरा जाते हैं, जिनको देखकर सोयन अपने मन में कहता है अपने आप की रक्षा करने की खुद की जिम्मेदारी किसी के अंदर भी नहीं है। सभी लोग यही चाहते हैं कि दूसरा आकर उनकी रक्षा करे और एक हीरो बनकर उनके सामने सिंबल की तरह खड़ा हो जाए, पर अगर किसी और की हिम्मत के साथ किसी ऐसे कमजोर हीरो को खड़ा कर दिया जाए जो केवल किसी और को धक्का देकर अपने आप को आगे बढ़ाने में कामयाब होता है, तो उसके आगे खड़े होने से केवल तबाही आती है और कुछ नहीं। पर साथ ही वो सभी विलेजर्स को देखते हुए कहता है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर लोगों से गलत ही उम्मीद लगाए हुए हूँ, जो लोग पहले से उम्मीद हार चुके हैं मैं उन लोगों से उम्मीद कैसे कर सकता हूँ। इसलिए सोयन कहता है कि ये बहुत ज्यादा है, मुझे यहाँ पर कोई और रास्ता निकालना होगा जिससे मैं सब चीजों से बाहर निकल सकूं। पर तभी सोयन के कानों में एक आवाज आती है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। सोयन ये सुनकर काफी हैरान था और वो वहाँ पर देखता है कि असल में ये वही लड़की थी जिससे वो पहले मिला था। सोयन उसको देखकर कहता है तुम तो वही किड हो जो मुझसे पहले मिली थी। वो लड़की अपनी पूरी हिम्मत लगाते हुए सोयन के सामने आती है, पर वो सोयन से बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिर मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकती हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ जिससे मैं अपने लोगों की रक्षा कर सकूं। ये सुनकर सोयन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है सच में तुम एक बहुत ज्यादा कमाल की लड़की हो। और साथ ही वो से बताता है कि अगर तुम्हारे विलेज के सभी लोग एक साथ मिल जाए और अपनी ताकतें मिला दे तो मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम्हारा गांव पूरी तरह से बच जाएगा। ये सुनकर वो लड़की तो खुश होते हुए कहती है कि सच में अगर ऐसा है तो मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ। पर अब उन दोनों के पीछे दिखाते कि सभी विलेजर्स मॉन्स्टर के बारे में सोच कर काफी डर रहे थे और वो लड़की जिस तरीके से उम्मीदों के साथ उन लोगों को देख रही थी उन लोगों के लिए मना करना उतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। सोयन भी उन लोगों को हिम्मत देते हुए कहता है अगर एक लड़की तुम्हारे गांव को बचाने के लिए आगे आ सकती है तो आखिर तुम लोग क्यों नहीं। और ये देखकर भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आगे आते हुए कहता है कि मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, ये तो किसी बेवकूफ की तरह मर जाने से काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं एक बार कोशिश कर मरूं। अब एक एक करके सभी के अंदर हिम्मत जागने लगते हैं और सभी लोग आगे बढ़कर हाँ करने लगते हैं। सभी लोग इस चीज की कोशिश करने के लिए तैयार थे जो देखकर सोयन भी काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी सोयन के सामने वही लड़का आ जाता है जो कि विलेज एल्डर के हमेशा साथ रहा करता था। वो सोयन के सामने झुकते हुए कहता है कि हमारे विलेजर्स काफी ज्यादा कमजोर है और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और हम लोग इस चीज से काफी ज्यादा थक भी चुके हैं कि एक अकेला हमारे लिए कब तक करेगा। तुमने हमारे लिए वैसे भी बहुत कुछ कर दिया है, पर मैं फिर भी तुमसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता हूँ क्या तुम यहाँ पर कुछ समय और रोककर हमें ये बता सकते हो कि आखिर किस तरीके से लड़ा जाता है। उस लड़के के ये बोलते ही सोयन के सामने एक पॉपअप खुलता है और सिस्टम उसे बताता है कि विलेजर्स के अंदर विल पावर 60% तक इंक्रीज हो चुकी है। ये देखकर सोयन भी खुश होते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना है। इसलिए वो सभी लोगों से कहता है कि चलो अब इसके लिए तैयार हो जाते हैं। पर वही हमें विलेज एल्डर को दिखाते हैं कि जो उस केव के अंदर और भी गहराई के अंदर जाता जा रहा था, पर साथ ही वो अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि वो कमीना एरोगेंट आउटसाइडर उसने मेरा सारा का सारा प्लान खराब कर दिया। आखिर उसकी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई। अब मैं उसे बताऊंगा कि आखिर मेरी बेइज्जती करने का उसे परिणाम क्या मिलेगा। और हमें विलेज एल्डर के सामने किसी पक्षी को दिखाते हैं जो कि बड़ी गहरी नींद में सो रहा था, पर जैसे विलेज एल्डर वहां पर आता है तो वो अपनी आंखें खोल लेता है और विलेज एल्डर उसको देखकर क्रीपी सी हंसते हुए कहता है अब मैं तुम लोगों को ये दिखाऊंगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। मैं सभी लोगों को यहाँ से पूरी तरह से खत्म कर। जिसके बाद अब हमें गांव के बाहर जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी गांव के लोग मॉन्स्टर्स को पकड़ना सीख रहे थे और वही मॉन्स्टर को पकड़ते हुए कहते हैं अब मैं चीज को समझ गया, अगर हम उन मॉन्स्टर्स को अंडरग्राउंड केव के अंदर रख देंगे और सभी विलेजर्स मिलकर उनको खाना खिलाएंगे तो कोई और दूसरा मॉन्स्टर उनको नहीं खाएगा, जिससे वो लोग हमारी रक्षा कर सकते हैं।
हैं और वहीं वो अपने सामने सोयन को बहुत ज्यादा बड़े सेंटीपीड से लड़ता हुआ देख रहे थे, जिसको देखकर वो चिल्लाते हैं और साथ ही वापस में बातें करते हुए कहते हैं कि आउटसाइडर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो बहुत बड़ा सेंटीपीड मॉन्स्टर सोयन को देखकर जोर से दहाड़ लगाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर सोयन अपनी स्पीड के साथ उसके अटैक करने से पहले उसे बच जाता है। पर वो मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से सोयन को उससे लड़ने में काफी दिक्कत आ रही थी, पर फिर भी वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उससे लड़ता है और अपनी लीफ स्किल का इस्तेमाल करते हुए सेंटीपीड को बीच में से चीर देता है। अब सोयन के मॉन्स्टर को मार देने के बाद वो दोनों सोयन को आवाज देते हुए कहते हैं आउटसाइडर, सूरज जल्दी ढलने वाला है, इसलिए अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सोयन उनकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है, तुम लोग आगे जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को पूरी तरह खत्म करने के बाद आता हूं। पर फिर सोयन के पास एक पॉपअप आता है जहां पर उसे बताया गया था कि आपके टावर द ट्वेल्व का 10th फ्लोर 90% तक कंप्लीट हो गया है। ये देखकर सोयन कहता है कि बेबी स्नेक्स काफी बड़े हो गए हैं, पर फिर भी न जाने क्यों मेरा ट्रायल अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अचानक से विलेज चीफ के गायब हो जाने की वजह से हुआ है। मैं तो ये सोच रहा था कि अब तक मेरा ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा और मेरी स्टेज भी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, पर अब न जाने मुझे यहाँ पर रहकर क्या करना होगा। सोयन इसी के बारे में सोच रहा था, पर तभी अचानक से पूरी जमीन हिलने लगती है और वो बहुत जोर से हिल रही थी, जिसकी वजह से सोयन कंफ्यूज था और उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई अर्थक्वेक आ रहा है। पर तभी अचानक से सोयन के साइड में से शुश करते हुए जमीन को फोड़ते हुए कोई ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से सोयन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और ये वही बर्ड था जिसे कुछ समय पहले विलेज एल्डर ने जगाया था। सोयन इसको देखकर काफी हैरान था और वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पर केवल ऐसा ही प्रेडेटर है जो कि सांपों को भी खा सकता है, जो कि डिवाइन बर्ड ऑफ द ब्लू फायर है। वो जायंट बर्ड ब्लू फायर के अंदर जल रहा था और वो उसके चिल्लाने पर सोयन उसको देखते हुए कहता है तो क्या यही वजह थी जिसकी वजह से मेरा ट्रायल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और उस डिवाइन बर्ड के बाहर जाने के साथ विलेज चीफ भी बाहर आ गया था और वो हंसते हुए उसको देखकर कहता है जरा इसको देखो, ये कितना ज्यादा कमाल और शानदार है। ऐसी किसी चीज के साथ सभी विलेजर्स फिर से मुझे किसी हीरो की तरह ट्रीट करेंगे और मैं इस विलेज का विलेज चीफ हूं, तो मैं इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूं। ये सब सोचते हुए विलेज चीफ काफी ज्यादा खुश हो रहा था, पर तभी वो डिवाइन बर्ड उसे देख लेता है तो विलेज चीफ उसे आवाज देते हुए कहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आओ और मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा ओनर यानी तुम्हारा मास्टर हूं। और उसकी बात पूरी हो पाती है उससे पहले डिवाइन बर्ड अपनी ब्लू फायर के साथ उसको आग में जला देता है, जिसकी वजह से विलेज चीफ के प्राण पकड़े उड़ जाते हैं। पर साथ ही वो मरते हुए कहता है कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। पर उस डिवाइन बर्ड के इतने छोटे से अटैक की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल वेव जनरेट होती है, जिसको फील करते हुए सोयन कहता है कि आखिर ये किस तरीके की डिस्ट्रक्टिव पावर है। वो डिवाइन बर्ड विलेज की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था और वो कहता है ये डिवाइन बर्ड तो विलेज की तरफ बढ़ रहा है, मुझे इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। इसलिए सोयन अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी विलेजर्स को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर की तरफ भागने लगता है और उस डिवाइन बर्ड का पीछा करते हुए कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। सोयन अपनी फुल स्पीड के साथ आगे भागते हुए जंप करके उस डिवाइन बर्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपने स्किल लीफ का इस्तेमाल कर उस बर्ड के पास पहुंच जाता है। फिर वो अपनी तलवार को निकालकर उसको स्विंग करते हुए डिवाइन बर्ड के ऊपर अटैक तो कर देता है, पर वो डिवाइन बर्ड सोयन को देखकर थोड़ा ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से सोयन का अटैक यहाँ पर फेल हो गया था। वो ये देखकर काफी सरप्राइज था और वो कहता है कि मैं अपनी लीफ स्किल के साथ भी इस तक नहीं पहुंच सकता, ये बहुत ज्यादा ऊपर है। पर अब सोयन डिवाइन बर्ड की आंखों में आ गया था, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सोयन काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो डिवाइन बर्ड अपने पंजों के साथ सोयन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सोयन काफी घायल हो गया था। और जिस तरीके से सोयन जमीन पर गिर रहा था इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं मरना गया हो, पर अभी भी सोयन की नजर डिवाइन बर्ड के ऊपर लगी हुई थी और वो उसको देखकर कहता है कि नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मैंने सभी विलेजर्स को एक साथ इकट्ठा किया था और अब अचानक से ये डिवाइन बर्ड यहाँ पर आकर सबको मार देगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सोयन इस चीज से बचने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन फिर से लोग आ जाता है जो कि विलेज की तरफ बढ़ रहे थे और डिवाइन बर्ड और सोयन की लड़ाई की आवाज सुनकर लोगों को ऐसा लगता है कि सोयन अभी भी किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा है। इसलिए वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं उस लड़के को यहाँ पर आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और बिना सोए बहुत दिनों से लड़ रहा है, सच में वो तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से वो लोग काफी हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे और हमें दिखाते हैं कि सोयन ने अपनी रस्सी की मदद से अपने को बचा लिया था, जिसके बाद फिर से उस डिवाइन बर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है। और साथ ही वो लोग रास्ते में और भी कई सारी बातें करते हैं, पर तभी उन लोगों के ऊपर छाया हो गई थी। वो दोनों विलेजर्स अपने ऊपर की तरफ देखते हैं क्योंकि उनके ऊपर एकदम से छाया हो गई थी, तो वो अपने सामने डिवाइन बर्ड को देखकर काफी सरप्राइज थे और वो उसको देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या बला है। वो डिवाइन बर्ड उन दोनों को देखकर अपने मुंह में अपनी फायर को रिलीज करने वाली थी, जिससे वो दोनों को मार सके, और उसके ऐसा करने से पहले सोयन अपनी तलवार को उसके मुंह की तरफ फेंक देता है, जिससे उसने अपनी रस्सी को बांध दिया था, जिसकी वजह से डिवाइन बर्ड का मुंह बंद जाता है और वो लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। और साथ ही उस डिवाइन बर्ड की तरफ पहुंचते हुए उसे कहता है अगर मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता तो मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे तुम मेरे पास पहुंच जाओ। जो कहते हैं सोयन डिवाइन बर्ड के ऊपर पहुंच चुका था, जिसको देखकर वो कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया और अब मैं यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटीज को ले लूंगा। जो कहकर सोयन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को इस्तेमाल करता है, जिससे डिवाइन बर्ड की सभी फ्लेम्स सोयन के अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से डिवाइन बर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस रस्सी को जला देती है, जिससे सोयन उसके पास एब्जॉर्ब कर रहा था। पर तभी अचानक से सीन शिफ्ट होकर सोयन की मां के ऊपर आ जाता है, जहां पर वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और वो उसको सोयन के बारे में बताती है कि सोयन बिल्कुल ठीक है और उसने कहा था कि वो फाइनल एग्जाम के बाद कुछ समय के लिए वेकेशन चाहता है, इसलिए वो कुछ समय के लिए कंट्री साइड पर घूमने के लिए गया हुआ है। पर मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं होती और मुझे पता रहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका है और कभी कभी तो मुझे उसके साथ ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो कोई और इंसान हो। जिसके बाद फिर से हमारा हीरो सोयन के ऊपर आ जाता है जो कि डिवाइन बर्ड से लड़ रहा था और अभी वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर फायर लगी हुई थी। वो डिवाइन बर्ड भी ये देखकर काफी शॉक था और सोयन भी ये देखकर कहता है कि बिल्कुल इस टेक्निक की भी एक लिमिट है कि मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को कितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकता हूं, पर मुझे ये देखकर जरा सा भी नहीं लगता कि मैं अपने इस लेवल के साथ इस मॉन्स्टर को जरा सा भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। अब सोयन की रस्सी पूरी तरह से जल चुकी थी, जिसकी वजह से वो आग में लपटा हुआ जमीन पर गिर रहा था। ये देखकर वो काफी चिंता में अपनी तलवार को पकड़ते हुए चिल्लाता है और कहता है कि सच में ये आग बहुत ही ज्यादा गर्म है। और साथ ही वो कहता है कि मैं इस तरीके से नहीं मर सकता क्योंकि मुझे इस विलेज को खतरे से बचाना और खुद को भी सवार रखना है। और तभी सोयन को पेंडेंट के बारे में ख्याल आता है जो कि किसी भी घाव को 5 बार ठीक कर सकती है, जिसके बारे में ध्यान आते हैं सोयन अपने आप से कहता है कि सोयन तुम्हें फोकस रहने की जरूरत है, अभी तुम्हारे पास एक और मौका है कि तुम अभी भी लड़ सकते हो। जो कहते हुए सोयन अपने पेंडेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी बॉडी के ऊपर के सभी घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अचानक से वो फिर से डिवाइन बर्ड के ऊपर आ जाता है, जो देखकर वो डिवाइन बर्ड भी काफी सरप्राइज था, जिसके ऊपर वो अपनी तलवार को धसाते हुए कहता है कि बस अब जल्दी से मारे जाओ। जो कहते हुए सोयन अपनी पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है और हमें दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर एक गांव के अंदर गिरा था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है और वहां पर मॉन्स्टर के सोयन के गिरने की वजह से बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और इस तरीके से वहां पर गिरने की वजह से सोयन बेहोश हो चुका था। पर जब सोयन को होश आता है तो वो छोटी सी लड़की सोयन को देखकर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम उठ गए, और उसकी आवाज सुनकर सोयन का भी डर जाता है और वो भी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं कहां हूं। पर जैसे ही वो अपने आप को संभालता है तो वो अपने आसपास कई सारे लोगों को देखता है जो कि सोयन को फिर से होश में आता हुआ देखकर कहते हैं कि सच में अब तो मुझे काफी ज्यादा शांति मिली। वो लोग सोयन से कहते हैं कि मुझे इस चीज की काफी ज्यादा खुशी है कि आखिरकार तुम फिर से होश में आ ही गए। ये सुनकर सोयन कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब था। तो वो लड़की रोते हुए सोयन को बताती है हमने तो ये सोचा था कि तुम मर गए क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी आग में जल चुकी थी। जिसके बाद वही दो लोग सोयन के पास आकर उसे बताते हैं वो मॉन्स्टर बर्ड पूरी तरह से मर चुका है, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हम लोगों ने डिवाइन बर्ड की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी समय तक खाने की दिक्कत भी नहीं आएगी और ये सब केवल तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। जिसके बाद वो लोग सोयन से आगे कहते हैं मुझे तभी भी तुम्हें देखकर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक बहुत ज्यादा बड़े जलते हुए मॉन्स्टर से लड़ने के बाद ही सर्वाइव कर गए। केवल तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्क्रैच की वजह से थोड़ी बहुत खरोंच आई है और उसके अलावा मैंने चेक किया था कि तुम्हारे ऊपर कोई इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई है। इसलिए वो लोग चमकती हुई आंखों के साथ सोयन से कहते हैं सच में ये सब काफी है कि हम लोग तुमसे हीरो बोले। पर सोयन ये सुनकर घबराते हुए कहता है मैं केवल थोड़ा सा लगी था जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर थोड़ा सा मसल पेन है, बाकी मैं पूरी तरह ठीक हूं। वो लड़की अचानक से आकर सोयन की गले लग जाती है। ये देखकर सोयन काफी हैरान था, पर तभी सोयन के पास नोटिफिकेशन आना चालू हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके टावर द 12 का 10th फ्लोर का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से उसे कई सारे रिवॉर्ड्स और अचीवमेंट पॉइंट्स मिले हैं। सोयन ये देखकर एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है यानी मेरा टावर द 12 का 10th फ्लोर खत्म हो गया, यानी अब इनके विलेज के ऊपर जरा सा भी खतरा नहीं है, यानी अब सभी विलेजर्स आराम से और बिना किसी खतरे के यहाँ पर रह सकते हैं। पर वहीं सोयन फिर से फर्स्ट रैंक पर आ गया था, जिसकी वजह से वो परेशान होते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये रैंक मुझे काफी ज्यादा परेशान करने लगी है, पर साथ ही मैं चीज के लिए काफी ज्यादा खुश भी हूँ कि मैंने यहाँ पर सर्वाइव कर लिया। पर तभी गांव के कई सारे लोग सोयन को घेरते हुए उसे कहते हैं हम लोग इस चीज के लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि तुम हमारे सेवियर हो।
हो, हम इसके बारे में कभी भी नहीं भूलेंगे और हमारे विलेज का हर एक इंसान अपने दिल से तुम्हारा शुक्रिया करता है। सोयन ये सुनकर काफी कंफ्यूज था और वो लोगों से कहता है क्या सेवियर, जिसके बाद शिफ्ट होकर कुछ दिनों बाद का होता है जब सोयन पूरे से तैयार हो चुका था और अब उसके वापस अपने घर जाने का समय आ गया था। पोर्टल खुलते ही सोयन वहां से बाहर निकलकर अपने घर के लिए निकल जाता है, पर उसके वहां से जाने से पहले सोयन को पीछे से आवाज आती है कि तुम यहाँ से जा रहे हो। ये देखकर सोयन कहता है कि मैं पकड़ा गया। वो लड़की सोयन के पास भागते हुए आकर उसे कहती है क्या तुम हम लोगों को बिना बताए यहाँ से जा रहे हो और आगे तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो, और ऐसे ही वो कई सारे सवाल करती है कि फिर से तुम दूसरे गांव को बचाने के लिए जा रहे हो। तो सोयन उसे कहता है कि हाँ तुम ऐसा ही कुछ कह सकती हो। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर साथ ही वो इस्तेमाल करते हुए सोयन को एक पोटली देती है। इस बैग के अंदर कुछ फल है जो कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, इसलिए प्लीज इनको यहाँ से खा लेना। और साथ ही वो लड़की अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम मिली है, तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, अब अलविदा, तुम अपना ख्याल रखना। अब सोयन भी मिली से अलविदा लेते हुए कहता है कि ठीक है हम लोग फिर मिलेंगे। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होकर कार के ऊपर आ जाता है जहां पर सियान और हागजुन कहीं पर जा रहे थे, जहां पर हागजुन अपनी यादों में खोया हुआ था। पर सियान उसको आवाज देता है और उसे पूछता है क्या तुम नर्वस हो। ये सुनकर हागजुन थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो उसे कहता है क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये देखकर सियान भी हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल, सभी रूकीज में टॉपर होने वाला हागजुन ऐसे नर्वस कैसे हो सकता है। और साथ ही वो उसे कहता है कि अब तक तुम 15 फ्लोर तक क्लाइम कर चुके हो, यानी अब तक तुम एक बी रैंक के अवेकर बन चुके होगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ट्राई करो तो तुम ए रैंक के हंटर भी बन सकते हो। पर हागजुन तो सियान की सारी बातें सुनने के बाद भी अपना में खोया हुआ था और वो काफी ज्यादा सीरियस था। ये देखकर हागजुन उसे कहता है अगर हम लोग यहाँ पर रूकीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो लड़का जिसका नाम सियोन है वो भी जल्दी अपनी रैंक को क्लियर करने के लिए आएगा। ये सुनकर हागजुन हैरान होते हुए कहता है आखिर तुम इसके बारे में कैसे पता। ये सुनकर सियोन उसे बताता है कि मैंने पता किया है कि उसने अभी अभी अपने 10th फ्लोर को क्लियर किया है, इसकी वजह से मेरी गट फीलिंग है कि वो जल्दी यहाँ पर शो होने वाला है। ये सुनकर हागजुन अपने मन में कहता है यानी ये सियोन के ऊपर नजर बनाए हुए है कि कब वो अपने फ्लोर्स को क्लियर करता है। और साथ ही वो आगे कहता है कि सियोन की आंखों में आ गया है, इसलिए मुझे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और सियोन उससे आगे कहता है कि मैं बस तुमसे ऐसे ही कह रहा हूँ, पर अगर एग्जामिनेशन हॉल में कहीं तुम्हें वो सियोन मिल जाता है तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम कैसे भी कर उसे अपनी गिल्ड के अंदर लेकर आओ। और तुम्हें ये पता है कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, और अगर यहाँ पर सियोन मेरा बैकअप बन जाता है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर हागजुन काफी हैरान था और वो समझ चुका था कि सियोन बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाला है। जिसके बाद हमें अवेकर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सभी अवेकर अपनी रैंक को चेक करने के लिए आते हैं। वहाँ पर कई सारे अवेकर के साथ हागजुन पहुंच चुका था जहाँ पर वो सियोन की बातें याद कर रहा था, जहाँ पर उसने उसे कहा था जैसे ही तुम एग्जामिनेशन को क्लियर कर दे तो मैं अब इसके ऊपर चढ़ने के लिए तुम्हारे सारे इंतजाम कर दूंगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से तुम्हारे रैंक एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद दौड़ते हुए ऑफिस में आना होगा। और अगर तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा और कोई ख्याल आ रहा है तो इस चीज के बारे में याद रखना कि तुम्हारी वजह से किसको दर्द होने वाला है। ये सब सोचकर हागजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर सियोन को वो गुस्सा नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे कहता है ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है जहाँ पर हागजुन बिल्डिंग के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है हागजुन तुम सच में काफी ज्यादा कमजोर हो। ये कहते हुए हागजुन उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा था पर हमें उसके पीछे दिखाते कि सोयन भी वहां पर आ चुका था जो कि अपनी रैंक को चेक करने के लिए यहाँ पर आया था। और सोयन टाइम देखते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है कि मैं सही समय पर आ गया, मेरे रैंक एग्जाम को दिए हुए मुझे काफी लंबा समय हो गया है। जिसके बाद हमें अवेकर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर सभी अवेकर्स की रैंक को एग्जाम करती है, जो कि किसी भी गिल्ड से बिलोंग नहीं करते और जो कि बाहर से आते हैं। उन सभी अवेकर्स को अवेकर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी संभालती है। यहाँ पर सभी अवेकर्स रेगुलर आते रहते हैं क्योंकि अगर लोगों को डंजन के अंदर जाना है तो उन्हें एक ए रैंक अथॉरिटी लेनी होगी। अगर उनके पास एक ए रैंक अथॉरिटी है तो वो डंजन के अंदर जाकर वहां से पैसे भी कमा सकते हैं। और सोयन भी यहाँ पर इसलिए आया है जिससे वो डंजन के अंदर जाकर बहुत सारा पैसा कमा सके, जिससे उसके पास फाइनेंशियल बैकअप हो जाए, जिससे उसकी मां ज्यादा परेशान ना हो और वो अपनी मां की हेल्प कर सके। सोयन एसोसिएशन के अंदर जाने के बाद एग्जाम हॉल के अंदर आ जाता है जहाँ पर और भी कई सारे अवेकर्स बैठे हुए थे। जिसके बाद सोयन हमें आगे बताता है कि जितने भी अवेकर्स यहाँ पर आकर अपने रैंक एग्जाम को क्लियर करते हैं वो सभी जल्दी एक एक्टिव अवेकर बन जाते हैं। और अगर तुम्हारे पास दोनों चीजें यानी बहुत ज्यादा कमाल की फिजिक्स और बहुत ज्यादा यूनिक स्किल वो भी एक ही समय पर हो तो तुम्हारे पोटेंशियल को और तुम्हारी ग्रोथ को काफी ज्यादा अच्छे अवेकर के तौर पर गिना जाता है। और इसलिए इस एग्जाम को चेक करने के लिए यहाँ पर कई सारे गिल्ड आए हुए होते हैं जो कि तुम्हें एस्कॉर्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें तुम्हारी फिजिक्स पसंद आती है तो जल्दी तुम्हें एस्कॉर्ट कर लेते हैं। और इन गिल्ड के यहाँ पर आने का एक ही मकसद होता है कि यहाँ से उनको पोटेंशियल वाला अवेकर मिल जाए। सो इन गिल्ड के लोगों को देखते हुए कहता है कि लगता है मेरे ऊपर कोई चील की निगाह लगा के बैठा है। जिसके बाद स्टाफ सोयन को आगे बताता है जब सारी प्रिपरेशन डन हो जाएंगी तो हम आपका नाम लेकर आपको आगे बुलाएंगे। पर तभी वो लोग किसी की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मजाक कर रहे हो, अगर तुम लोग तुम्हारा काम ढंग से क्यों नहीं करते, जरा गौर से देखो मेरा माना लेवल 3 पर है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि मैं सी रैंक के अवेकर से मिला था जिसकी लेवल 3 थी, तो आगे तुमने मुझे डी रैंक क्यों दिया है। डरा हुआ एग्जामिनर उसे बताता है कि रैंक की रिक्वायरमेंट अचानक से बदल दी गई है, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनते ही वो लड़का एग्जामिनर की कॉलर पकड़कर उसे डराते हुए कहता है ये सारी तुम्हारी गलती की सारी रिक्वायरमेंट अचानक से चेंज हो गई है ना कि मेरी, इसलिए आखिर तुम इस तरीके से एक्टिंग कैसे कर सकते हो कि ये सारी गलती मेरी है और मेरी वजह से ही मैंने अपनी रैंक को खोया है। सो ये सब देख रहा था और वो हम लोग को देखकर आगे बताता है कि किसी भी अवेकर का रेवेन्यू जो कि वो डंजन के अंदर जाकर कमाता है उसके लिए रैंक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है क्योंकि इस रैंक की बिहाफ पे ही हम लोगों को पैसे दिए जाते हैं। जिसके बाद सोयन आगे बोलता है भले कुछ भी हो और यहाँ पर तुम्हें कोई भी रैंक मिली हो फिर भी तुम्हें इस तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कई सारे स्काउट्स हैं जो कि तुम्हें देख रहे हैं। पर तभी अचानक से वहाँ पर हागजुन आ जाता है जो कि उस लड़के को पीछे से पकड़कर उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में जानना चाहिए क्या तुम कहाँ पर खड़े हो। और वो अपने एक ही मुंह के साथ उसे लॉक कर जमीन में पटक देता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। और साथ ही वो आगे कहता है वाह यानी यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो किस तरीके की चीप ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं। सोयन अचानक से हागजुन को वहाँ पर देखकर काफी हैरान था और वहाँ पर उसका ध्यान उस आर्टिफैक्ट पर जाता है जो उस लड़के के हाथ में था। और वो लड़का चिल्लाते हुए हागजुन से कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे छोड़ दो। पर हागजुन उसके हाथ पर ब्रेसलेट को देख लिया था जो कि आर्टिफैक्ट है जिसकी एबिलिटी की मदद से थोड़ी देर के लिए अपने मैजिक को बूस्ट किया जा सकता है। हागजुन ये देखकर उस लड़के को टॉन्ट करते हुए कहता है ये आइटम तो सच में काफी ज्यादा रेयर है जो कि किसी एक्सचेंज स्टोर पर भी नहीं मिलता। मुझे इसके बारे में जरा सा भी नहीं पता कि आखिर तुम्हारे जैसे इंसान के पास ये कैसे आया, पर भले तुम्हारी रैंक काफी ज्यादा कम क्यों ना हो पर ये देखने से समझ में आता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। हागजुन की बातें सुनने के बाद उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। पर हागजुन उसके हाथ को बिल्कुल परफेक्टली लॉक किए हुए था और वो उसे कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब बेवकूफ है जो कि यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटीज को जज नहीं कर सकते। और अगर सबके बाद भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर गलत हुआ है तो क्यों ना तुम इस एग्जाम को फिर से दो जब मैं आपको पूरी तरह से तोड़ दूं। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा सा घबरा गया था और हागजुन हंसते हुए उसे कहता है मैं इस चीज के लिए जरा सा भी श्योर नहीं हूं, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम डी रैंक पर भी वापस आ पाओगे। जो कहते हुए वो अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था जिसकी वजह से वो लड़का काफी घबरा गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे छोड़ दो। जिसके बाद सिक्योरिटी वहां पर आ जाती है तो हागजुन उसे छोड़ देता है और वो लोग उस लड़के को वहां से ले जाने लगते हैं। तो ये देखकर वो लड़का भी काफी हैरान हो गया था। उस लड़के के वहां से चले जाने के बाद हागजुन एक राहत की सांस लेते हुए कहता है मैं असल में थोड़े से बुरे मूड में हूं जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। हागजुन ये सब सोच रहा था पर तभी पीछे से एक आवाज आती है जहां पर कोई हेलो कह रहा था। उस आवाज के उसके कान पे पड़ते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो सोयन हागजुन से कहता है कि हम लोग पहली बार सेकंड फ्लोर पर मिले थे पर क्या तुम्हें मैं याद हूं। हागजुन सोयन को देखते हुए कहता है कि हां मुझे तुम अच्छे से याद हो। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है अभी जो फीलिंग मैंने महसूस करी क्या वो सब मेरी इमेजिनेशन थी। पर जैसे सोयन को ये पता चलता है कि हागजुन का फर्स्ट एग्जाम है तो वो ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था। तो हागजुन हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों रहे हो, वैसे भी ये एग्जाम तुम्हारा भी पहला एग्जाम है। फिर ऐसे ही वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं जहां पर हागजुन उसे कहता है ऐसा तो कम ही होता है कि तुम अवेकर बनने के 1 महीने बाद ए रैंक पर आ जाओ। तो सोयन हंसते हुए उसे कहता है कि मेरी कंडीशन थोड़ी सी अलग है, असल में मैं उन लोगों को अवॉइड करना चाहता हूं जो मेरे ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं पर मैं मेरी मां को ज्यादा सफर नहीं करने देना चाहता, असल में इसलिए मैं यहां पर आया हूं। और साथ ही सोयन हागजुन से पूछता है कि आखिर तुम्हारी क्या वजह है, अगर एक बार तुम्हें अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाता है तो जब भी तुम डंजन के अंदर जाओगे या बाहर आओगे तुम्हें कई सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और शायद यही वजह है इसलिए तुमने 15 फ्लोर को क्लियर करने से पहले इस एग्जाम को नहीं दिया। ये सुनकर हागजुन हंसने लगता है पर तभी अचानक से अपनी कोल्ड आइज और ऑरा के साथ वो उसे कहता है असल में मेरे कुछ पर्सनल सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से अब मैं यहां पर आ पाया हूं। उसकी कोल्ड आइज को देखकर सोयन को हागजुन के फ्यूचर वाले वर्जन के बारे में याद आता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। पर हागजुन उससे आगे कहता है मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते हैं। वो अपना नाम बताने वाला होता है पर तभी उसका एग्जाम के लिए नाम बुलाया जाता है। ये सुनकर हागजुन जल्दी से वहां पर जाते हुए कहता है मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे बुलाया जा रहा है इसलिए बस थोड़ी देर में रुको मैं अभी आता हूं। पर सोयन हागजुन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अरे गिल्ड मुझे अच्छे से गिल्ड के बारे में याद है कि इस कमीने ने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया था और ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उस एसोसिएशन से मिला हुआ है। पर अभी उसको हागजुन को देखने
देखने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इस तरीके का काम क्यों किया था, क्योंकि उसको देखने के बाद सोयन को ऐसा लग रहा था कि वो काफी अच्छा इंसान है। और जैसे हाउजन के एग्जामिनेशन रैंक का रिजल्ट सामने आता है तो सभी लोग बी रैंक सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद और भी कई सारे लोग उसकी बातें करते हुए कहते हैं कि 1 साल भी नहीं हुआ कभी बने हुए, उसके बाद भी ये बी रैंक पर कैसे आ सकता है। शायद यही वजह है जिसकी वजह से अरे गिल्ड का एक मेंबर है। सोयन हाउजन को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है तुम्हें देख ऐसा नहीं लगता कि तुम बी रैंक पर आकर ज्यादा खुश हो। पर तभी सोयन का नाम लिया जाता है और उसे एग्जाम देने के लिए बुलाया जाता है। सोयन का नाम सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो लोग कहते हैं क्या सोयन यहाँ पर आया है। सभी लोग उसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं और हाउजन भी इसी के बारे में सोच रहा था। जैसा कि सियोन ने कहा था वो बिल्कुल सही था, पर आखिर सोयन कहाँ पर है। वो अपने आसपास देख रहा था पर तभी अपना सोयन उठने लगता है और वो हाउजन से कहता है मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सभी लोग ये सुनकर काफी हैरान हो गए थे और वो ये देखकर कहता है इसका मतलब क्या यही वो लड़का है जिसके बारे में सभी लोग बातें कर रहे थे। सभी लोग सोयन को लेकर आपस में बातें करने लगते हैं और सभी लोग ये देखना चाहते थे कि सोयन का रिजल्ट यहाँ पर कैसा आने वाला है। सोयन मशीन के सामने जाकर अपने एग्जाम को देने के लिए पूरी तरह से तैयार था और हाउजन को सियोन की बातें याद आ रही थी जब उसने कहा था अगर तुम एसोसिएशन के अंदर कहीं से भी सोयन मिल जाता है तो तुम्हें पता है कि उसे तुम्हें मेरे पास लेकर आना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हाउजन सोयन को देखते हुए कहता है कि ये वही लड़का है, पर हाउजन को ये देखकर अभी भी यकीन नहीं हुआ था और वो हैरानी के साथ कहता है क्या सच में ये वही सोयन है जिसके बारे में सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं। पर अगली सीन में हमें दिखाते हैं कि सोयन अपने एग्जाम को देकर बाहर आ गया था और उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसका एग्जाम बहुत बुरा गया है क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में है और वो गुस्से में कह रहा था कि सच में मैंने सब कुछ गोबर कर दिया। जिसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जब सोयन एग्जाम मशीन के सामने खड़ा हुआ था और सभी लोग ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या होने वाला है। इंस्ट्रक्टर सोयन को मशीन के ऊपर हाथ रखकर अपने मानव को उसके अंदर फ्लो करने के बारे में बोलता है और ये सब देखकर हाउजन की जान अपने गले में अटकी हुई थी क्योंकि वो काफी ज्यादा टेंशन में था और वो भी ये देखना चाहता था कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। और जैसे सोयन मशीन के ऊपर हाथ रखकर अपने मानव को फ्लो करने लगता है तो उसके मानव की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट फैल जाती है और सभी लोग उस मानव को फ्लो करते हुए कहते हैं आखिर ये किस तरीके का इतना ज्यादा पावरफुल माना है। पर जैसे सब कुछ खत्म होता है तो सभी लोग ये देखकर काफी नर्वस थे और सभी लोग आपस में इसी के बारे में बात कर रहे थे और सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर सोयन का रिजल्ट क्या हुआ। और जैसे एग्जामिनर उसका रिजल्ट बताता है कि वो 3rd रैंक पर है और उसकी रैंक सी है, ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किसी को भी चीज पर यकीन नहीं होता। हाउजन भी ये देखकर कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सच में एक सी रैंक काउंटर है। इसके मानव के फ्लो को सेंस करने के बाद मुझे तो ऐसा लगा था कि ए रैंक का वेकर होगा या एक एस रैंक का वेकर होगा। सभी लोग इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं लगता है सोयन एक कॉमन नेम हो चुका है जिसकी वजह से कोई भी आकर इसका नाम रख देता है। सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे और लोग को ऐसा लगने लगा था कि ये सोयन वो सोयन नहीं है जिसके बारे में टीवी और न्यूज़ में बताया जा रहा है। और हाउजन को भी चीज पर यकीन हो गया था कि जो पर्सन उसके सामने है ये वो सोयन नहीं है जिसके बारे में रूमर्स फैले हुए हैं। जिसके बाद वो आगे शांत होते हुए कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर अगर एग्जामिनेशन मशीन ने इसे बताया कि एक सी रैंक का वेकर है तो ये जरा सी भी गलत नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगा था कि कोई भी अपने मानव को कंट्रोल करके कोई भी रैंक आसानी से पा सकता है। पर अगर वही जीनियस होता तो वर्ल्ड क्लास के सभी अवेकर्स उसके पीछे जरूर होते। जिसके बाद फिर से सोयन के ऊपर आ जाता है जो अपने मन में कह रहा था जरूर वो लोग यही सोच रहे होंगे भले ही वो थोड़ी देर के लिए हुआ था पर मैं अपने मानव को सही से कंट्रोल नहीं कर पाया। पर फिर भी ये मेरे लिए काफी अच्छा है कि मैंने सही समय पर उसे कंट्रोल कर लिया जिसकी वजह से ज्यादा कंडीशन खराब नहीं हुई थी और ये मेरे को ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से हुआ है क्योंकि मेरी एबिलिटीज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि एक नेचुरल सी बात है क्योंकि अभी मैंने 10th फ्लोर को क्लियर किया है जिसकी वजह से मेरे स्टेट पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। और इन सब रिवॉर्ड्स के अलावा मेरे पास एक ऐसी भी चीज है जो सबसे भी काफी ज्यादा प्रीशियस है जो कहते हुए सॉन्ग अपने पास डिवाइन बर्ड की डिवाइन फ्लेम्स को निकालता है और उसे आगे कहता है ये वो स्किल है जो कि मुझे डिवाइन बर्ड को मारने के बाद मिला था और इसका नाम डिवाइन फ्लेम्स है। और ये ग्रोइंग टाइप का स्किल है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये डिमन टाइप के मॉन्स्टर के सामने काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और इसके अलावा सोयन अपने स्टेट्स को देखते हुए कहता है और मेरे स्टेट्स भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जिसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाते हैं जब सोयन अपने पास आइटम शॉप्स को देख रहा था और उन्हें देखते हुए सोयन कहता है कि आइटम्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि मैंने 10th फ्लोर को डिफिकल्टी 10th लेवल के साथ क्लियर किया था। जिसके बाद सोयन वहां से एक एक्को लेते हुए कहता है पर मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है ये जो कि मैंने वहां से लिया है वो एक ग्रेट आइटम है पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और हमें इस एग के बारे में बताया जाता है कि डिवाइन बीस्ट का एग है और इसके हैच होने के बाद इसके अंदर से डिवाइन बीस्ट निकलेगा पर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आखिर इसके अंदर से हैच होने के बाद कौन सा डिवाइन बीस्ट निकलेगा। सोयन उस एग को देखते हुए कहता है कि आखिर मैंने इस एग को लिया है क्योंकि ये कुछ ऐसे आइटम्स में से एक है जिसको मैं चाहकर भी नहीं पा सकता। पर ये बात भी सच है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता पर बाद में ये जरूर मेरे बहुत काम आएगा। जिसके बाद सोयन हमें अवेकर के बारे में बताता है जिसने लकीली डिवाइन बीस्ट के एग को हैच कर लिया था और वो डिवाइन बीस्ट की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ए रैंक का वेकर बन गया था। जिसके बाद सोयन फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है जब सोयन एसोसिएशन से बाहर आकर अपने घर की तरफ जा रहा था पर तभी पीछे से हाउजन उसे आवाज देते हुए रोकता है तो सोयन उसको देखकर कहता है हाउजन मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम पहले ही जा चुके होगे। तो हाउजन उसे बताता है कि नहीं मैं बस अभी टॉयलेट से बाहर आया हूं और साथ ही वो आगे कहता है कि आखिर तुम यहां से कहां जा रहे हो। तो सोयन उसे बताता है कि मैं एक सी रैंक हंटर बन चुका हूं इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूं और मुझे सबसे कोई भी दिक्कत नहीं है। पर हाउजन यहां पर सोयन को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था इसलिए वो उसे कहता है सोयन मुझे उम्मीद है कि अगर मैं तुमसे कोई चीज पूछूंगा तो तुम इसके बारे में बुरा नहीं मानोगे। पर तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है जिसको हाउजन ने एसोसिएशन से बाहर निकलवा दिया था और वो चिल्लाते हुए हाउजन से कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीने की वजह से मुझे बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर मैंने सी रैंक पर आने के लिए कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करी थी। सोयन उसे देखकर समझ जाता है कि वही इंसान है जिसको वहां से बाहर निकाल दिया गया था और वो यहां पर हाउजन से बदला लेने के लिए आया है। ये देखकर हाउजन सोयन के सामने आकर उसे कहता है कि रुक जाओ मैं इसको अभी संभाल कर आता हूं। सोयन ये देखकर अपने मन में सोचता है कि अच्छा है मैं भी ये देखना चाहता था कि हाउजन आखिर कितना ज्यादा स्ट्रांग है तो चलो देखते हैं कि आखिर ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। पर तभी अचानक से उस आदमी को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगता है जो देखकर वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और हमें दिखाते हैं कि उस लड़के के पीछे एक हाथ था जिससे उसके अंदर पॉइजन इंसर्ट किया गया था जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। और वहां पर सियोंग होता है जो कि हाउजन को देखकर उसे कहता है लड़के अगर तुम इतने ज्यादा लेट कैसे हो गए, मैं यहाँ पर बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। और ये कहते हुए उस लड़के के पीछे से बाहर निकल कर आता है जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स देने वाली थी। सोयन उसको देखकर हाउजन से पूछता है कि आखिर ये कौन है तो हाउजन उसे बताता है कि ये मेरे गिल्ड मास्टर है। सियोंग उस लड़के को धक्का देकर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर देता है जिसकी वजह से वो लड़का यहाँ पर मरने वाला था। तो सोयन भी उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है क्या गिल्ड मास्टर यानी ये एरा गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। पर सियोंग के आदमी को मारने पर उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और वो उसे कहता है आखिर तुम मुझे इस तरीके से फॉर्मली ट्रीट क्यों कर रहे हो। जो कहते हुए उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है जिसको देखकर सोयन ये समझ गया था कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। जिसके बाद वो हाउजन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे सियोंग बोला करो। पर साथ ही वो हाउजन से पूछता है कि सामने खड़ा हुआ लड़का कौन है, क्या ये तुम्हारा नया दोस्त है। हाउजन ये सुनकर टेंशन में आ गया था और वो कहता है क्या ये लड़का इस लड़के से तो मैं अभी टेस्टिंग सेंटर के अंदर मिला था और मैंने सोचा था कि मैं अपने गिल्ड के अंदर जॉइन होने का ऑफर दूंगा और मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने गिल्ड के अंदर जॉइन होने की ऑफर करूंगा अगर इसकी रैंक काफी अच्छी होगी। ये सुनकर सियोंग उसे कहता है अच्छा अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इसके अंदर है तो जरूर इसके अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी जरूर होगी, मैं इसको खुद से चेक करना चाहता हूं। जो कहते हुए वो सोयन की तरफ बढ़ रहा था और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं एरा गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूं और तुम्हारा नाम क्या है। और हमें पीछे दिखाते हैं कि हाउजन सोयन को इशारा करते हुए कहता है कि अपना नाम मत बताना। पर सोयन हाउजन के इशारे देखने के बाद भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, इसलिए हाउजन उसे कहता है कि बस चुप रहना। पर सोयन के चेहरे पर स्माइल देखकर ये समझ में आ गया था कि शायद उसे हाउजन की बातें समझ में आ रही है। ये देखकर हाउजन एक चैन की सांस लेने लगता है पर तभी सोयन अपना नाम बताता है और वो एक इंटेंस लुक के साथ कहता है कि मेरा नाम किम सोयन है। सोयन कैसे करने पर हाउजन की जान अपने हलक में आ जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और सोयन का ये एटीट्यूड देखकर सियोंग को भी काफी हैरानी होती है और वो भी उसे इंटेंस लुक के साथ देख रहा था। तो हाउजन दोनों के बीच के इंटेंस एटमॉस्फेयर को क्लियर करने के लिए सियोंग को बताता है कि वो नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, इसकी रैंक तो सी पर है। ये सुनकर सियोन हाउजन को चुप होने का इशारा करते हुए कहता है तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, ये सारी चीजें मैं खुद कंफर्म कर लूंगा। जिसकी वजह से हाउजन डरते हुए बिल्कुल चुप हो जाता है और सियोन सोयन से कहता है अगर तुम्हें इस चीज का बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारे अवेकर आइडेंटिटी कार्ड को देख सकता हूं। सोयन अपने पास अपने आइडेंटिटी कार्ड को सियोंग को दे देता है जिसके अंदर उसकी रैंक सही में सी लिखी हुई थी। ये देखकर सियोंग भी कहता है कि सच में तुम तो एक सी रैंक के अवेकर हो, इसलिए वो सोयन को कार्ड देते हुए उसे कहता है मुझे ऐसा लगा कि तुम वही इंसान हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, तुम्हारा नाम काफी ज्यादा कॉमन है जिसकी वजह से मैंने गलती कर दी। पर फिर भी अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें रिक्रूट कर लूं तो मुझे माफ करना, पर मेरे गिल्ड लीडर होने की वजह से मैं तुम्हारे जैसे किसी सी रैंक को रिक्रूट नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना। पर फिर भी अगर तुम मेरे गिल्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो तो तुम वहां पर आकर एंट्री एग्जाम दे सकते हो। पर सोयन उसके मुंह पर मना करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे गिल्ड के अंदर जॉइन होने में जरा सा इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर सियोन और हाउजन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोयन उससे आगे कहता है अगर मैं वो सोयन भी होता जिसके बारे में रूमर्स है तभी मैं तुम्हारे
हमारे गिल्ड को कभी भी ज्वाइन नहीं करता। सोयन का ये एटीट्यूड देखकर हाग्युन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसका ऐसा मन करता है कि वो अभी इस लड़के को मार डाले, पर सोयन उससे आगे कहता है अगर मैं कैसे गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो जाता हूं जाके गिल्ड मास्टर को इसके बारे में पता ही नहीं है कि आखिर ह्यूमन लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं चीज के बारे में श्योर कैसे हो सकता हूं कि फ्यूचर में आकर मेरे साथ क्या होगा। तो सियोन ये सुनने के बाद अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उसे कहता है क्या तुमने सही से नहीं देखा कि अगर कोई मेरे गिल्ड मेंबर के साथ फाइट लेने की कोशिश करता है और इसे देखने के बाद कोई भी मेरे गिल्ड मेंबर के साथ फाइट करने के बारे में नहीं सोचेगा। जिसके बाद सोयन उसको देखते हुए आगे कहता है कि एक डी रैंक का हंटर था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके पास अपने डिफेंस करने के लिए कुछ ज्यादा होगा। ये सुनकर सियोन को हंसी आ जाती है पर वो अपने चेहरे पर अपने हाथ को रखते हुए उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर हम दोनों की चीजें देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी नियम नहीं है कि दो अवेकर्स के बीच की लड़ाई के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, भले सबके बीच में किसी एक की जान क्यों न चली जाए। और जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवेकर होता है, एक हाई चांस होता है कि जो वो चाहता है उसे वो मिल जाता है। और एक गिल्ड का गिल्ड मास्टर होने के नाते मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं, इसलिए मैं अपनी गिल्ड के अंदर किसी को भी रिक्रूट करने की ताकत रखता हूं, भले ही वो किसी को मार क्यों न डाले। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हर एक इंसान ऐसे गिल्ड के अंदर आने के लिए पूरा पागल होगा। सोयन उसकी बात शांति से सुनने के बाद उसे कहता है कि बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। ये सुनकर सियोन थोड़ा सा अजीब सा रिएक्ट करता है और वहां से जाते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज है जो कि बात करने के लायक है। और वो हाग्युन से कहता है कि हाग्युन चलो यहाँ से चलते हैं। हाग्युन सियोन का रिएक्शन देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी इंसान उस तरीके से बातें करता है तो वो उसको मार डालता है, पर इस बार सोयन को इसने हाथ तक नहीं लगाया। हाग्युन वहां से जाते हुए सोयन से माफी मांगते हुए कहता है कि इसके लिए मुझे माफ कर देना, पर तभी सोयन हाग्युन को रोकते हुए उसको अपना नंबर देता है और कहता है कि इस चिट्ठी के अंदर मेरा नंबर है, जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे कभी भी फ्रीली कॉल कर सकते हो। हाग्युन सोयन का नंबर लेने के बाद वहां से चला जाता है और सोयन उन दोनों को देख रहा था, एक ऐसा गिल्ड लीडर जिसके पास एक बहुत ज्यादा बड़ा गिल्ड है और वो एक ए रैंक का अवेकर है। सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग इंसान है। के बाद अब हमें आगे का सीन दिखाते हैं जहां पर सोयन अपने घर में आकर सियोन की इन्फॉर्मेशन निकालता है और थोड़ी देर सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि वो फॉर्मर गैंगस्टर है और इसकी ऐसे कई सारे लोगों से जान पहचान है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और ये अपने मुंह से ज्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। पर जैसे ये अवेकर बना तो इसके अवेकर बनते ही इसने सारे गलत काम छोड़ दिए और एक गिल्ड को एस्टैब्लिश कर दिया। पर गिल्ड की चादर ओढ़कर इसने और भी गलत काम करने चालू कर दिए। इसने लोगों को हाई इंटरेस्ट पर बिजनेस लोन दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और डील स्मगलिंग की और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अभी भी एक गैंगस्टर की तरह ही रहता है। और इसलिए इसके गिल्ड मास्टर की तरह और गिल्ड भी बहुत ज्यादा गंदे और बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग कामों के अंदर जुड़ा हुआ रहता है और उसके अंदर जितने भी लोग हैं सभी लोग इसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। जिसके बाद सोयन आगे कहता है कि सियोन जिस तरीके से किसी भी इंसान को मार देता है, सियोन के चेहरे पर किसी को मारने के बाद एक शिकन तक नहीं आती। और सोयन के बारे में और डिटेल्स निकालते हुए कहता है कि कोई भी लेपर्ड कभी भी अपनी चाल को नहीं बदलता, इसलिए मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि ये बहुत सारी चीजें छुपा रहा है। और शायद मुझे यही लग रहा है कि हाग्युन भी इसके खिलाफ है और वो भी इसके पीछे कोई साजिश जरूर रच रहा है। और अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा और ना ही कुछ भी मेरी आंखों के सामने आया है और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। जिसके बाद सोयन आगे कहता है कि लगता है अभी एक नई चीज हो गई है जिसके बारे में मुझे पता लगाना है। लगता है कि मेरे पास ऐसी कई सारी चीजें हो गई हैं जिसका मुझे ख्याल रखना होगा। पर तभी उसका ध्यान बाहर की तरफ जाता है जहां पर स्नो गिर रही थी, जिसको देखकर सोयन कहता है ये बर्फ देखकर मुझे उस समय की याद आ रही है जब दुनिया अपनी चरम सीमा पर थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि दुनिया पूरी तरह से जम चुकी है और उस समय की रेन और बर्फ को आज के समय के किसी भी समय से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सिंपली हर दिन सिचुएशन धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और उस समय जब मैं एक सर्वाइवर था तो मुझे एक नॉर्मल सा घर भी किसी लग्जरियस महल की तरह लग रहा था। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जब सोयन खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है लगता है जल्द ही न्यू ईयर शुरू होने वाला है। पर तभी अचानक से सोयन के दिमाग में कोई चीज पॉइंट करती है और वो जल्दी से अपने कंप्यूटर पर भागकर उसके ऊपर सर्च करते हुए कहता है मैं तो हाग्युन की रैंक की वजह से इसके बारे में बिल्कुल भूल गया था कि मेरे टावर ऑफ द ट्रायल से नीचे आने की एक वजह है, इसलिए वो पार्टी के अंदर ज्वाइन होने के बारे में सोचता है जो कि डंजन रेड के लिए जा सकती है क्योंकि अवेकर मैनेजमेंट एसोसिएशन ही वहां पर जाने के लिए अलाउ करती है। इसलिए सोयन के पास उसका सर्टिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए वो कंप्यूटर को सर्च करते हुए कहता है कि यही वजह है कि मैं अपने एविकेशन को और ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता। और वहां पर सर्च करने के बाद डंजन की रिक्वेस्ट को देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनकी रिक्वेस्ट किसी भी काम की है, यानी यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ जो कि सी रैंक का अवेकर है, तो ये लोग जल्दी एक डंजन रेड के लिए जाने वाले हैं जिसके लिए मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों को चुनना चाहिए। और साथ ही सोयन के बारे में भी सोच रहा था जिसको देखकर वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि ये चीज मेरे लिए इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। जिसके बाद शिफ्ट होकर स्टार विन पर आ जाती है जो कि एक कैफे है जहां पर हमें दो लोगों को बैठा हुआ दिखाते हैं। वो लोग डंजन रेड के अंदर जाने के बारे में बातें कर रहे थे। वहां पर वो लोग जितने भी अवेकर्स थे जिन लोगों ने डंजन रेड के लिए अपना अप्लाई किया था उसमें से कुछ अवेकर्स को चुन रहे थे जहां पर वो लड़की बहुत सारे नाम लेती है पर जो उनका लीडर होता है उसका उस लड़की की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं होता जिसकी वजह से उस लड़की को उस पर गुस्सा आ जाता है। पर साथ ही वो लड़की उसको देखते हुए कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत है क्योंकि हमारी टीम के पास तुम हो, इसलिए ये पहले से ही बहुत ज्यादा आसान है। क्यों मैंने बिल्कुल सही कहा ना, रैंक बी के मिस्टर अवेकर याद में एक बी रैंक अवेकर ली जो हो है जो उस लड़की से कहता है भले कुछ भी हो पर फिर भी हमें एक मेंबर की और जरूरत है। तो वो लड़की उसे कहती है वैसे ही सभी रिवॉर्ड्स पहले बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं और वैसे भी तुम एक वी रैंक के अवेकर हो तो आखिर तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है। तो ली जो उसे समझाते हुए कहता है कि सेफ्टी फर्स्ट, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कि हाल ही में डंजन्स के अंदर मौतों की संख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है और वैसे भी मैंने टावर ऑफ द ट्रायल को क्लाइम करना बंद कर दिया है, इसलिए मैं इस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद होने नहीं देना चाहता। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं एक डंजन के अंदर जाकर मारा जाऊंगा तो क्या ये मेरी जिंदगी होगी। ये सुनकर वो लड़की बड़ी चिल्ड मूड के साथ कहती है वो एक ऑरेंज डंजन है तो आखिर तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है। पर तब उस लड़की के पास एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो लड़की ली जो से बोलती है जैसे तुम्हें सही लगे तो वैसा करो, मुझे लीडर के पास जाना है तो बताओ मैं यहाँ पर क्या करूँ। पर जो का सारा ध्यान तो फाइल पर लगा हुआ था। पर तभी वो लड़की चिल्लाते हुए उसे कहती है हम लोग काफी ज्यादा लकी है क्योंकि अभी एक और एप्लीकेशन आई है। पर वो लड़के का नाम बोलते हुए काफी सरप्राइज होते हुए कहती है कि पर इस लड़के का नाम किम सो यून है। जिसके बाद हमें डंजन की डिफिकल्टी के बारे में बताया जाता है कि सभी डंजन की डिफिकल्टी को काफी ज्यादा आसानी से उनके कलर के साथ पहचाना जा सकता है। तो मैंने एक रेमो कलर की तरह समझ सकते हो, वाइट कलर सबसे ज्यादा बेसिक कलर होता है जिसकी वजह से वाइट कलर की डंजन की डिफिकल्टी काफी ज्यादा आसान होती है और जो एक ऑरेंज डंजन होता है वो सेकंड लोएस्ट डिफिकल्टी लेवल का होता है। और अगर तुम एक सी रैंक के अवेकर हो तो एक बहुत ज्यादा अच्छी टीम के साथ डंजन के अंदर जा सकते हो जहां पर डिफिकल्टी तुम्हारी काफी ज्यादा कम होगी। पर फिर भी ऑरेंज डंजन काफी खतरनाक होता है। जिसके बाद हमें सोयन को दिखाते हैं जो जंगल में अंदर की तरफ जा रहा था और वो अपने सामने कई सारे लोगों को देखता है जो कि उसका वेलकम करते हुए कहते हैं सोयन हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे। सोयन लीजो से कहता है लगता है कि मैं सबसे ज्यादा लेट आया हूं। तो लीजो उसे हाथ मिलाते हुए कहता है कि नहीं हम लोग भी अभी आए हैं और साथ ही वो अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम लीजो है और मैं इस टीम का लीडर हूं। और साथ ही वो सभी लोगों का सोयन के साथ इंट्रो करवाता है तो सभी लोग सोयन का नाम सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। एक लड़का तो सोयन का एक जबरा फैन होता है जो कि उसको देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो सोयन के पास आकर किसी बंदर की तरह उसे कहता है क्या तुम सच में वही सोयन हो जो कि टावर ऑफ द ट्रायल के नंबर 1 रैंक पर है। तो लीजो उस लड़के को रोकते हुए कहता है कि नहीं मिनसुक भले इन दोनों का नाम एक जैसा है पर ये सोयन एक सी रैंक का हंटर है और ये इसके लिए भी पहली बार है कि किसी डंजन के अंदर जा रहा है। और साथ ही उसे आगे बताता है कि जब मैंने भी ये नाम सुना था तो मैं सच में बहुत ज्यादा हैरान हो गया था पर जब मैं सारी डिटेल्स पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि वो नहीं है। ये सुनकर मिनसुक का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका था और वो कहता है अच्छा ऐसा है। और साथ ही सोयन अपने मन में कहता है ये मेरे लिए काफी अच्छा है कि मेरी रैंक पूरी तरह से चेंज हो चुकी है वरना सभी लोग तो मेरे पीछे पड़े होते और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और साथ ही वो आगे बोलता है कि मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपने स्किल्स को अभी लोगों के सामने ना लेकर आऊं। और तभी एक लड़की आगे आते हुए कहती है कि इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सोयन हो सकता है ये एक बिगिनर है जिसका नाम उसकी तरह मिलता है। लड़के मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अभी काफी छोटे हो, क्या तुम्हारा यहाँ पर आना लीगल है और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमें थोड़े बहुत इस्तेमाल आ सकते हो। सोयन उस लड़की की बात सुनने के बाद बुरा समूह बनाते हुए उस एटीट्यूड के साथ कहता है मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये सब किसी ऐसे इंसान से सुनूंगा जो कि मेरी तरह एक सी रैंक का यूजर हो। ये सुनकर उस लड़की का पोपट बन जाता है पर वो सोयन पर चिल्लाते हुए कहती है क्या अगर तुमने क्या कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम लोग एक ही रैंक पर हैं तो क्या हम दोनों एक जैसे हैं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूं। पर तभी लीजू उन लोगों से बोलता है ठीक है चलो इस चीज को शांत करो और हम लोग डंजन के अंदर चलते हैं। जिसके बाद वो लाल वाली लड़की वहां पर आकर दोनों को टोकते हुए कहती है क्या सच में तुम लोग डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो या तुम लोग अपनी जिंदगी से पहले ही थक चुके हो कि डंजन के अंदर जाने से पहले तुम अपनी पूरी एनर्जी को ऐसे ही बर्बाद करना चाहते हो। ये सुनकर वो लड़की अपना मुंह फुलाते हुए कहती है चलो देखते हैं कि आखिर डंजन के अंदर कौन ज्यादा बेस्ट कर पाता है। ये सुनकर सोयन अपने मन में सोचता है ये तो किसी टिपिकल मूवी की थर्ड ग्रेड की विलन की तरह एक्टिंग कर रही है। और साथ ही सोयन उस लाल वाली लड़की को देखते हुए कहता है इस लड़की का नाम किन बार यून है और ये लीजू की एक फ्रेंड और लीडर असिस्टेंट है।
फिर सोइन को पीछे से एक आवाज आती है और वो जब पीछे की तरफ देखता है तो एक लड़की काफी शर्माते हुए उसकी तरफ देख रही थी और वो अपने आपको इंट्रो देते हुए कहती है, हाय मेरा नाम किम यून है और मैं इस टीम की हीलर हूं, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। पर सोइन उसकी रोशनी को देखने के बाद पूरे अंधेरे में जा चुका था और वो अजीब तरीके से कहता है हेलो, जिसके बाद यूं हंसते हुए आगे कहती है, तुम्हें सबके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो मैं अपनी हीलिंग एबिलिटीज के साथ तुम्हें बिल्कुल पहले की तरह ठीक कर दूंगी। जो कहते हुए वो तो हंस रही थी पर सोइन को देख ऐसा नहीं लगता कि उसे इसकी बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट हो। पर साथ ही उस लड़की के बारे में भी कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो इसके बारे में ज्यादा बुरा मानेगी। पर जब सोइन उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत खतरनाक तरीके से सोइन को देख रही थी, जिसको देखकर सोइन अपने मन में कहता है, अगर वो चीज का बुरा नहीं मानने वाली तो आखिर वो मुझे किसी भूत की तरह क्यों देख रही है। जिसके बाद अब सोइन सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अच्छा जो सामने खड़ा हुआ है उसका सिर छुपा हुआ है, क्या तुम उसे भी जानती हो? सोइन उसको देखकर कहती है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। ये सुनकर सोइन थोड़ा कंफ्यूज था तो यूं उसे आगे बताती है, उस लड़के ने कहा था कि वो अपने चेहरे को और नाम को किसी को भी रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि उसके खुद के पर्सनल रीजंस है। पर मैं इस चीज के लिए पूछते थे श्योर कि उसके यहाँ पर आने से पहले उन लोगों ने इसकी रैंक को चेक कर लिया था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। सोइन उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा अलर्ट हो चुका था और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ पर लोगों को मारने के लिए आया है। जिसके बाद सभी डंजन के अंदर जाने वाले थे और सोइन अपने आप से ही कहता है, पर सोइन यहाँ पर उसके आने का रियल रीजन हमें बताता है कि वो यहाँ पर टावर ऑफ द ट्वेल्व पर चढ़ने की बजाय यहाँ पर एक ऑरेंज डंजन के अंदर क्यों आया है। यहाँ पर यही रीजन था कि मैंने टावर ऑफ द ट्वेल्व को चढ़ना बंद कर एक ऑरेंज डंजन के अंदर आ गया क्योंकि जल्दी ही ये सभी के सभी डंजन के अंदर जाने के बाद मारे जाएंगे। असल में जनवरी 1 2024 में एक टीम डंजन के अंदर जाकर पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उनको वहाँ पर किसी ने बहुत ही ब्रूटली मार दिया था और इस बात को छुपाने के लिए कहा गया था कि डंजन के हाई लेवल होने की वजह से इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पर मैं यहाँ पर चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ कि यहाँ पर हम 6 लोगों में से एक ऐसा इंसान है जो कि हम लोगों को डंजन के अंदर जाने के बाद धोखा देगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो रियल कल्प्रिट है वो डंजन के अंदर जाकर सभी लोगों को मार डालेगा। और साथ ही सोइन आगे कहता है कि यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेंट्स की संख्या 7 है और इसलिए मुझे सभी लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ पर इस चीज को खुद से इन्वेस्टिगेट कर उस क्रिमिनल को बाहर निकालना होगा। जिसके बाद जो डंजन के अंदर जाते हुए कहता है कि डंजन के अंदर जाते हुए किसी को भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, भले ये ऑरेंज कलर की डंजन है पर यहाँ पर खतरा इस तरीके से ज्यादा नहीं आएगा और यहाँ पर ज्यादा मॉन्स्टर्स भी नहीं होते। पर जो कितना कहते हैं वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और वो मॉन्स्टर अपने हथियार के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। सोइन उसको देखकर कहता है ये तो एक साइक्लॉप्स है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है जहाँ पर सभी लोग पीछे हटकर उसके अटैक से बच गए थे। पर सोइन और वो लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं और सोइन उसको देखकर अपने मन में कहता है, एक साइक्लॉप ऑरेंज डंजन के अंदर यहाँ पर तो कुछ ना कुछ अजीब है। ये साइक्लॉप मॉन्स्टर किसी येलो डंजन से बाहर आया है, ये उससे ज्यादा बड़ी पावरफुल डंजन से। जिसके बाद सोइन ये देखकर आगे कहता है, इसका मतलब तो ये डंजन एक ग्रोथ डंजन है जो कि अपने लेवल को अचानक से अपग्रेड कर सकती है। जैसे कि कई सारे स्किल्स ग्रोथ टाइप के स्किल्स होते हैं और ऐसे कई सारे डंजन्स भी होते हैं जो अपने लेवल को अचानक से इंक्रीज कर लेते हैं, जिन्हें लेवल ग्रोथ डंजन्स कहा जाता है। जिसके बाद सोइन लोगों को देखते हुए आगे कहता है, तो यही रीजन था जिसकी वजह से वो लोग इस डंजन के अंदर आए क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली इस डंजन की ग्रोथ अचानक से बढ़ गई थी। सभी लोग साइक्लॉप को देखकर काफी डर गए थे। पर लीजो लोगों को हौसला देते हुए कहता है कि हम लोगों को फिर से इकट्ठा होकर उसके ऊपर अटैक करना होगा। और सोइन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें जिन्हें मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूँ। पर अगर लीजो यहाँ पर कल्प्रिट होता तो इसका कोई भी सवाल पैदा नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक डंजन के अंदर आकर अपनी जान को भी रिस्क में डालेगा। पर अगर वो यहाँ पर सभी को लाकर यहाँ पर मारना चाहे तो ये सिचुएशन उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। पर अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन इंसान है जो यहाँ पर लोगों को मारना चाहता है। सोइन इसके बारे में सोच रहा था पर तभी यूं ही चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। वो एक साइक्लॉप्स को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और वो आगे कहती है, मुझे लगता है कि ये येलो कलर का डंजन है इसलिए मैं बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो लीजू उसे समझाते हुए कहता है कि डंजन के रिवॉर्ड का क्या होगा। ये सुनकर यूमी और गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, रिवॉर्ड एक रिवॉर्ड है पर वो तुम्हारी लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। और इस मॉन्स्टर को देखो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस मॉन्स्टर को मार सकते हो? मैं यहाँ से जा रही हूँ। सोइन ये देखकर थोड़ा हैरान था पर तभी अचानक से साइक्लॉप्स फिर से लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। तो सोइन तो उसे सही समय पर देखकर से बच जाता है पर वो अपने सामने देखता है कि वो लोगों के ऊपर अटैक करने वाला है और वो ये देखकर कहता है कि लोगों की बहस की वजह से साइक्लॉप्स से सभी का ध्यान हट गया और हमें दिखाते हैं कि साइक्लॉप्स का अटैक बार यूई को लगने ही वाला था। पर तभी अचानक से लीजो बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है जो देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। लीजो साइक्लॉप्स के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था जिसको देखकर सोइन कहता है, इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि एक भी रैंक का वेकर है पर फिर भी लीजो अकेले साइक्लॉप्स से नहीं निपट सकता। और हमें दिखाते हैं कि वो साइक्लॉप्स अचानक से उसके ऊपर अपने घुटने से बाहर कर देता है जिससे लीजो बहुत दूर जाकर गिरता है और वो काफी घायल हो गया था जो देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। सभी लोगों को लीजो को देखकर उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और साइक्लॉप्स उसी के सामने उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। ये देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये एक बी रैंक का वेकर होने के बाद भी सिंगल अटैक के अंदर बेहोश हो गया। यूमी तो ये देख अभी भी भागने के बारे में लगी हुई थी कि हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हमें आगे दिखाते हैं कि साइक्लॉप्स लीजो के ऊपर अटैक कर देता है तो लीजो को ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ पर मरने वाला है पर तभी वो अपना जिंदा देखकर काफी हैरान होता है और जैसे वो अपने सामने देखता है तो वो सोइन को देखता है जिसने अटैक को ब्लॉक कर लिया था। बारियो जल्दी से लीजू को लेने के लिए आती है और उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? सोइन दोनों को ही देख रहा था जिससे वो लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाए पर तभी सोइन इस चीज को भी नोटिस कर लेता है कि साइक्लॉप्स उसके ऊपर पंच मारने वाला है इसलिए वो सही समय पर वहां से जंप करके साइक्लॉप्स के अटैक को डॉज कर लेता है। सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे और वो कहते हैं कि सच में इसने साइक्लॉप्स के अटैक को डॉज कर दिया। और सोइन लोगों से आगे कहता है कि आखिर तुम लोग ऐसे कब तक खड़े रहोगे? तुम लोग ये अच्छे से जानते हो तुम लोग यहाँ पर होल्ड बैक नहीं कर सकते, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ सब लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस सुनकर वो काफी हैरान हो गए थे और वो हुडी वाला लड़का भी कहता है, इसने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर कोई भी एग्जिट नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। जिसके बाद सोइन लोगों को फिर से समझाते हुए आगे कहता है, तुम चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि डिफिकल्टी काफी ज्यादा होती है। एक बार तुम डंजन के अंदर आ जाओ, जब तक तुम इसका एग्जिट ना ढूंढो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। लीजो ये सुनने के बाद कहता है कि सोइन ने बिल्कुल सही कहा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि अचानक से डंजन ने अपने लेवल को चेंज कैसे कर लिया। पर तभी अचानक से पूरी धरती हिलने लगती है जिसकी वजह से वो घबराते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ रहा है। पर सोइन अपने आसपास देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे थे जिनको देखकर लीजो उन लोगों से कहता है, अगर हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर फाइट करना ही होगा। और सोइन लीजो से कहता है कि साइक्लॉप्स को तो मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुनकर लीजो सोइन से कहता है कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर तभी इसके बाकी टीममेट चिल्लाते हुए कहते हैं कि टीम लीडर यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। इस चीज से लीजो काफी बुरी तरीके से फंस गया था और ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि वो जाकर सोइन की मदद करे यहाँ पर रहकर बाकी टीममेट्स की मॉन्स्टर्स को मारने में हेल्प करे। वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स लोगों के ऊपर अटैक कर देते जो कि काफी खतरनाक लग रहे थे। पर सोइन भागते हुए सभी की गिनती कर लेता है और कहता है कि यहाँ पर आसपास कम से कम 30 मॉन्स्टर्स होंगे। फिर वो सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर से जंप करते हुए साइक्लॉप्स की तरफ बढ़ने लगता है जिससे वो साइक्लॉप्स को मारकर सबसे बड़ा खतरा खत्म कर सके। जिसके बाद सोइन आगे जाते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर किसी को भी छोड़कर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी लोगों की बात है, वरना अगर मैं चाहूँ तो अपने सिंगल ब्लॉक के साथ स्किल की मदद से उनको आसानी से मार सकता हूँ। और साथ ही वो अपने सामने साइक्लॉप्स को देखते हुए कहता है, पर अभी सबका समय नहीं है, मुझे इसके ऊपर फोकस करने पर ध्यान देना होगा। जिसके बाद वो साइक्लॉप्स की वीकनेस बताते हुए कहता है, यूजुअली साइक्लॉप्स की वीकनेस उसकी आई होती है पर यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी और जानने वाली बात ये है कि हम यहाँ पर आंख की बात कर रहे हैं पर जो आग इसके माथे पर है वो उसकी जरूरी आंख नहीं है। असल में साइक्लॉप्स की रियल वीकनेस उसकी दूसरी आंख होती है जो कि हमेशा छुपी हुई रहती है। साइक्लॉप्स अचानक सोइन को वहां पर देखकर काफी हैरान हो गया था और वो सोइन के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी वो देखता है कि सोइन उसके हाथ पर आकर बैठ गया था जो देखकर वो भी काफी हैरान था। और तभी सोइन अपनी तलवार को निकालकर कहता है, मुझे पता है कि आखिर तुम्हारी वो छुपी हुई आंख कहां पर है। जो कहते ही सोइन अपनी तलवार को साइक्लॉप्स के हाथ के अंदर धंसा देता है जहां पर उसकी दूसरी आंख छुपी हुई थी। जिसके बाद सोइन हम लोगों को आगे बताता है, यहाँ पर एक ही रीजन है जिसकी वजह से साइक्लॉप्स इस चीज को बहुत ज्यादा टाइट पकड़े हुए हैं क्योंकि साइक्लॉप्स की हाथ की हथेली पर उसकी एक दूसरी आंख होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अटैक कर सकता है। इसलिए वो हथियार किसी साइक्लॉप्स के लिए केवल अटैक करने के लिए नहीं होता बल्कि वो उनकी डिफेंस के लिए भी होता है। साइक्लॉप्स अपनी एक आंख फूट जाने की वजह से बहुत दर्द में था और वो वहीं पर बैठ जाता है और सोइन भी वहां से जंप कर आगे आ गया था। पर वो साइड में देखते हुए कहता है, अगर मैं इसको यहाँ पर हरा भी देता हूँ तब ये फाइट यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली। पर वो आगे लीजो और बागिन को देखकर कहता है कि लोगों ने कई सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। पर तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि सोइन अपने पीछे देखो और हमें दिखाते हैं कि साइक्लॉप्स का हाथ सोइन के पीछे था जो उसको पकड़ लेता है जिसकी वजह से सोइन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। साइक्लॉप्स सोइन को पकड़कर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो यहाँ पर उसको मारने वाला था और सोइन भी ये देखकर काफी हैरान था और वो कहता है कि आखिर क्या हुआ, क्या इसका वो हाथ वो नहीं था जिसके अंदर इसने हथियार पकड़ा हुआ था। पर जैसे सोइन का ध्यान साइक्लॉप्स के दूसरे हाथ की तरफ जाता है जिसमें उसकी आंख थी जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और हमें आगे दिखाते हैं कि साइक्लॉप्स ने अपने दोनों हाथों
हाथों को बहुत टाइट पकड़ लिया था, जिसको देखकर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि सोइन यहाँ पर मर गया। सभी लोग अपने साथी को खोकर काफी टेंशन में थे और यूमी ये देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ये डंजन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है, मैं यहाँ से भागकर जा रही हूँ। पर तभी बारी उसको रोकते हुए कहती है रुको और सामने देखो, और हमें सामने साइक्लोप्स का हाथ दिखाते जो बहुत जोर से हिल रहा था। और साइक्लोप्स भी ये देखकर काफी हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर उसके हाथ के साथ ये क्या हो रहा है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उसका हाथ बहुत जोर से शेक कर रहा था। और तभी अचानक से सोइन उसके हाथ से छूटकर बाहर आ जाता है। लीजू ये देखकर काफी सरप्राइज हो गया था कि सोइन अभी भी जिंदा है और हमें पता चलता है कि सोइन ने यहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए साइक्लोप्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। और सोइन साइक्लोप्स की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद कहता है अगर मैं इसकी पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो लगभग इसने तो मुझे मार डाला था। इसके बाद सोइन जमीन पर आकर अपनी पावर को सेंस करते हुए कहता है मुझे लगता है कि सच में स्किल की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब सोइन अपनी बड़ी हुई पावर को देखकर काफी खुश होते हुए कहता है कि मैं साइक्लोप्स को बड़ी आसानी से हरा सकता हूं। इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था और पीछे से दिखाते के लीजू सोइन से उसका हाल पूछने के लिए आ रहे थे, पर उसके पहुंचने से पहले सोइन जंप कर फिर से साइक्लोप्स के ऊपर अटैक कर देता है। लीजू ये देखकर काफी हैरान था कि आगे उसके पास अभी कितनी ज्यादा ताकत है और हमें आगे दिखाते कि सोइन के ऊपर कई सारे मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं। पर सोइन अपनी तलवार को घुमाते हुए सबके बीच में से निकल जाता है, जिसके बाद उसके बहुत ज्यादा छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो सब वहीं पर मर जाते हैं। सोइन के पास साइक्लोप्स की पावर आने की वजह से उसे बहुत ज्यादा बड़ा पावर बूस्ट मिला था और वो साइक्लोप्स को देखता है कि साइक्लोप्स के ऊपर अटैक करने वाला है, पर वो उसके अटैक को फिर से डॉज कर लेता है और तुरंत उसके पीछे पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम कहां पर देख रहे हो। और लीजू भी सोइन को इस तरीके से साइक्लोप्स के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर काफी सरप्राइज था और वो ये देखकर कहता है इसकी स्पीड और इसकी टेक्निक अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्या सच में इसकी एबिलिटी दिखती है क्या वेकर की है। पर तभी लीजू के पीछे से उसके ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, इसलिए वो अपने ऊपर ध्यान देते हुए कहता है मुझे लगता है कि अभी मुझे इसको छोड़कर अपनी फाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद लीजू बारियों के पास आकर उसे कहता है कि मैं जाकर फ्रंटलाइन को संभालता हूं और तुम यहाँ पर बाकी लोगों को सपोर्ट करो। ये सुनकर बारियों उन लोगों से कहती है क्या तुम लोगों ने इसके बारे में सुना, अब तुम लोग मेरे साथ ही रहना। सोइन भी उसको देख रहा था और वो ये देखकर कहता है लगता है लोगों ने फिर से एक साथ होना चालू कर दिया है। पर वही वो साइक्लोप्स अभी उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था पर अब उसके हाथ में नहीं आता, वो बड़ी आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सोइन हवा में जंप करते हुए कहता है कि लगता है कि अब तुम्हारे खत्म होने का समय आ गया है। साइक्लोप्स भी सोइन की पावर को देखकर काफी हैरान हो गया था और सोइन जैसे नीचे आता है तो अपनी लीफ स्किल का इस्तेमाल करते हुए साइक्लोप्स के बहुत ज्यादा छोटे-छोटे टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वो साइक्लोप्स वहीं पर डिसअपीयर होने लगता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये फाइट खत्म हो जाने के बाद वहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स पड़े हुए थे और सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए थे और ये सब देखकर लीजू बोलता है हम लोगों ने बस जैसे तैसे कर आखिर में लोगों को हरा ही दिया। तो बारी चिल्लाते हुए कहती है मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर मर ही जाऊंगी। वो सच में बहुत ज्यादा थक गई थी और एमी उससे आगे पूछती कि अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है। हम लोगों ने जैसे तैसे करके मॉन्स्टर्स को मार दिया पर अभी तक हम लोग को ये पता नहीं है कि आखिर एग्जिट कहां पर है और अगर इसकी जैसे और भी कई सारे मॉन्स्टर्स अचानक हम लोगों के सामने अपीयर हो जाते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों से जीतने के जरा से भी चांसेस होंगे। जिसके बाद वो लोगों से आगे पूछती है कि हम लोग अथॉरिटी को हमारे रेस्क्यू के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो लीजू उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि मेरे लिए भी पहली बार है कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हूं, पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो अथॉरिटी के अंदर ऐसी कोई भी सिचुएशन के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं है और अभी के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए सेफ है तो क्यों ना हम लोग थोड़ी देर यहीं पर बैठकर आराम कर लेना चाहिए। और वही हमें सोइन को दिखाते जो साइड में खड़ा होकर अपनी तलवार को साफ कर रहा था। तो लीजू उसके पास आकर सोइन से पूछता है सोइन क्या तुम ठीक हो। सोइन उसे कहता है कि हां मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए वो उसके सामने एक्टिंग करते हुए कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और साथ ही वो अपने मन में कहता है ये इमरजेंसी जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक्टिंग करनी पड़ेगी। ये देखकर लीजू जल्दी से वीएन को बुलाता है और उसे कहता है कि सोइन की मदद करो। फिर वो अपनी हीलिंग एबिलिटी की मदद से सोइन के घाव को ठीक करने लगती है पर असल में तो वहां पर कोई घाव था ही नहीं और वो सोइन को हील करते हुए उसे कहती है एक बार मेरी हीलिंग मैजिक के तुम्हारे ऊपर असर करने के बाद तुम्हारा सारा का सारा दर्द गायब हो जाएगा। और साथ ही वो सोइन की फाइटिंग एबिलिटीज की तारीफ करते हुए कहती है कि सच में तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटीज तो काफी ज्यादा अच्छी है। लीजू सोइन से पूछती है अगर मैं इसके बारे में सोचूं कि तुमने अकेले साइक्लोप्स को हरा दिया जिसका सामना करने के लिए वीरेन के वेकर को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी तो मैं तो यही कहूंगी कि तुम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा कमाल के हो। पर सोइन उसे कहता है कि नहीं मैं तो बस थोड़ा सा लकी था। ये सुनकर यूई थोड़ी सी नाराज हो जाती है और वो सोइन से आगे कहती है सोइन क्या तुम्हें सबकी चिंता नहीं है। पर सोइन यूई की बात सुनने के बाद उसे कहता है क्या तुम डंजन की डिफिकल्टी के बारे में बात कर रही हो। तो यूई सोइन से कहती है कि हां वो भी है पर मैं यहाँ के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं मरने से बहुत ज्यादा डरता है जिसकी वजह से उसे फाइट नहीं कर पा रहा और यूई केवल यहाँ पर सभी लोगों से कंप्लेन कर रही है और यहाँ पर एक ऐसा इंसान भी है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता और उन दोनों के बारे में तो छोड़ी दो। मैंने सुना था कि वो लोग डंजन अब इसके बारे में बात कर रहे थे और वो लोग डंजन से मिलने वाले रिवॉर्ड को भी हम लोगों में ठीक से नहीं बांटने वाले। जब भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो वो लोग केवल बहाने ही बनाते कि पार्टी मेंबर्स को बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है और अगर मान लो कि हम लोग यहाँ से कैसे भी करके इस रेट को कंप्लीट कर भी लेते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को यहाँ से जाने के बाद प्रॉपर कोई रिवॉर्ड मिलेगा। भले ही सोइन तुमने यहाँ पर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट काम क्यों ना किया हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुमसे सही कह रही हूँ। पर सोइन यूई की पूरी बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है तो अच्छा ये बात है। ये सुनकर सोइन यूई से कहता है कि तुम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब समझ चुका हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पर तभी लीजू सोइन के सामने आकर उसे कहता है सोइन मैं तुमसे अकेले में थोड़ी बात करना चाहता हूँ इसलिए क्या तुम मेरे साथ आओगे। तो सोइन उसकी बात सुनकर हंसते हुए उसे कहता है कि जरूर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही यूई काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोइन उससे आगे कहता है कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर लीजू थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और सोइन उसको देखकर एक स्माइल देता है पर हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता कि आखिर लोगों के बीच में क्या बात हुई है। पर फिर सीन शिफ्ट होकर हमें आगे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग एग्जिट की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे थे और यूई आसपास देखते हुए कहती है कि ये बहुत अच्छा है कि अभी तक हमारे सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं आया है। तो सोइन उसे बताता है कि इस एरिया के जितने भी मॉन्स्टर्स थे हम लोगों ने उनको पहले ही मार दिया है इसलिए अभी किसी भी मॉन्स्टर का अपीयर होना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम लोग नेक्स्ट एरिया में जाने तक बिल्कुल सेफ रहेंगे। फिर हमें बारी और लीजू का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर बारी लीजू से पूछती है कि आखिर सोइन से तुमने क्या बात करी और आखिर हमारा वो प्लान कैसा चल रहा है। ये सुनकर लीजू कुछ सोचने लगता है जिसके बाद वो आगे कहता है कि हमारा वो प्लान पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। ये सुनकर बारी काफी हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों। तो लीजू उसे बताता है क्योंकि सामने देखने पर कुछ ऐसा है। तो लीजू उसे बताता है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा खतरा हमारे सामने आने वाला है। जिसके बाद हमें उनके सामने डंजन के नेक्स्ट एरिया के अंदर जाने के लिए गेट को दिखाया जाता है जिसको पार करने के बाद वो डंजन के सेकंड एरिया के अंदर चले जाएंगे। सभी लोग उस गेट को देखकर काफी टेंशन में थे पर सोइन अपने मन में कहता है कि उसके असली कलर शो करने का समय आ गया है। जिसके बाद वो लोग उस गेट को खोलकर उसके अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और मिन्सुक आसपास देखते हुए कहता है कि आखिर हम लोग कहां पर आ गए हैं। तो लीजू उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये देखने के बाद मुझे डंजन का सेंटर एरिया लग रहा है। पर यूमी आसपास नजर दौड़ाते हुए केवल एग्जिट कोई दूर रही थी और उसे अपने सामने गोल्डन कलर का गेट दिखता है जिसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये शायद इस डंजन से निकलने के लिए एग्जिट हो सकती है। इसलिए वो हड़बड़ाती हुए उस गेट की तरफ जाते हुए कहती है आखिरकार हम लोग इस जगह से बाहर जा सकते हैं। पर लीजू उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ हम इस तरीके से कोई भी मूव नहीं ले सकते। पर जैसे यूं इस गेट के काफी करीब पहुंच जाती है तो वो पूरी जगह हिलने लगती है और लोगों के सामने डंजन सिस्टम ओपन हो जाता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान हो गए थे और लोगों के सामने नोटिफिकेशन आना चालू हो जाती है कि यहाँ पर आने वाले सभी ट्रैवलर्स का स्वागत किया जाता है और डंजन ऑफ द ट्रायल्स जल्दी शुरू होने वाला है। पर सभी लोग ये सुनने के बाद कहते हैं कि आखिर ये क्या है, ये तो मुझे टावर की वॉइस की तरह लग रहा है। पर यूमी आगे कहती है कि हम लोग के सामने तो आखिर हम लोग यहाँ पर किस चीज का वेट कर रहे हैं। पर सोइन इस वॉइस को सुनने के बाद समझ चुका था कि ये लोग डंजन यहाँ से इतनी आसानी से लोगों को जाने नहीं देने वाला। जब तक हम लोग डंजन के अंदर के सभी मॉन्स्टर्स को मार नहीं देते तब तक ये हमें बाहर नहीं निकलने देगा। ये बिल्कुल टावर ऑफ द ट्रायल की रेट की तरह है, जब तक तुम डंजन के स्पेशल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर देते तब तक डंजन तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं देगा। जिसके बाद सिस्टम लोगों से ट्रायल के बारे में पूछता है कि आखिर आप तो किस तरीके से पास करना चाहते हैं। यहाँ पर दो तरीके के ट्रायल है। यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स से लड़ना होगा और यहाँ पर वो सभी 30 मिनट तक आते रहेंगे। और यहाँ पर दूसरा ट्रायल ये है कि आपको यहाँ का गेट को ओपन करना होगा जिससे उस गेट के अंदर से निकलने वाले सभी मॉन्स्टर्स आपको 30 मिनट तक पकड़ने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप उसे बच जाते हो तो ट्रायल यहीं पर खत्म हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर ट्रायल को चुनने के लिए 10 मिनट दिए जाते हैं और अगर 10 मिनट के अंदर आपने ट्रायल को नहीं चुना तो रैंडमली किसी भी ट्रायल को चुन लिया जाएगा। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे पर बारी ये देखकर कहती है आखिर ये बेवकूफ सिस्टम खुद से सब कुछ क्यों कर रहा है। और सभी लोग के बहुत ज्यादा डरे होने की वजह से सभी लोग अजीब सी बातें करने लगते हैं। जब यूई सबसे पहले कहती है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर ट्रायल को खत्म नहीं किया तो शायद हम लोग यहाँ से कभी भी नहीं जा पाएंगे। पर उसकी बात सुनकर यूमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हम लोगों को डेफिनेटली यहाँ से भागने के रिवॉर्ड को ही चुनना चाहिए। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि आखिर डंजन की डिफिकल्टी कितनी ज्यादा है। ये हम लोग के लिए पूरी तरह से पॉसिबल है कि हम मॉन्स्टर के सामने रहकर लड़ सकते हैं। पर मैं उसकी बात को काटते
हुए कहता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो रिवॉर्ड है वो उनके साथ फाइट करने पर मिलेगा ना कि यहाँ से भाग जाने पर। और वैसे भी हम लोगों ने पहले भी तो अच्छी फाइट करी थी, पर मिंसू के पास उनका यूई उसी के ऊपर चढ़ बैठती है और उससे कहती है आखिर तुम्हें यहाँ पर बोले का किसने दे दिया, वैसे भी तुम फाइट में किसी की भी कोई भी मदद नहीं कर पाते। ये सुनकर मिंसू भी गुस्सा करते हुए यूई से कहता है क्या तुमने क्या कहा, याद रखो कि वो तुम जो हमेशा भागने के बारे में बात करती है, पर बार यूई उन दोनों को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों ही अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पर बच्चों की तरह लड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, प्लीज जरा समय को देखो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सब करने के लिए सही है। लीजू इसी के बारे में सोच रहा था कि आगे से यहाँ पर कौन से ट्रायल को चुनना चाहिए, पर तभी वो पीछे पड़कर देखता है जहाँ पर सोइन खड़ा हुआ था जो उसको इस्तेमाल करते हुए देखता है। ये देख लीजू के दिमाग में आइडिया आता है और बायू उसे चिल्लाते हुए कहती है आखिर लीजू तुम ये क्या कर रहे हो, 10 मिनट से बहुत कम टाइम बचा है और हमने अभी तक किसी भी ट्रायल को नहीं चुना, जल्दी से बताओ कि हमको कौन सा ट्रायल को चुनना होगा। तो लीजू उससे कहता है कि मेरे पास एक ओपिनियन है, यहाँ पर केवल एक ही वजह है जिसकी वजह से हम लोग अभी तक अपना डिफेंस कर पाए और साइक्लॉप्स से बच पाए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सोइन को यहाँ पर चुनना चाहिए। क्या हमें यहाँ पर कौन से ट्रायल को चुनना है। ये सुनकर यूमी एक बुरा समूह बनाते हुए कहती है कि सी रैंक हम लोगों को गाइड करेगा। यूई उससे कहती है कि क्यों नहीं, वैसे भी वो एक अच्छा फाइटर है। और सोइन अपना ओपिनियन बताते हुए उन लोगों से कहता है मेरे ख्याल से हम लोग को यहाँ से भागने के बजाय उन लोगों से फाइट करनी चाहिए। ये सुनकर यूमी की होश उड़ जाते हैं और वो सोइन पर चिल्लाते हुए कहती है मुझे लगा ही था कि तुम एक साइक्लॉप को हराने के बाद बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए होगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम सच में इतने ज्यादा ग्रीडी हो कि ऐसी सिचुएशन में भी तुम पैसे के बारे में सोच रहे होगे। पर लीजू इम्यू की बात इग्नोर करते हुए सबसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर बेटर रिवॉर्ड के लिए आया हूँ, इसलिए तुम लोगों ने ये भी सुन लिया होगा, तो बताओ तुम लोगों को यहाँ से भागना है या फाइट करना है। जिसके बाद सोइन लोगों को यहाँ से भागने के रिजल्ट के बारे में बताते हुए कहता है ये देखने में पहले तो काफी अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ से भाग निकल सकते हैं, पर अगर तुम इसको सही से देखो तो यहाँ से भागना काफी ज्यादा मुश्किल है और हमारे पास भागने के अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स हमारा पीछा करेंगे जिनको हम चाहकर भी नहीं हरा सकते। ये सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद सोइन लोगों से आगे कहता है और इसके अलावा हम लोग को ये भी नहीं पता कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है, इसलिए मुझे यही सही लगता है कि हम लोग को फॉर्मेशन बनाकर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। लीजू उसकी बात सुनने के बाद कहता है अगर मैं अपनी सिचुएशन के बारे में सोचूं तो सच में ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा, इसलिए वो चीज को डिसाइड करते हुए कहता है ठीक है यहाँ पर किसी कोई चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए मैं अपना डिसीजन ले रहा हूँ। और साथ ही वो सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सभी लोग जल्दी से फॉर्मेशन बना लो। सभी लोग एक सर्कल का फॉर्मेशन बनाकर किसी भी तरफ से मॉन्स्टर के आने के लिए पूरे तरह से तैयार थे। जिसके बाद वो लोग ट्रायल के सिस्टम को बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल को चुनने वाले हैं। ये सुनकर सिस्टम उन लोगों से कहता है कि अब 30 सेकंड के अंदर आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा। सभी लोग 30 सेकंड की वजह से काफी घबराए हुए थे और सभी लोग बहुत ज्यादा नर्वस भी थे। उन लोगों में से किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर कहां से कौन सा मॉन्स्टर लोगों के ऊपर अटैक करने वाला है। और सोइन पूरी तरह से अलर्ट था और इस चीज के बारे में पता था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कितने भी खतरनाक मॉन्स्टर उसके सामने आ सकते हैं। पर तभी वो लोग अपने सामने लाइट की बीम को देखते हैं जिसके अंदर से मॉन्स्टर्स आना चालू हो गए थे और धीरे धीरे करके वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहे थे। वो सभी मॉन्स्टर्स सोइन और बाकी सभी लोगों को देखकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो लोग भी चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। एक लीडर मॉन्स्टर अपनी टेल की मदद से लीजू की तलवार को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गया था और वो ये देखकर कहता है आखिर ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा फास्ट कैसे हो सकते हैं। वो लीडर मॉन्स्टर लीजू की गर्दन को दबाकर उसको मारने वाला होता है जिसकी वजह से उसकी सांस नहीं आ रही थी, पर तभी सोइन वहां पर आकर उसकी पूंछ को काट देता है जिसकी वजह से लीजू की जान बच जाती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर सोइन के ऊपर अटैक कर देता है तो सोइन अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके पेट पर स्लैश मारता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। पर साथ ही सोइन अपने मन में कहता है कि 1 मिनट पूरा हो चुका है और वहां पर हम आगे दिखाते हैं कि सभी लोग फाइट करने में लगे हुए थे और सब अपना रोल अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। पर यहाँ पर सभी को फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही थी पर फिर भी हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। पर ऐसे बहुत देर तक फाइट करने के बाद वो लोग सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं जिसके बाद सोइन कहता है कि लगता है समय हो गया, क्या वो लोग अपने पत्तों को बाहर निकालेंगे या वो अभी बस ये देखना चाहते हैं कि आगे जाकर क्या होने वाला है। पर तभी यूई बहुत जोर की दहाड़ लगाती है जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि यूई काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो काफी ज्यादा डरी सहमी हुई गेट की तरफ इशारा करती है जहां पर हमें एक लाश दिखाई जाती है और ये किसी और की नहीं उस बूढ़ी वाले इंसान की थी जिसको यहाँ ज्यादा ब्रूटली मार दिया गया था। वो सभी अपने सामने ये दृश्य देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो लोग ये देखकर कहते हैं कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। पर लीजू सभी को ध्यान दिलाते हुए कहता है कि सभी लोग फोकस करो क्योंकि अभी बैटल यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। पर तभी अचानक से वो मॉन्स्टर जिनसे वो लड़ रहे थे वो धीरे धीरे करके गायब होने लगे थे जो देखकर वो लोग काफी हैरान थे। और तभी लोग पास एक पॉपअप आता है जहां पर उन्हें बताया गया था कि फर्स्ट राउंड को फोर्सफुली बंद कर दिया गया है जिसके बाद अब सेकंड राउंड थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, इसलिए आपके पास 10 मिनट आप गेट से भागकर यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। ये देखकर यूई में चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, हम लोगों को यहाँ पर ट्रायल को कंप्लीट करने में 5 मिनट भी नहीं लगे, आखिर यहाँ पर गेट को किसने ओपन कर दिया। पर यूई तो वहीं पर बैठकर रोने लगी थी और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। वो लड़का जल्दी से गेट के पास जाकर उसने गेट खोला और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। भाई यूई ये देखकर लीजू से पूछती है कि आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या हम लोग मॉन्स्टर को संभाल सकते हैं। तो लीजू उसे समझाते हुए कहता है कि नामुमकिन है, अभी जिन मॉन्स्टर्स हम लोग लड़ रहे थे वो वैसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है जिनका सामना हमने पहली बार किया है और इसके अलावा अभी हम लोगों ने बैटल को खत्म किया है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के पास भी ज्यादा हेल्थ और माना उसके पास बची होगी। पर भाई चिल्लाते हुए लीजू से कहती है पर अगर हम लोग यहाँ से भागकर जाने की कोशिश करते तो शायद यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप जरूर हो सकता है। पर सोइन उसे बताते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई भी ट्रैप नहीं है इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर ये देखकर यूमी सोइन पर चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम तुम्हारे सामने डेड बॉडी को नहीं देख पा रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि हम लोग जानबूझकर बाहर जाकर सुसाइड कमिट करें। तो सोइन उसे एक इंटेंस लोग के साथ कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर वो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे जिसके बाद सोइन लोगों को आगे बताता है कि जैसा सिस्टम ने कहा कि सेकंड मेथड थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और उसने ये कहा था कि थोड़ी देर में यहाँ पर वो मॉन्स्टर को समन करना चालू कर देगा। और उसने यहाँ पर जरा सा भी मेंशन नहीं किया कि यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्रैप हो सकता है। पर यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रैप है कि सिस्टम झूठ नहीं बोलता। मुझे लगता है कि ट्रैप उसके लिए शुरू होगा जो कि यहाँ पर सिस्टम की बात नहीं मानेगा। और वैसे भी तुम लोगों ने अपनी आंखों के साथ ये देख लिया है और एक्सपीरियंस भी कर लिया है कि डंजन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वैसे भी हम लोग 3 मिनट के अंदर मरने ही वाले हैं। तो क्या हम लोग को यहाँ पर बिना कोशिश किए मर जाना चाहिए या फिर थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए। सोइन की बात सुनने के बाद लीजू उन लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से बाहर चलते हैं, अगर तुम लोगों में से किसी को भी इस चीज से प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर रह सकता है। पर मैं यहाँ पर सोइन की बात से एग्री करता हूँ, इसलिए मुझे भी यही सही लगता है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। और साथ ही लीजू लोगों को कन्विंस करते हुए आगे कहता है कि यहाँ से एक बार बाहर जाने के बाद तुम लोग इस चीज के लिए मुझे ब्लेम कर सकते हो कि मेरे अंदर किसी भी रेट को लीड करने का जरा सा स्किल नहीं है। पर अभी हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आखिर हम लोग यहाँ से बाहर जिंदा कैसे निकल सकते हैं। सभी लोग लीजू की बात सुनने के बाद काफी प्रभावित होते हैं और यूमी भी कहती है कि ठीक है मैं चीज के लिए एग्री करती हूँ और मुझे लगता है कि हम लोग के लिए यही सही होगा कि हम लोग एक साथ बाहर जाएं। ये सुनकर लीजू उन लोगों से कहता है कि ठीक है जल्दी करो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। यूई सभी को वहां से जाता हुआ देखकर सोइन से कहती है हम लोगों को यहाँ से बाहर जाने के बाद जल्दी से गेट को बंद कर देना चाहिए। पर सोइन क्या तुम हमारे साथ बाहर नहीं जा रहे। पर सोइन यूई से कहता है कि मैं भी यहीं पर रुकूंगा और तुम भी मेरे साथ रुकने वाली हो। ये सुनकर बाकी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और यूई उससे कहती है कि मैं आखिर यहाँ पर क्यों रुकूंगी। यूई ये देखकर सोइन को पागल कहते हुए कहती है मुझे लगता है कि इसका दिमाग जा चुका है, आखिर यहाँ पर अकेले रहकर मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकता है और आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो सोइन यूई से कहता है कि बिल्कुल मैं यहाँ पर अकेले बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। और सोइन यहाँ पर लोगों से आगे कहता है कि यहाँ पर किसी को तो होना चाहिए जो मेरे साथ यहाँ पर रह सके। ये सुनकर यूई काफी घबराई हुई सुनसनाहट खड़ी हुई होती है जिसके बाद वो कपकपाने लगती है। तो सोइन उसको देखते हुए कहता है कि जल्दी अंदर चलो। पर यूई अपनी कपकपाती हुई आवाज के साथ सोइन से कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहकर क्यों मरूं, मैं सभी लोगों के साथ बाहर जाना चाहती हूँ। पर तब यूई का ध्यान पीछे की तरफ जाता है जहाँ पर लीजू उस डंजन के गेट को बंद करने लगा था जो देखकर यूई की जान हलक में आ जाती है। और बार यूई भी ये देखकर लीजू को चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, यूई अभी भी अंदर है। तो लीजू गेट को बंद करते हुए उसे कहता है कि मैं बाद में सब के बारे में तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। पर यूई चिल्लाते हुए कहती है कि लीडर ऐसा मत करो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे भी आपके साथ जाना है। पर सोइन लीजू उसे कहता है कि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था उसे भूल मत जाना। तो लीजू गेट को बंद करते हुए कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है और मैं उसे नहीं भूलूंगा। जो कहते हुए वो गेट को बंद कर वहां से निकल जाता है। यूई की जान ये सब देखने के बाद हलक में आ चुकी थी और उसके प्राण पकड़ कभी बढ़ने के लिए पूरे से तैयार थे, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिरकर जोर-जोर से रोने लगती है और वो सोइन से कहती है अब तुम्हारी वजह से हम दोनों यहाँ पर रहकर मारे जाएंगे, मैं जीना चाहती हूँ। और सोइन मुझे पता है कि तुम भी जीना चाहते हो। पर सोइन उसकी बात सुनते हुए लंबी से सांस लेते हुए उसे कहता है क्या तुम जीना चाहती हो, पर क्या तुम्हें कोई ऐसी बात उस चीज को नीचे रखते हुए नहीं कहनी चाहिए जो चीज तुम्हारे हाथ में है। और हमें दिखाती है कि यूई के हाथ में बहुत ज्यादा बड़ा खंजर होता है जिसे निकालते हुए सोइन ने देख लिया था और वो अपनी तलवार को तैयार करते हुए यूई से कहता है मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि वो तुम हो सकती हो। जो कहते हुए
यूई के कंधे पर एक निशान मार देता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं, जिसकी वजह से यूई की बॉडी पर बना हुआ गिल्ड का मार्क दिखने लगता है। जिसके बाद हमें डंप गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि मर्डरर्स के सबसे ज्यादा बेकार और सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रुप जिसे डंप गिल्ड कहा जाता है। और इस गिल्ड के अंदर हर प्रकार के क्रिमिनल को, किसी पागल और खूनी को रखा जाता है। और इस गिल्ड के अंदर सभी लोग ऐसे ही होते हैं जिसने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा इविल काम किया हो। और साथ ही सोएन आगे बताता है कि डंप गिल्ड फ्यूचर में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा गंदे काम करने वाली है और जल्दी ही ये डंप गिल्ड सभी लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कुछ समय के बाद ये गिल्ड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इस गिल्ड की वजह से इंसानियत को किसी ब्रेक थ्रू से कम खतरा नहीं रहेगा। और इन लोगों ने फ्यूचर में ऐसे कई सारे काम किए थे जिसकी वजह से दुनिया अपने अंत से पहले ही खत्म होने लगी थी। और अगर मैं इस दुनिया को फिर से खत्म होने से बचाना चाहता हूं तो मुझे इस गिल्ड को भी जड़ से मिटाना होगा। अब सोएन यूई से आगे कहता है, तुमने यहाँ पर आकर सभी लोगों को मारने का अच्छा प्लान बनाया था और इसी की वजह से तुमने पार्टी के सभी लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छी नजर बनाई हुई थी। सच में तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। यूई ये सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि सोएन के सामने उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया था। और सोएन उसके प्लान को और डिटेल में क्लियर करते हुए उससे आगे कहता है, अगर हम लोग सबसे पहले यूमी की बात करते तो वो किसी का भी साथ नहीं देती। और तुमने भी चीज को नोटिस किया था कि वो हमेशा बैटल के बीच में यहाँ से भागने के बारे में सोचती रहती थी। जिसके बाद मिन्सो के बारे में बोला जाता है वो सिर्फ डेंजर को क्लियर करने के बारे में सोच रहा था, पर भले ही उसके इतने ज्यादा अच्छे ना हो कि वो किसी पार्टी को अकेले खत्म कर सके। और अगर मैं उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में बोलूं जिसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा शक जा रहा था क्योंकि उसकी आइडेंटिटी सबसे छुपाई हुई थी और वो हमें सबसे अलग रहता था। और इसी वजह से मुझे लगा ही था कि उस मिस्टीरियस इंसान को तुम अपना सबसे पहला शिकार बनाओगी। और क्या तुम उसके बारे में याद है कि तुमने किस तरीके से लीजू और बारी के बारे में मुझे बताया था, जिसकी वजह से मेरा ध्यान दूसरों के ऊपर जाए और मैं तुम्हारे बारे में पता न लगा पाऊं। और यही वजह थी कि जिसके बारे में बड़ी आसानी से मैंने तुम्हारे बारे में पता लगा लिया। ये सुनकर तो यूई के तोते उड़ चुके थे और वो काफी गुस्से में कपकपाई जा रही थी। और वही केवल हंसते हंसते सोएन से कहती है, मैंने तुम्हें तभी नोटिस कर लिया था जब तुमने साइक्लॉप्स को हराया था, पर मुझे चीज पे पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि तुम वही सोएन हो जो कि नंबर 1 रैंकर है। जिसके बाद वो आगे कहती है कि पर अभी सबसे क्या मतलब है, क्योंकि कुछ ही पलों के बाद तुम यहाँ पर मारे जाओगे और जब सभी के सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर इकट्ठे होकर तुम्हें मारने में लगे हुए होंगे तब मैं यहाँ का गेट खोलकर यहाँ से निकल जाऊंगी। जिसके बाद वो सोएन को अपने स्नेक स्किल के बारे में बताती है और आगे कहती है कि जो मेरी हीलर क्लास है वो एक फेक है। असल में मेरी रियल स्किल्स असैसिनेशन के लिए स्पेशलाइज्ड है और मैंने मेरी स्किल का इस्तेमाल करते हुए तुम लोगों की आंखों के सामने गेट को खोल दिया था और फिर उस मिस्टीरियस आदमी को जान से मार डाला। और तभी हमें नोटिफिकेशन आती है कि सेकंड राउंड चालू होने वाला है, जिसकी वजह से एक बीम आ जाती है और वहां पर थोड़ी देर में सभी मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये देखकर यूई अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए सोएन को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए कहती है, चलो देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर अकेले क्या कर सकते हो। पर सोएन उसकी बात चुपचाप सुनने के बाद उसे कहता है, ये काफी अच्छा था कि तुम यहाँ से भागकर जा सकती थी, पर अफसोस की ये स्किल तुम्हारे ब्लड से आने वाले सेंट को खत्म नहीं कर सकता। यूई ने उस निशान को पकड़ा हुआ था जब सोएन को घाव दिया था और वो ये देखकर काफी हैरान होती है कि उसके कंधे से खून आ रहा है। ये देखकर वो सोएन पर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और हमें आगे दिखाते हैं कि यूई अभी भी डिसिपेयर थी पर कई सारे मॉन्स्टर्स उसके सामने आकर उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। जिसके बाद बस हमें यूई की चिल्लाने की आवाज आती है और सोएन के पीछे हमें कई सारे खून के निशान दिखते हैं। और सोएन यूई के मर जाने के बाद कई सारे मॉन्स्टर्स को अपने सामने देखते हुए कहता है, चलो इस सबके खत्म हो जाने के बाद केवल तुम लोग और मैं हूं। और हम सोएन के सामने दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स सोएन के सामने खड़े हुए थे जो बस सोएन को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन सभी मॉन्स्टर्स ने सोएन को अपने सामने देखकर उसके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था और सोएन भी अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए कई सारे मॉन्स्टर्स को रेगुलर मारता जा रहा था। और साथ ही वो चिल्लाते हुए लोगों से कहता है कि मुझे माफ करना, पर तुम लोग इस रूम से एक कदम भी बाहर नहीं रख पाओगे। सोएन अपनी तलवार को घुमाते हुए रेगुलर मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक किया जा रहा था, जिसकी वजह से कई सारे मॉन्स्टर्स मरते जा रहे थे पर कोई भी मॉन्स्टर चाहकर सोएन के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। सोएन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था और काफी लंबा समय हो जाने के बाद सोएन भी थकने लगा था और वो ये देखकर कहता है, जैसा मैंने सोचा था अभी भी कई सारे मॉन्स्टर्स बाकी हैं, मैं तो अभी भी इनकी गिनती नहीं लगा पा रहा कि आखिर अभी यहाँ पर कितने मॉन्स्टर्स होंगे। और साथ ही सोएन हंसते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है, यानी अब स्टेज पर मैं उस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूं जो कि लोगों के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी। जिसके बाद वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है कि आ जाओ, मैं सभी लोगों को एक साथ मार दूंगा। जो बोलते हैं सोएन अपने हाथ से अपने डिवाइन फ्लेम्स को बाहर निकालने लगता है। जिसके बाद हम उसके बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर सभी लोग इस डंजन को छोड़कर भागने की कोशिश में लगे हुए थे और सभी लोग अपनी फुल स्पीड के साथ भागते जा रहे थे। जहां पर मिन्सो सभी लोगों से कहता है, जरा सा भी मत रुकना, अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो वो मॉन्स्टर्स हम लोगों को पकड़ लेंगे। ये देखकर यूमी चिल्लाते हुए कहती है कि बेवकूफ, हम लोगों को ये पहले ही पता है। पर वहीं हमें पीछे की तरफ दिखाते हैं जहां पर लीजू ने बाई को सारी बातें बता दी थी, जो सुनकर बाई काफी हैरान होती है और कहती है, क्या यूही वो इंसान है जिसने मास्क वाले इंसान को जान से मार डाला था, पर आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो लीजू थोड़ा सोचते हुए उसे कहता है कि बस मुझे इसके बारे में पता है। जिसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जब सोएन और लीजू एक दूसरे से आपस में बातें करने के लिए थोड़े साइड में चले गए थे। सोएन लीजू से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करनी थी। तो लीजू उसे पूछता है कि तुम सच में सीरियस क्या करो। ये सुनकर सोएन उसे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो लीजू उसे बताता है क्योंकि मैंने इसके बारे में बाई से बात करी थी कि तुम सच में इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि तुम साइक्लॉप्स को अकेले ही हरा सकते हो, इसलिए मुझे यही लगता है कि तुम रूमर वाले रैंक सोएन हो। ये सुनकर सोएन के पसीने छूट जाते हैं और वो काफी हैरान हो जाता है। पर लीजू उससे आगे कहता है, पर अगर तुम सच में वही सोएन हो इसलिए बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे बदले तुम हमारे लीडर बन जाओ, क्योंकि अचानक से खतरा आने पर तुम निपट सकते हो ना कि मैं। इसलिए मुझे यही लगता है कि मेरे वजह लीडर बनने के लिए तुम सूटेबल हो। तो सोएन प्लीज मुझे जवाब दो कि तुम सच में सीरियस क्या हो। सोएन लीजू की सारी बातें सुनने के बाद थोड़ी देर सोचता है और उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, मैं वही सोएन हूं जिसके बारे में तुम लोगों ने बातें सुनी हुई है। लीजू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगा ही था और साथ ही वो उससे पूछता है कि अगर तुमने तुम्हारी आइडेंटिटी को किस वजह से छुपाया हुआ है। तो सोएन उसे कहता है कि मेरे कुछ पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा है। और साथ ही वो आगे कहता है, और मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को डिनाई करना चाहता हूं, तुम्हें हमारी टीम का लीडर होना चाहिए। लीजू ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था तो सोएन उससे आगे कहता है, मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि तुम ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे टीम लीडर बनाना चाहते हो, पर अपनी टीम मेंबर्स को खतरे में भी काम रखने की और उनको कंट्रोल रखने की एबिलिटी केवल तुम्हारे पास है और तुम अपनी टीम मेंबर्स को खतरे में देखकर उनके सामने आने के लिए जरा से भी नहीं डरते। इसलिए मुझे यही लगता है कि हमारे लीडर बनने के काबिल तुम ही हो ना कि मैं, और तुम्हारे पास इस चीज के लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशंस भी है। इसलिए सोएन उससे आगे कहता है, इसलिए मेरी बात को कान खोलकर सुनना जो मैं भी तुम्हें कहने वाला हूं। थोड़ी देर पहले क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूं। तो लीजू उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसे कहता है क्या ये किसी तरीके की रिक्वेस्ट है। तो सोएन उसे बताता है कि थोड़ी देर बाद तुम्हारी टीम मेंबर्स में से एक यहाँ पर लोगों को खून करना चालू कर देगा क्योंकि वो एक मर्डरर है। ये सुनकर लीजू काफी हैरान हो जाता है और समझ में नहीं आता कि आखिर सोएन क्या कहना चाहता है। वो घबराते हुए कहता है कि मर्डरर, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। सोएन उसे आगे बताता है, मैं सारी डिटेल्स तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, पर तुम्हें अभी मुझे प्रॉमिस करना होगा, मुझे छोड़कर बाकी सभी लोगों को लेकर तुम्हें यहाँ से सेफ जगह पर जाना होगा। लीजू को उसकी बात अभी समझ में नहीं आ रही थी आखिर सोएन यहाँ पर क्या कहना चाहता है, इसलिए वो उससे आगे कहता है, असल में मैं यहाँ पर पीछे रहकर उस कल्प्रिट को पकड़ना चाहता हूँ जो यहाँ पर लोगों को मारने के लिए आया है। जिसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग भागते जा रहे थे, जहाँ पर लीजू सोएन के बारे में सोच रहा था कि वो रूकीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए वो हम लोगों को यहाँ से निकलने देने के लिए बहुत ज्यादा समय दे सकता है। पर क्या ये सही है कि वो एक स्ट्रॉन्गर अवे करे तो हम लोगों को अकेला पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जिससे उसे भी खतरा हो। पर ये सब सोच कर लीजू का दिमाग भी खराब होने लगा था और वो कहता है कि इसके बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि अगर मैं उसकी चिंता कर भी लूंगा तो मैं यहाँ पर कुछ भी उसकी मदद नहीं कर सकता। पर साथ ही उसके दिमाग में ये बात आती है, क्या पर मैं इस तरीके से अकेला छोड़ सकता हूँ। ये सोचते ही लीजू वहीं पर रुक जाता है और फिर पीछे पड़ते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बायू ये देखकर काफी हैरान होती है और वो लीजू से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। पर लीजू वहाँ से पीछे की तरफ भागते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं इसके बारे में कितना भी सोच लूं, पर मैं यहाँ पर सोएन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। और वो आगे भागते हुए सोएन से माफी मांगते हुए भी कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे प्रॉमिस को आगे पूरा कर पाऊंगा। और जैसे लीजू जल्दी से भागकर वहाँ पर पहुंच उस गेट को खोलता है तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ पर हजारों की मात्रा में बहुत सारे मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई थी। ये देखकर लीजू भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या है। और तभी अचानक से एक मॉन्स्टर ने लीजू को देखकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर वहीं पीछे से सोएन अपने डिवाइन फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है जिससे वो वहीं पर जलकर खाक हो जाता है। लीजू सोएन की टेरिफाइंग पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और सोएन भी उसको वहाँ पर देखकर काफी सरप्राइज हो गया था। और तब इसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है जहाँ से कई सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी वो अपनी डिवाइन फ्लेम्स को अपनी तलवार के साथ मर्ज करते हुए उनके ऊपर स्लैश लगाना चालू कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी मॉन्स्टर उसके सामने आते हैं सभी के सभी धीरे धीरे मारे जाते हैं। और ये सब देखने के बाद लीजू का मुंह तो खुला रह जाता है, क्योंकि लीजू ने इससे पहले कभी भी किसी ऐसे अवेगर को नहीं देखा था जो इतना ज्यादा टेरिफाइंग और इतना ज्यादा खतरनाक हो। लीजू जल्दी से सोएन के पास आते हुए उससे कहता है कि सोएन, और सोएन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम इस जगह से
वापस जाना है। लीजू उसकी बात सुनने के बाद उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, पर फिर भी मैं चाहकर भी तुम्हें अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ सकता था। ये सुनकर सुइन एक स्माइल देता है क्योंकि उसे भी ये सुनकर काफी अच्छा लगा था। जिसके बाद लीजू यूई के बारे में पूछता है तो सुइन उसे बताता है कि उसे मॉन्स्टर से मार दिया और लीजू अपने आप शर्मिंदा होते हुए हंसकर कहता है, मैं यहाँ पर किसी पागल इंसान की तरह भागते हुए आया जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, पर मुझे क्या पता था कि तुम सारी चीजों को पहले अपने आप से निपटा दोगे। सच में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर किसी की भी जरूरत है। तो सुइन उसे सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, मुझे भी यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि अब जो यहाँ पर शुरू होने वाला है उसको मैं अकेले नहीं खत्म कर सकता। और हमें दोनों के आगे दिखाया जाता है कि पोर्टल खुल रहा था जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलने वाला था। पोर्टल के अंदर से स्केलेटन का हाथ निकल कर आता है जो देखने में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और सुइन उसको देखकर लीजू को बताता है कि आखिरकार इस डंजन का फाइनल बॉस अपीयर हो ही गया और वो स्केलेटन जैसा मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरीके का मेज है। लीजू उस स्केलेटन मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और वो सुइन से पूछता है कि आखिर ये क्या बकवास है। तो सुइन उसे कहता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था कि ये डंजन का फाइनल बॉस है। तो लीजू उसे कहता है कि डंजन का बॉस किसी स्केलेटन मॉन्स्टर की तरह दिखता है। ये सुनकर स्केलेटन मॉन्स्टर उसे कहता है, मुझे कोई स्केलेटन मॉन्स्टर मत कहो, ये बहुत ज्यादा रूड है। ये सुनकर लीजू और पसीना पसीना हो गया था और वो ये देखकर कहता है कि स्केलेटन तो बात कर सकता है। जिसके बाद वो स्केलेटन मॉन्स्टर लोगों से आगे कहता है, अगर तुम मेरा नाम लेना ही चाहते हो तो तुम्हें मुझे सही से एड्रेस करना चाहिए, इसलिए तुम मुझे स्केलेटन मॉन्स्टर के बजाय एक नाम ले सकते हो क्योंकि मैं एक लीच और डार्क प्रीस्ट हूं और यही मेरा प्रॉपर नेम है। पर उसकी बात पूरी हो पाती है उससे पहले सुइन उसे टोकते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ पर कूल बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी तुम एक हाफ लीच हो। ये सुनकर लीजू हाफ लीच के बारे में पूछता है तो सुइन उसे बताता है कि हाँ ये लीच नहीं है, कुछ रीजन की वजह से ये लीच की तरह बन गया है, वही अभी पूरी तरह से लीच नहीं बना है और ये जो रियल लीच होता है उसका मानना पूरी तरह से डिफरेंट होता है। पर वो लीच सुइन की बात सुनकर एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में तुम्हारी तरीके की बातें मेरे ऊपर असर करेंगी। पर तभी सुइन उसकी और बेइज्जती करना चालू कर देता है और उसे कहता है कि आधे फेलियर आधे अधूरे कहीं के, तुम तो एक रियल लीच भी नहीं हो। ये सुनकर लीजू बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और यहाँ पर लीच का पोपट बन जाता है और ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि तुम कमी नहीं कहीं के। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए आगे कहता है कि मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारे हाथ पैरों को फाड़कर मेरे मॉन्स्टर को खिला दूंगा। लीच बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मानव को वहां पर फैलाने लगता है जिससे सभी मॉन्स्टर्स जो मर चुके थे वो फिर से जिंदा होने लगे थे। ये देखकर लीजू कहता है कि सभी मॉन्स्टर्स आगे फिर से जिंदा कैसे हो रहे हैं। पर सुइन अपने आसपास की सिचुएशन को देखते हुए कहता है, ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि लीच आधा अधूरा जरूर है पर फिर भी इसके पास मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को कंट्रोल करने की एबिलिटी है और अब वहां पर सभी मॉन्स्टर्स जिंदा हो चुके थे जिनको सुइन ने इतनी देर में मारा था। और ये देखकर सुइन आगे कहता है कि शायद यही वजह थी कि डंजन अचानक से येलो हो गया। पर लीजू ये देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो सुइन से कहता है कि आखिर तुमने टॉट क्यों मारा, आखिर तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर सुइन उसे कहता है कि ये मैंने जानबूझ के किया था क्योंकि यही वजह है जिससे वो मुझे सबसे पहले अटैक करने देगा। और अभी लीजू को कुछ भी सुइन की बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर यहाँ पर सुइन क्या कहना चाहता है। पर तभी वो सुइन को देखता है जो अपनी डिवाइन फ्लेम्स को अपनी तलवार में कवर कर रहा था। इसके बाद सुइन अपनी डिवाइन फ्लेम्स के साथ जमीन के ऊपर एक सर्कल बनाना चालू कर देता है जो देखकर लीजू को समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या करना चाहता है। अब वहां पर डिवाइन फ्लेम्स का सर्कल बन चुका है जो देखकर लीजू उसे कहता है कि आखिर ये क्या है। तो सुइन उसे कहता है कि लीजू तुम चाहे मेरे लिए कितना भी फील करो पर मैं ये चाहता हूं कि तुम सर्कल से बाहर ना आओ क्योंकि अभी की कंडीशन में तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो कि तुम सब मॉन्स्टर्स को अकेले संभाल सको और मेरे लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि मैं लड़ते हुए तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूं। जिसके बाद सुइन सर्कल से बाहर आते हुए लीजू उसे कहता है, ये सभी 100 मॉन्स्टर्स सर्कल के अंदर नहीं आ पाएंगे इसलिए प्लीज सभी मॉन्स्टर्स को थोड़े से दूर से मारने की कोशिश करना और सर्कल को छोड़कर मत जाना। तो लीजू उसे कहता है पर आखिर तुम्हारा क्या होगा। तो सुइन लीच को देखते हुए कहता है कि मेरा अपोनेंट ये है जो मेरे सामने है। जिसके बाद सुइन एक जंप लगाते हुए लीच के ऊपर अटैक कर देता है। तो सुइन की स्पीड देखकर लीच भी थोड़ा हैरान हो गया था पर जैसे सुइन उसके ऊपर अटैक करता है तो लीच वहां से गायब हो गया था। ये देखकर सुइन काफी हैरान था और वो दीवार पर अपनी तलवार को धंसा कर वहीं कहीं टिक जाता है और वो देखता है कि वो लीच कहां चला गया। तो लीच बड़ी आराम से हवा में फ्लोट करते हुए सुइन को टॉट मारते हुए कहता है, तुम एक इंसान होने के नाते सच में काफी फास्ट हो पर सबके बाद भी तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। सुइन ये देखकर समझ चुका था कि लीच यहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही वो लीच की कमजोरियों के बारे में बताता है कि लीच किसी भी तरीके से फिजिकल कॉम्बैट के लिए सूटेबल नहीं होता इसलिए वो हमेशा नेट का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट से डिस्टेंस बनाकर रखता है और इसी तरीके से वो अपने अपोनेंट के फिजिकल कॉम्बैट से बचने की कोशिश करता है। और यही पर हमें उनकी कमजोरी भी दिख जाती है जो कि फॉरेस्ट के ऊपर बना हुआ क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल ऑफ लाइफ है, उसके अंदर ज्यादा माना भरा हुआ होता है जिसके अंदर इसकी लाइफ फोर्स निकलती है। पर किसी लीच के ऊपर अटैक करके क्रिस्टल ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो वहीं पर मारा जाता है। पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग की बात तो ये है कि तुम इसको मारने से पहले तुम्हें इसे पकड़ना होगा जो कहते हैं सुइन फिर से लीच के ऊपर अटैक कर देता है पर लीच फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।